सोचो कि तुम अपनी जिंदगी एकदम नॉर्मली जी रहे हो, अपनी बहन के साथ तुम स्कूल जा रहे हो और अचानक से तुम्हारे ऊपर एलियंस हमला कर दे, जिस बीच में तुम्हारी बहन तुम्हारे पास से गायब हो जाए। तुम उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहां भागो तो तुम्हें ये मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे सामने एक लड़की आई है जो कि एक एलियन है, और ये कोई एलियन नहीं, ये एक स्पिरिट है और तुम्हें इस स्पिरिट को काम करना है और अपने वश में करना है, और वो करने के लिए तुम्हें स्पिरिट को अपने प्यार में पागल करवाना पड़ेगा। तब जाके ये तुम्हारे वश में आएगी और तुम्हारी बातें अच्छे से मानेगी। फिर जब तुम इसे बचा लोगे उसका तुम्हें ये मालूम पड़ता है कि जो ये तुम्हारे ऊपर एलियन का अटैक हुआ था और इसको बचाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी खुद गायब हुई बहन है। तो तुम क्या करोगे? और अब तुम्हारे ऊपर हर जगह से ऐसे ही एलियंस और स्पिरिट्स हमले पे हमला कर रहे हैं, तो तुम उन्हें कैसे रोकोगे? वेल, यही स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर है, तो चलिए देखते हैं इसकी स्टोरी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं अभी ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेके आता रहूंगा चैनल के ऊपर। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया स्पेसक्वेक्स के जोरदार झटकों से हिला दी जाती है। उस वक्त जब यूरेशिया में सबसे बड़ा स्पेसक्वेक रिकॉर्ड किया गया है, जिसने 150 मिलियन लोगों की जान ले ली और उससे एरिया को मिट्टी में मिला दिया जहां ये वाकया हुआ है। जापान भी इससे महफूज नहीं रहा, लेकिन वक्त के साथ लोग इस खतरे के बावजूद अपनी मामूली जिंदगी गुजार रहे थे। उन्हीं लोगों में से एक लड़का शिडो इट्सुका, जो अपनी छोटी बहन कोटोरी इट्सुका के साथ रहता है। एक सुबह वो दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं जब उन्हें एक छोटे से स्पेसक्वेक की खबर मिलती है जो हाल ही में हुआ था। तो वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि स्कूल के बाद एक नियर बाय फैमिली रेस्टोरेंट में मिलेंगे, ये जाने बगैर के कोई शिडो का पीछा कर रहा है। शिडो जब स्कूल पहुंचता है तो उसका सामना उसी शख्स से होता है जो असल में उसका स्टॉकर निकलता है और वो के क्लास में ओरिगामी टोबीची के नाम से जानी जाती है। कुछ ही देर बाद स्पेसक्वेक इमरजेंसी अलर्ट पूरे शहर में अनाउंस होता है, जिसके बाद लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से एवैक्यूएशन करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान शिडो को मालूम पड़ता है कि कोटोरी की जीपीएस लोकेशन अभी भी उसी फैमिली रेस्टोरेंट की है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिडो अपनी बहन को लेने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक अचानक आने वाले स्पेसक्वेक के झटके में आ जाता है और फिर स्पेसक्वेक से बने एक बड़े क्रेटर के बीच एक लड़की जाहिर होती है जो शानदार लैविशली डेकोरेटेड आर्मर पहने हुए है। वो पर्पल आर्मर वाली लड़की शिडो के सामने आती है और पूछती है, क्या तुम मुझे मारोगे? शिडो के जवाब देने से पहले ही अचानक आसमान से फ्लाइंग यूनिट्स नीचे आती है, जिनमें से एक बीच वाली यूनिट पूरी शिद्दत से उस मिस्टीरियस लड़की पर मिसाइल से हमला करने लगती है। लेकिन वो आर्मर्ड लड़की अपनी ब्लेड निकालती है और उसके तमाम हमलों को रोक देती है। कुछ देर बाद एक और अटैकर नीचे आता है और उससे लड़ने लगता है और उस वक्त शिडो और वो लड़की दोनों उस शख्स को पहचान लेते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि ओरिगामी टोबीची खुद होती है। थोड़ी देर बाद ओरिगामी उस पर्पल आर्मर वाली लड़की से लड़ने के लिए तैयार होती है और उन दोनों के बीच होने वाली लड़ाई एक इतनी शॉकवेव पैदा करती है कि शिडो बेहोश हो जाता है। होश में आने पर शिडो खुद को एक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुई औरत के सामने पाता है जिसका नाम है रेने मुरसामे होता है। रेने शिडो को बताती है कि वो अब फराक्सिनस पे है, एक रैटाटॉस्कर नाम के ऑर्गेनाइजेशन का वेसल, जहां उसे तब लाया गया जब वो बेहोश हो गया था। जब शिडो बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगता है तो रेने उसे ब्रिज पर ले जाती है, जहां शिडो को पता चलता है कि फराक्सिनस की कैप्टन और कोई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन कोटोरी है। कोटोरी उस मिस्टीरियस लड़की के बारे में बताती है जिसे वो स्पिरिट कहती है। शिडो महसूस करता है कि कोटोरी की शख्सियत अब पहले से बिल्कुल अलग है, लेकिन कोटोरी इस बात को हल्का सा मुस्कुराकर टाल देती है और समझाती है कि स्पिरिट असल में कौन है। कोटोरी के मुताबिक स्पिरिट्स वो चीज है जो किसी और दुनिया से आती है और जब भी वो जमीन पर आती हैं तो उनके साथ स्पेसक्वेक जरूर होता है, और जो लोग पहले उस स्पिरिट पे हमला कर रहे थे वो ईएसटी एंटी स्पिरिट टीम के मेंबर्स हैं, जो एक खास टास्क फोर्स है और जिनका काम है स्पिरिट्स से लड़ना। और तीसरा, कोटोरी बताती है कि स्पिरिट्स को बिना मारे भी डिफीट करने का एक तरीका है और इस काम के लिए उन्हें शिडो की जरूरत है। कोटोरी शिडो से कहती है कि वो अपनी आम जिंदगी में वापस लौट आए, लेकिन शिडो के पास अब भी कई सवाल होते हैं जिनके जवाब वो चाहता है और कोटोरी शिडो के जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। कोटोरी ये राज खोलती है कि उसने असल में अपना फोन फैमिली रेस्टोरेंट में ही छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद जब वो शिडो से अलग हुई थी तो अभी के वक्त में वो लोग 15,000 मीटर समुद्र की सतह से ऊपर हैं और उस आसमान में जो उस स्पेसक्वेक से बने हुए वॉइड जोन के बिल्कुल ऊपर है। अगले दिन रेने मुरसामे रायजन हाई स्कूल के स्टाफ में शामिल होती है, लेकिन सफर अजीब असर छोड़ती है और वो अपना तारुफ करते हुए ही सो जाती है और अपनी नई फिजिक्स टीचर की पोजीशन के दौरान। कुछ देर बाद शिडो रेने और कोटोरी दोनों से बात करता है कि रेने ने बायोलॉजी रूम को अपनी पर्सनल लेबोरेटरी बना दिया है। रेने समझती है कि रैटाटॉस्कर के किसी मेंबर का उसके आसपास रहना एक अच्छा ख्याल है, जबकि कोटोरी कहती है कि उसने उसके मिडिल स्कूल एजुकेशन के मामले में पहले ही कुछ इंतजाम कर लिया है। जल्द ही कोटोरी रेने से कहती है कि वो शिडो को वो ट्रेनिंग मॉड्यूल दिखाए जो उसे स्पिरिट्स के खिलाफ तैयार होने के लिए इस्तेमाल करना है, जो एक नया और अनोखा हथियार बनने के लिए है। जैसे ही वो मॉड्यूल लोड होता है शिडो हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि वो ट्रेनिंग मॉड्यूल असल में एक विजुअल नोवेल है जिसके जरिए उसे ये सीखना है कि कैसे एक स्पिरिट को अपने प्यार में गिराया जाए। इसी दौरान ओरिगामी शिडो से मिलती है और उसे स्पिरिट के साथ हुई लड़ाई के दौरान उनके अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर के बारे में बताती है। ओरिगामी शिडो से कहती है कि वो उस दिन उसके और स्पिरिट के बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए। कुछ देर बाद शिडो उस स्पिरिट के बारे में पूछता है तो ओरिगामी बताती है कि उसे उन स्पिरिट
स्पिरिट से निपटना पड़ता है क्योंकि 5 साल पहले एक स्पिरिट ने उसके फैमिली को मार दिया था और तब से वो अनाथ हो गई है। बिना सोए वो सारी रात कोटोरी के दिए हुए डेटिंग सिमुलेशन गेम को पूरा करता है और फिर अगले दिन सुबह शिडो स्कूल के लिए निकल पड़ता है और वो फिजिक्स प्रिपरेशन वाले रूम जाता है जहां वो लगभग एक इंटीमेट सीन में पड़ जाता है रेने के साथ, लेकिन असल में रेने उसके राइट ईयर में एक इनविजिबल ईयरपीस इंस्टॉल कर देती है। कुछ देर बाद कोटोरी वहां आ जाती है और ये अनाउंसमेंट करती है कि उसकी ट्रेनिंग का स्टेज तो अब शुरू होने वाला है। ये दूसरा स्टेज है जिसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूरी है और शिडो को अपने टीचर को अपने प्यार में गिराना होगा। ये काम शिडो के लिए काफी मुश्किल साबित होता है क्योंकि बात सिर्फ किसी को प्यार में गिराने की नहीं बल्कि अपने टीचर के साथ ऐसा करने की है। फिर भी कोटोरी उसे छोड़ देती है कि वो इसे पूरा करे क्योंकि इससे ये समझ में आएगा कि जब असल स्पिरिट्स उसका निशाना बनेंगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। सबसे पहले शिडो अपनी टीचर के ड्रेस की तारीफ करता है, लेकिन कुछ देर बाद रेने उसे गाइड करती है कि वो स्वीट टॉक इस्तेमाल करे जो उसकी टीचर पे ज्यादा असर करेगी। ये प्लान कुछ हद तक काम करता है, लेकिन रेने को अंदाजा नहीं था कि शिडो की टीचर का रिएक्शन इतने तेज होंगे कि वो शिडो से शादी करने का सोचने लग जाएगी। पर खुशकिस्मती से शिडो किसी तरह अपनी टीचर से बचकर निकल जाता है, लेकिन सीधा ओरिगामी से टकरा जाता है और इसी दौरान उसकी व्हाइट पैंटी का एक झलक देख लेता है। कोटोरी जो ओरिगामी की असल पहचान जानती है, ये सोचती है कि उसे भी शिडो की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। रेने के गाइड करने पर शिडो दोबारा कोशिश करता है कि ओरिगामी को अपने प्यार में गिराए। इस बार लगता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन शिडो की अपनी शर्मिंदगी के चक्कर में उसका फेक डेट एक असली डेट में बदल जाता है। कुछ ही देर बाद एक स्पेसक्वेक अलार्म पूरे स्कूल में गूंज उठा है और कोटोरी तुरंत शिडो से कहती है कि वो फराक्सिनस पर वापस लौट आए क्योंकि स्पेसक्वेक का एपिसेंटर खुद राइजन हाई स्कूल में डिटेक्ट हुआ है। कुछ घंटों बाद शिडो को दोबारा स्कूल के मकाम पर भेजा जाता है। कोटोरी फिर शिडो को उसके एक सोलो मिशन के बारे में बताती है जिसमें उसे उसी स्पिरिट से डील करना होगा जिससे वो पहले मिल चुका था, जिसका कोड नेम प्रिंसेस रखा गया है क्योंकि एएसटी जिसमें ओरिगामी भी शामिल है। एक छोटी सी पेप टॉक और अपने क्रू का तारुफ करवाने के बाद कोटोरी शिडो को उसके मिशन पर अकेला छोड़ देती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। फिर शिडो धीरे धीरे उस स्पिरिट के पास पहुंचता है, लेकिन वो स्पिरिट उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। राइटाटॉस्कर की गैल्गे स्टाइल एनालिसिस टीम की मदद के बावजूद शिडो खतरे के करीब बना रहता है। खुशकिस्मती से वो स्पिरिट उसे पहचान लेती है कि ये वही लड़का है जिससे वो पहले मिली थी और शिडो इस मौका का फायदा उठाता है उससे बात करने के लिए राइटाटॉस्कर की गाइडेंस के साथ। लेकिन राइटाटॉस्कर के दिए हुए चॉइसेस चीजों को बेहतर करने के बजाय और बिगाड़ देते हैं। उनके फैसलों से स्पिरिट गुस्से में आकर शिडो पर हमला कर देती है। आखिरकार शिडो खुद फैसला करता है और कहता है कि चाहे उसे बात में इंटरेस्ट हो या न हो, लेकिन वो उसे रिजेक्ट नहीं करेगा। उसी लम्हे वो रूथलेस स्पिरिट अचानक अपनी शख्सियत बदल लेती है और नॉन सीरियस अंदाज में शिडो के सीरियस बयान को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन धीरे धीरे वो शिडो के साथ अच्छे से पेश आती है क्योंकि उसके नजदीक शिडो पहला इंसान है जिससे उसने पहली बार बात की। कुछ देर बाद शिडो को पता चलता है कि उस स्पिरिट का कोई नाम नहीं है जिससे वो उसे बुलाए। तब एनालिसिस टीम दुनिया भर से अलग अलग आइडियाज लेकर एक नाम बताती है, टोमे, मगर उस स्पिरिट को ये नाम पसंद नहीं आता। इसी पर शिडो उसका नाम टोहका रखता है उस दिन के नाम पर जब वो दोनों पहली बार मिले थे, यानी 10 अप्रैल। टोहका अपना नया नाम सुनकर खुशी से मुस्कुराती है क्योंकि उसे ये नाम पसंद आता है। अचानक आसमान से गोलियों की बरसात होने लगती है जो सीधा टोहका पर गिरती है और शिडो उसे मुश्किल से बचाता है और अगर कोटोरी की तेज वार्निंग न मिलती तो वो भी उसमें फंस जाता। टोहका उसे कहती है कि वो उससे दूर हो जाए ताकि क्रॉसफायर में न आए, लेकिन शिडो उससे इनकार करता है और कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है। आखिरकार टोहका उसकी बात मान ले लेती है और दोनों टूटी फूटी क्लासरूम में बैठ जाते हैं और बाहर से हो रही एएसटी की फायरिंग को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि टोहका का बैरियर उन्हें बचाता है। बातें करते हुए टोहका शिडो को बताती है कि उसे अपने बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं और न ही ये पता है कि वो जमीन पे कैसे आ गई। बस वो इतना जानती है कि हर बार जब वो आती है तो लोग उस पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान कोटोरी देखती है कि टोहका अब पहले से ज्यादा शांत है और वो शिडो को सिग्नल देती है कि ये ही सही वक्त है कुछ करने का। राइटाटॉस्कर की टीजिंग और चीयरिंग उसके कानों में गूंज रही होती है और शिडो फैसला करता है कि वो उनके प्लान पे अमल करेगा। उसी वक्त एंटी स्पिरिट टीम की फायरिंग रुक जाती है जब उन्हें पता चलता है कि एक सिविलियन उस स्पिरिट के साथ मौजूद है। जब उन्हें मालूम पड़ता है कि वो सिविलियन शिडो है तो ओरिगामी तुरंत नीचे आती है और टोहका की का सामना करती है और ओरिगामी की मौजूदगी टोहका के अंदर का आक्रोश जगा देती है और वो दोनों पर वार कर देती है। उस रात ओरिगामी मुश्किल से टोहका के हमले से बचती है और बाद में ओरिगामी का सुपीरियर ऑफिसर उसे उसके रेकलेस बिहेवियर पर डांट लगाता है और उसे सुरक्षित जगह ले जाया जाता है। शिडो भी जख्मी हो जाता है, लेकिन जब वो दोबारा राइजन हाई स्कूल में लौट कर आता है तो उसके दिल में अब भी कल रात के ख्याल चल रहे होते हैं। कुछ देर बाद एक आवाज उसे पुकारती है और टोहका उसके पीछे से सामने आती है, इस उम्मीद में कि शिडो अपना उससे किया हुआ वादा पूरा करेगा। शिडो के मशवरे पर टोहका अपना ड्रेस बदलने का फैसला करती है ताकि वो ज्यादा नॉर्मल और एक्सेप्टेड लगे और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ओरिगामी की तस्वीर को रेफरेंस बनाकर राइजन हाई स्कूल यूनिफॉर्म की कोकाफाई में की हुई वैसी ही कॉपी बना लेती है। इसके बाद शिडो और टोहका अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते हैं और आखिरकार एक बेकरी तक पहुंच जाते हैं जहां टोहका का पहला रिएक्शन उसके भूखे पेट की आवाज होती है और फिर टोहका अलग अलग किस्म के खानों का मजा लेती है जैसे कि सोयाबीन ब्रेड से लेकर हॉट डॉग्स तक, और इसी दौरान ये समझने की कोशिश करती है कि असल में डेट होता क्या है और क्या उनमें से कोई चीज जो उसने खाई वही डेट थी जिसका जिक्र शिडो कर रहा था। शिडो पूरी कोशिश करता है उसे समझाने की, लेकिन ये क्यूरियस स्पिरिट शहर के हर कोने में घूमती रहती है और ये सब शिडो के वॉलेट के लिए सरदर्द बन जाता है। उसी दौरान शिडो टोहका से पूछता है कि कल वो ओरिगामी के साथ लड़ाई के बाद अचानक गायब क्यों हो गई थी। टोहका जवाब देती है
कि वो एक दूसरी दुनिया में चली गई थी और वहाँ सो गई थी। उसके कहने पर शिडो को मालूम होता है कि जब भी टोहका या कोई स्पिरिट जागती है या वापस आती है तभी स्पेस क्वैक होता है और ये सब कुछ अनजाने में होता है, जानबूझकर नहीं। इसी दौरान ओरिगामी उन दोनों को दूर से छुपकर देख रही होती है। टोनोमाची से मिले हुए वाउचर्स की वजह से शिडो किसी तरह टोहका को एक काफी महंगा रेस्टोरेंट ले जाने में कामयाब होता है। वहाँ पहुंचकर शिडो हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि रेस्टोरेंट के कई एम्प्लॉयज असल में रैटाटॉस्कर के लोग हैं जो सब अंडरकवर होकर टोहका के इमोशनल लेवल्स को मॉनिटर कर रहे हैं। कोटोरी भी इनमें शामिल होती है। वो एक नया डिश सजेस्ट करती है जिसे टोहका अपने अकेले के दम पर ही खत्म कर देती है। उसके बाद कोटोरी शिडो से कहती है कि वो नजदीकी ब्रिज की तरफ जाए क्योंकि टोहका के खाने के बाद ही असली डेट शुरू होने वाली है। और फिर पता चलता है कि रैटाटॉस्कर के बाकी क्रू ने एक रेजिडेंशियल एरिया को पूरी तरह से फूड बूथ्स में बदल दिया है जहाँ शिडो और टोहका को एक ऑल एक्सपेंसेस पेड प्रोमो के जरिए ट्रीट मिलेगी। इसी बीच ओरिगामी जो उन दोनों का पूरा दिन से पीछा कर रही होती है अपने एएसटी के लिए डिप्लॉयमेंट ऑन ऑर्डर्स भी तैयार कर लेती है। दूसरी तरफ टोहका अपनी भूख को मिटा रही होती है। तकोयाकी, ओकोनोमियाकी, बर्गर्स, रेमन, सुशी और रैटाटॉस्कर के तैयार किए हुए हर खाने का मजा ले रही होती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि शिडो उसकी तरह नहीं खा रहा, पर शिडो उसे तसल्ली देता है कि वो भी उसी की तरह एंजॉय कर रहा है और इसके बाद टोहका उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ ले जाती है। दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में होते हैं। टोहका और शिडो कुछ देर बाद एक रैफल बूथ पर पहुंचते हैं जहां मिकीमोतो उन्हें ग्रैंड प्राइज विनर्स कहकर अनाउंसमेंट करता है और उनका प्राइज होता है एक ड्रीम पार्क ट्रिप। शिडो हैरान होता है कि ये ड्रीम पार्क असल में है क्या, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा अंदाजा होता है वो तुरंत टोहका से कहता है कि चलो हम कहीं और चलते हैं क्योंकि वो जगह कुछ ज्यादा ही लव होटल जैसी लगती है। लेकिन टोहका अपनी मासूम और जिद्दी सोच के साथ ये कहती है कि एक डेट का असल मतलब तो इसी जगह के अंदर समझा जा सकता है। फिर भी शिडो उसे वहां से ले जाता है और किसी और जगह की तरफ निकल पड़ता है। इसी बीच ओरिगामी अपना सीआर यूनिट सूट पहनती है और उन दोनों का पीछा करने के लिए तैयार होती है। दूसरी तरफ रैटाटॉस्कर के मेंबर्स वापस फैराक्सिनस पर लौटकर करंट सिचुएशन का जायजा लेते हैं। कुछ लोग अपने अपने मिशंस में बुरी तरह फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोटोरी पूरे ऑपरेशन को एक सक्सेस करार देती है। लेकिन इसी वक्त वो ये महसूस करते हैं कि बारिश हो रही है जबकि आसमान में कोई रेन क्लाउड्स नजर नहीं आते। कोटोरी इस बात को हल्का सा इग्नोर कर देती है और ये भी सोचती है कि शायद ये उनके लिए एक एडवांटेज साबित हो। बारिश की वजह से टोहका और शिडो आसपास एक गेमिंग सेंटर में चले जाते हैं। पहले तो टोहका उसे देखकर समझती है कि ये शायद कोई एएसटी बेस है, लेकिन शिडो उसे तसल्ली देता है कि ये जगह बिल्कुल सेफ है। तभी उसकी नजर एक एचर मशीन पर पड़ती है जो ब्रेड शेप प्लस टॉयजर से भरी होती है। टोहका उस पर फायदा हो जाती है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले उसे वो टेस्टी लुकिंग प्लस ब्रेड नहीं मिलता। कलोश करिश्मती से शिडो और टोहका मिलकर टीम बनाते हैं और दोनों की कोशिश करने से वो प्लस ब्रेड जीत जाते हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और दोनों एक नजदीकी प्लेग्राउंड जाकर आराम करते हैं। वहाँ टोहका शिडो को बताती है कि उसने कितना एंजॉय किया, लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आता कि असल में डेट होती क्या है। तब शिडो उसे समझाता है कि डेट वो होती है जब एक लड़का और लड़की साथ बाहर जाते हैं और मजा करते हैं। शिडो की इस डेफिनेशन के बाद टोहका मुस्कुराती है और कहती है कि उनकी डेट तो बहुत कमाल की रही। इसी वक्त एएसटी दूर से सब कुछ मॉनिटर कर रही होती है और हैरान इस बात पर होती है कि टोहका जैसे स्पिरिट ने इस दफा स्पेस को पैदा किए बगैर ही अपनी मैनिफेस्टेशन की है। ये एक अजीब और अनोखा वाकया है, लेकिन बावजूद इसके स्नाइपिंग वेपन्स का इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी जाती है। अपनी डेट के कामयाब होने और ये जानकर कि दुनिया असल में एक खूबसूरत और मजेदार जगह है, टोहका बहुत खुश होती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि उसकी हर मैनिफेस्टेशन के साथ वो खुद ही इस दुनिया को तबाह करती रही है। शिडो ये बात सुनकर मना कर देता है। उसके लिए ये मुमकिन ही नहीं कि टोहका को जमीन पर रहने का हक न हो। वो टोहका को तसल्ली देता है कि चाहे पूरी दुनिया उसे रिजेक्ट कर दे वो फिर भी उसके साथ खड़ा रहेगा। शिडो अपना हाथ टोहका की तरफ बढ़ाता है, लेकिन उसी पल उसे महसूस होता है कि कोई खतरा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। एकदम से वो टोहका को धक्का देकर एक तरफ कर देता है और तभी ओरिगामी उस पर गोली चला देती है जो शिडो को लग जाती है। एक लम्हे के अंदर ही वो प्लश ब्रेड और शिडो के जिस्म का एक हिस्सा दोनों राख बन जाते हैं। ये सब कुछ टोहका के लिए एक बिजली की तरह गुजरता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शिडो के खून पर पड़ती है तो उसका दिल टूट जाता है। उस वक्त उसे लगता है कि दुनिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोहका गुस्से और दुख से अपना एस्ट्रल ड्रेस, अदोनाई मालिक और अपना एंजल सैंडलफोन बुलाती है। फिर वो अपना अल्टीमेट वेपन हलवान हेलेव छोड़ देती है। एएसटी के मेंबर घबराकर पीछे हट जाते हैं, जबकि हलवान हेलेव अपने रास्ते में आने वाली पहाड़ी चट्टान को एक ही बार में 2 टुकड़े कर देता है। इसी बीच ओरिगामी जो अभी भी शॉक में होती है कि समझ नहीं पाती कि उसने अपने क्लासमेट पर फायर कर दिया है। इसी दौरान रैटाटॉस्कर भी एक बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। एक स्पिरिट के कायम होने से स्पेस टाइम को एक अलर्ट जारी कर दिया जाता है, लेकिन एवैक्यूएशन सिर्फ 6% तक ही मुकम्मल हो पाया है। इस हालत में अगर टोहका को शांत नहीं किया गया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा और लोगों की जान जा सकती है। लेकिन इस बीच कोटोरी बिल्कुल सुकून से सबको तसल्ली देती है कि शिडो जिंदा है। अचानक से शिडो के जख्म पर एक आग जैसी रोशनी चमकती है और एक पल के अंदर ही उसके जख्म का कोई निशान नहीं रहता। ये देखकर कोटोरी शिडो को वापस लाने और टोहका को शांत करने के लिए फौरन प्लान एक्टिवेट करती है। दूसरी तरफ ओरिगामी को एहसास होता है कि उसने एक इंसान को मार दिया है। वहीं टोहका गुस्से और दुख से आग बन जाती है। ओरिगामी जो अब भी सदमे में होती है और वो स्पिरिट के गुस्से के सामने बिल्कुल बेबस होती है और उसे लगता है कि उसका अंजाम करीब है। लेकिन उसी वक्त टोहका का ध्यान शिडो पर पड़ता है और वो शिडो को जिंदा देखती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो शिडो को बताती है कि उसका फाइनल स्वॉर्ड अपनी क्रिटिकल लिमिट तक पहुंच चुका है और अब उसके अंदर जमा हुई एनर्जी रिलीज करना जरूरी है, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसी दौरान कोटोरी शिडो से कांटेक्ट करती है और उसे याद दिलाती है कि उसने शिडो को सिखाया था कि एक
प्रिंसेस को कैसे बचाया जा सकता है। और फिर शिडो फौरन टोहका से कहता है कि उन्हें किस करनी होगी और फिर टोहका की क्यूरियोसिटी फिर से जाग उठती है और बिना किसी देर के वो खुद ही शिडो को किस कर लेती है। उस एक किस के बाद टोहका का पूरा स्पिरिट फॉर्म धुंध की तरह खत्म हो जाता है और उसके पीछे सिर्फ एक कमजोर टोहका रह जाती है जो अपना जिस्म शिडो के करीब लाकर उसे सब कुछ देखने से रोक लेती है। शर्म से लाल होती हुई टोहका धीरे से पूछती है, शिडो क्या तुम मुझे दोबारा एक डेट पर ले जाओगे? शिडो मुस्कुराता है और हाँ कहता है। उस पल टोहका के होंठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है जैसे उसके दिल से सारी उदासी मिटा दी गई हो। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो ये मालूम पड़ता है कि टोहका अब राजन हाई स्कूल में शिडो के साथ ट्रांसफर हो गई है और बारिश में डरते हुए शिडो एक मंदिर के पास से गुजरता है और फिर वहाँ से निकलकर स्कूल की तरफ चल पड़ता है। स्कूल में टोहका ने कुकीज बैक की होती है और वो ओरिगामी से झगड़ने लगती है इस बात पर कि किसने शिडो के लिए ज्यादा अच्छी कुकीज बनाई है और दोनों के बीच लड़ाई खत्म करने के लिए शिडो दोनों की कुकीज छक लेता है और बराबर तारीफ करता है ताकि कोई नाराज ना हो। लेकिन फिर भी दोनों लड़कियां अपनी कुकीज के अच्छे होने पर लड़ती रहती हैं। अगले दिन जब फिर से बारिश हो रही होती है और शिडो स्कूल जा रहा होता है तो वो उस श्राइन के पास से गुजरता है जहाँ उसने कल छोटी लड़की को देखा था। उसे वो सब याद आता है लेकिन वो आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो निकलता है एक ट्री के पीछे से वही पपेट योशिनो झांकर शिडो को देखते हुए मुस्कुराती है। बाद में घर पहुंचकर शिडो बाथरूम में जाता है और वहाँ टोहका को देखता है और वो हैरान होने के साथ ही टोहका के जोर का थप्पड़ खाकर दूर जा गिरता है। जब शिडो गुस्से में कोटोरी से पूछता है कि टोहका उनके घर में क्या कर रही है तो कोटोरी बताती है कि टोहका फिलहाल यहाँ टेम्पररी रहने वाली है क्योंकि शिडो ने उसकी पावर्स सील कर दी है। कोटोरी और रे ने ये भी समझाती है कि ये सब शिडो के लिए ट्रेनिंग का हिस्सा है ताकि वो आने वाली स्पिरिट्स के साथ डील करने के लिए और तैयार हो सके। कुछ देर बाद कोटोरी एक छोटी सी चाल चलती है। वो शिडो से उसे कहती है कि बाथरूम का बल्ब बदल दे, लेकिन जैसे ही शिडो अंदर जाता है वो फिर से टोहका को देख लेता है और इस दफा भी उसे जोर का धक्का पड़ता है और बाद में कोटोरी उससे पहले बात लेने पर जोर देती है। शिडो उसे स्पेशल बाथ बॉम्ब्स देकर ब्राइब करने की कोशिश करता है लेकिन कोटोरी नहीं मानती। पहले तो शिडो सोचता है कि टोहका बाथरूम में नहीं है लेकिन बाद में उसे अंदाजा होता है कि कोटोरी ने पहले से ये सब प्लान किया था ताकि शिडो अंदर हो और फिर टोहका बिना जाने वहां आ जाए। और जैसे ही टोहका बाथरूम में आती है शिडो को अंदर देकर शर्मा जाती है लेकिन उस शर्म के चक्कर में मजाक में शिडो को पानी में डुबो देती है। अगली सुबह शिडो नींद से उठता है और महसूस करता है कि उसके सामने कुछ अजीब सा है। जब उसकी आंख पूरी खुलती है तो उसे एहसास होता है कि वो टोहका के कमरे में उसके साथ सोया हुआ है। जैसे ही टोहका जागती है और ये देखकर शर्मा जाती है वो शिडो पर चीजें फेंकर उसे बाहर निकाल देती है। बाद में स्कूल में टोहका और ओरिगामी फिर से लड़ने लगी है। इस बार लंच के दौरान शिडो के साथ कौन बैठेगा उनकी ये बहस चल ही रही होती है कि स्पेस वैक अलार्म बज उठा है। तामाए सेंसेई फौरन सब स्टूडेंट्स से कहती है कि वो हमेशा की तरह सेफ शेल्टर की तरफ चले जाएं और टोहका जो अभी भी स्कूल और दुनिया के नियमों से अनजान थी उसने हैरान होकर शिडो से पूछा कि ये क्या हो रहा है। शिडो उसे स्पेस वैक के बारे में समझाता है कि जब ऐसा होता है तो सबको इवैक्यूएट कर दिया जाता है ताकि किसी को नुकसान न हो। इसी दौरान रेने क्लास में पहुंच जाती है। शिडो तुरंत समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो तामाए सेंसेई से कहता है कि वो टोहका का ख्याल रखे और फिर रेने के साथ क्लासरूम छोड़कर निकल जाता है जबकि टोहका की आंखों में चिंता और बेचैनी साफ नजर आती है कि शिडो कहाँ जा रहा है। फ्रैक्सिनस पर पहुंचने के बाद कोटोरी शिडो को कहती है कि इस दफा के स्पेस क्वेक का सबब वाकई एक स्पिरिट ही है। कोटोरी अपनी क्रू को कहती है कि वो जूम इन करे ताकि उन्हें उस स्पिरिट की क्लियर इमेज मिल सके। जैसे ही स्क्रीन पर तस्वीर उभरती है शिडो हैरान रह जाता है क्योंकि यही वही छोटी लड़की की इमेज होती है जो उसे कल मंदिर में मिली थी। कोटोरी को भी ये सुनकर हैरानी होती है कि शिडो पहले ही उस स्पिरिट से मिल चुका है और वो भी तब जब उसे पता चलता है कि वो मुलाकात किसी स्पेस वैक अलर्ट के बगैर हुई थी। फिर कोटोरी शिडो को स्पिरिट के बारे में बताती है कि वो बाकी स्पिरिट्स की तरह नहीं है बल्कि एक शांत स्पिरिट है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन उसी पल एएसटी स्क्वाड मौका मिलते ही अटैक करना शुरू कर देती है और जो अभी तक बिल्कुल मासूम और शांत थी वो गोलियों से बचने के लिए भागने लगी है। शिडो ये देखकर शॉक रह जाता है कि एएसटी एक छोटी लड़की मासूम स्पिरिट पर भी गोलियां चला रही है और तभी कोटोरी उसे एक सख्त भरी आवाज में कहती है, शिडो चाहे कोई स्पिरिट कितनी भी मासूम या शांत क्यों न लगे एएसटी के लिए वो सिर्फ एक निशाना है। उनका मिशन हमेशा एक ही होता है कि स्पिरिट्स को मार देना। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एएसटी कुछ देर तक स्पिरिट का पीछा करती रहती है लेकिन आखिरकार उसका पता खो देती है। इसी दौरान फ्रैक्सिनस की क्रू उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है। शिडो फौरन कोटोरी से कहता है कि वो उसे नीचे भेजे ताकि वो उससे बात कर सके और कोटोरी उसके इस फैसले से खुश होती है और फौरन शिडो को उस लोकेशन में ट्रांसपोर्ट कर देती है। शिडो मॉल के अंदर सन्नाटे भरी राहों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है और कुछ देर बाद कोटोरी अपने कम्युनिकेशन लिंक से शिडो को बताती है कि उसका पहला जवाब क्या होना चाहिए। लेकिन शिडो थोड़ा शर्माकर सिर्फ इतना कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। ये सुनकर पपेट जोर से हंस पड़ता है। शिडो अपना तारुफ कराता है, मैं शिडो इट्सुका हूँ, जिस पर पपेट फिर कहता है मैं योशिनोन हूँ। तब शिडो पूछता है ये नाम तुम्हारा है या इस पपेट का। ये बात सुनकर योशिनोन एकदम नखरों और हंसी के साथ रिएक्ट करती है, तुम क्या कहना चाह रहे हो। शिडो उसके तेज रिएक्शन को देखते ही अपनी बात जल्दी से बदल देता है ताकि बात बिगड़ने न जाए। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोहका बेचैनी से शिडो के बारे में पूछती है कि वो स्पेस वैक के दौरान कहाँ चला गया। तामाए सेंसेई उसे समझाने की कोशिश करती है, पता नहीं टोहका लेकिन मुझे यकीन है शिडो ठीक होगा। लेकिन जब तामाए सेंसेई ये कहती है और मुड़कर देखती है तो टोहका वहाँ से गायब होती है। वो भाग चुकी होती है और मॉल के बाहर ओरिगामी और उसकी सीनियर रियोको अलर्ट खड़ी होती है इंतजार करते हुए कि कब वो बाहर निकले। रियोको सोच में पड़ जाती है, क्या ये इतने बड़े कोइंसिडेंस का मामला हो सकता है कि एक लड़की जो स्पिरिट टोहका जैसी दिखती है। मॉल के अंदर शिडो अभी भी योशिनोन के साथ है। वो उसे वार्निंग देता है कि पास खड़ा जंगल खतरनाक है, मगर उसके बोलते ही छोटी लड़की फिसल कर गिर पड़ती है सीधा शिडो के ऊपर और उनके होंठ एक पल के लिए टकरा जाते हैं। योशिनोन तेज से उठ
जाती है, जबकि शिडो लाल पड़कर बार बार माफी मांगता है। मैं माफी चाहता हूँ, ये गलती से हुआ। इसी बीच कोटोरी का अर्जेंट कॉल आता है। शिडो, तुम्हारे पास कोई आ गया है, तुरंत देखो। शिडो जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। टोहोका कुछ ही दूर खड़ी है और उसका एक्सप्रेशन गुस्से और उदासी से भरा है। टोहोका, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही टोहोका फट पड़ती है। मैं इतनी परेशान थी तुम्हारे लिए और तुम यहाँ किसी और लड़की के साथ। कोटोरी तुरंत फैराक्सिनस से वार्निंग देती है। टोहोका के इमोशनल लेवल्स डेंजरसली अनस्टेबल हो जाते हैं और उसकी स्पिरिट पावर्स वापस आ जाती हैं। शिडो घबरा जाता है। कोटोरी, मैं क्या करूं? लेकिन तब तक टोहोका सीधा योशिनोन के सामने आ जाती है। योशिनोन अपनी हमेशा वाली शरारती आवाज में एक बड़ी गलतफहमी पैदा करती है। शिडो ने तो कहा था कि उसे अब टोहोका पसंद नहीं, वो तो मुझे ज्यादा पसंद करता है। टोहोका के चेहरे का रंग एक पल में बदल जाता है। क्या कहा तुमने? शिडो हाथ उठाकर बीच में बोलने की कोशिश करता है। टोहोका, ये सच नहीं है ये। लेकिन योशिनोन उसकी बात काटकर और उल्टा ताना मार देती है। देखा, शिडो तो मेरी तरफ ही देखता है अब। ये सुनकर टोहोका का पेशेंस टूट जाता है। उसकी ऑरा हिलने लगती है और वो गुस्से में पपेट को पकड़ लेती है। अपनी बात वापस लो, अभी के अभी। योशिनोन, वो छोटी सी लड़की उठती है और टोहोका से कहती है कि उसे उसका पपेट वापस दे दे। शिडो फौरन टोहोका से कहता है कि वो पपेट योशिनोन को वापस कर दे, पर टोहोका उसकी बात को गलत समझ लेती है और सोचती है कि शिडो ने योशिनोन को चुना है। अचानक योशिनोन अपने एंजल जादेकेल को बुला लेती है और उसके इर्द गिर्द सब कुछ फ्रीज हो जाता है। कोटोरी फौरन शिडो को हुक्म देती है कि वो वहां से तुरंत निकल जाए, क्योंकि योशिनोन ने तेज बर्फ के तीले टोहोका पर बरसा दिए हैं और शिडो वक्त पर टोहोका को हटा लेता है। योशिनोन फिर पूरी जगह को तोड़ फोड़ कर चली जाती है, लेकिन उसे एएसटी एंटी स्पिरिट टीम देख लेती है और फौरन उस पर फायरिंग करने का हुक्म देती है। जादाकेल उस वक्त एक अचानक ठंडी हवा का तूफान पैदा करता है, जिसकी वजह से योशिनोन उस दौरान वहां से बचकर निकल जाती है। जब वो उनकी नजरों से ओझल हो जाती है तो रियोको ओरिगामी और पूरी टीम को हुक्म देती है कि वो अपने बेस पर वापस लौट जाए और जाने से पहले ओरिगामी जमीन पर कुछ पड़ा हुआ देखती है। वहीं दूसरी तरफ शिडो परेशानी से टोहोका से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो टोहोका उसको जवाब देती है कि वो ठीक है और शिडो से कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे, क्योंकि वो अभी भी पहले वाली योशिनोन की गलतफहमी से नाराज होती है। जब शिडो उससे बात करने की कोशिश करता है तो टोहोका उसे दूर धकेल देती है। फिर धीरे से शिकायत करती है कि शिडो को दूसरी लड़की उससे ज्यादा पसंद है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इत्सुका रेजिडेंस में शिडो टोहोका के कमरे के दरवाजे पर नॉक करता है और उससे कहता है कि वो अपनी बात समझाना चाहता है, लेकिन टोहोका अभी भी पहले वाली बात से उदास होती है और मना कर देती है। बाद में एक डाइनर पे रेने टोहोका से पूछती है कि क्या बात है, फिर अंदाजा लगाती है कि ये शिडो और उस छोटी लड़की से जुड़ी हुई बात है, पर टोहोका फौरन इनकार करती है कि इसका शिडो से कोई लेना देना नहीं। लेकिन रेने फिर भी समझती है, तो टोहोका फिर मानती है कि उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा कि वो अभी इतने बुरे मूड में क्यों है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शहर के किसी और कोने में शिडो जो ग्रोसरी शॉपिंग करके वापस घर जा रहा होता है, तो वो एक शॉर्टकट लेने के लिए एक गली से गुजरता है। वहाँ उसकी नजर योशिनोन पर पड़ती है, जो जमीन पर कुछ ढूंढ रही होती है। शिडो उसका नाम लेता है, जिससे वो छोटी लड़की घबरा जाती है और भागने लगती है। शिडो उसे रुकने के लिए कहता है और देख लेता है कि उसके पास उसका पपेट नहीं है। योशिनोन फिर शिडो की तरफ भागती है और शिडो समझ जाता है कि वो अपना पपेट ढूंढ रही है। और फिर वहाँ डाइनर में वापस टोहोका कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिडो किसके साथ है, क्योंकि ये उसका मसला नहीं है। लेकिन फिर भी वो मानती है कि शिडो को योशिनोन के साथ देखकर उसे बहुत बुरा लगा। टोहोका बताती है कि जब पपेट ने ये तंज किया कि शिडो योशिनोन की ज्यादा परवाह करता है, तो उसको अपने अंदर एक खालीपन महसूस हुआ, जैसे वो बिल्कुल अकेली हो। वो रेने से कहती है कि उसे इस बात ने उदास किया है और वहीं शिडो को ये अंदाजा होता है कि योशिनोन ने अपना पपेट तब खोया था जब वो पिछले दिन एएसटी से भाग रही थी। वो ये बात कोटोरी को बताता है। कोटोरी उससे कहती है कि उस वाकया का वीडियो फीड स्कैन करे, लेकिन शिडो को ये भी मशवरा देती है कि वो खुद पपेट ढूंढने की जिम्मेदारी ले, ताकि उस छोटी लड़की का ध्यान सिर्फ उस पर बना रहे। शिडो फिर योशिनोन से कहता है कि जब वो तैयार हो तो वो लोग ढूंढना शुरू करेंगे। तब वो छोटी लड़की शिडो को बताती है कि उसका असली नाम योशिनो है और जो पपेट वो ढूंढ रहे हैं उसका नाम योशिनोन है। जब योशिनो वहां से जाने लगती है तो शिडो उसे अपनी छतरी दे देता है और रेने टोहोका को तसल्ली देती है कि उसमें कोई खराबी नहीं है। रेने टोहोका को समझाती है कि शिडो और योशिनो के बीच जो किस हुआ था वो एक हादसा था, पर टोहोका फिर भी इस बात पर यकीन नहीं करती और रेने उसे याद दिलाती है कि शिडो ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था जब योशिनो ने अपना होश खो दिया था, और ये बात टोहोका को माननी पड़ती है। और अगले सीन में शिडो और योशिनो मॉल के टूटे हुए हिस्सों में योशिनोन को ढूंढते रहते हैं, जब तक कि योशिनो के पेट से आवाज आनी शुरू होती है। शिडो उससे पूछता है कि क्या वो भूखी है, जिसे वो फौरन इनकार करती है, लेकिन अगले ही पल उसका पेट फिर से जोर से गूंज उठा है, जिससे वो शर्मिंदगी महसूस करती है। तब कोटोरी शिडो से राब्ता करती है और कहती है कि अभी के लिए बेहतर होगा कि वो थोड़ा आराम करें और कुछ खा ले, ताकि शिडो को योशिनो से कुछ सवाल करने का मौका मिल सके। इत्सुका घर पर शिडो और योशिनो के लिए खाना बनाता है और कहता है कि लगता है उसे योशिनोन से बहुत लगाव है। योशिनो जवाब देती है कि योशिनोन उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसकी पर्सनल हीरो दोनों है, जिससे शिडो हैरान हो जाता है। योशिनो कहती है कि वो भी योशिनोन जैसी बनना चाहती है, जो कि बहादुर और मजबूत हो, लेकिन फिर वो कहती है कि वो बिल्कुल उस जैसी नहीं बनेगी। इस पर शिडो उसे तसल्ली देता है और कहता है कि उसे वो जैसी है वैसी ही पसंद है। ये सुनकर योशिनो शर्मा जाती है। शिडो पूछता है कि क्या हुआ, तो योशिनो कहती है कि उसे आज तक किसी ने ये बात कभी नहीं कही और वो शिडो का शुक्रिया अदा करती है। और फिर खाने के बाद शिडो योशिनो से पूछता है कि वो एएसटी के खिलाफ कभी लड़ती क्यों नहीं, तो योशिनो कहती है कि उसे लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं, और वो आगे बताती है कि जब भी वो डरती है उसका जिस्म जम जाता है, वो हमेशा से ऐसे ही रही है। उसकी बात सुनकर शिडो उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि वो उसकी हिफाजत करेगा और योशिनोन को ढूंढ निकालेगा, लेकिन अब उसे अपनी पपेट पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब से शिडो ही उसका हीरो था। और फिर योशिनो शिडो का शुक्रिया अदा करती है।
है। शिडो फिर कल उनके बीच हुए वाकया के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसके बाद वो योशिनो की पावर्स सील करने के लिए उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी टोहोका वहां आ जाती है शिडो से माफी मांगने के इरादे से, लेकिन उसे शिडो और योशिनो दोनों एक साथ दिखते हैं, जिससे शिडो परेशान हो जाता है। योशिनो टोहोका को देखते ही गायब हो जाती है और जब शिडो कुछ समझाने लगता है तो टोहोका गुस्से में वहां से चली जाती है। कोटोरी उस वक्त शिडो से राब्ता करती है और बताती है कि उन्हें योशिनोन का पता लग गया है। उसके बाद टोहोका अपने कमरे जाकर अपना गुस्सा तकिए पर निकालती है। कुछ देर बाद शिडो ओरिगामी से मिलने जाता है और कोटोरी शिडो को बताती है कि योशिनोन उसने ही उठाया था जब सब कुछ खत्म हुआ था, लेकिन बात करते हुए शिडो का कोटोरी से कम्युनिकेशन अचानक से टूट जाता है। जब शिडो ओरिगामी के कमरे में पहुंचता है और घंटी बजाता है तो दरवाजा अचानक खुल जाता है और उसके सामने ओरिगामी मेड आउटफिट पहने हुए होती है, जिसे देखकर शिडो हैरान रह जाता है और ओरिगामी उससे कहती है कि वो उसे उसके पहले नाम से बुलाए। इसके बाद ओरिगामी शॉवर लेने चली जाती है और शिडो को मौका मिलता है योशिनोन ढूंढने का। ओरिगामी के कमरे के लगभग हर कोने में तलाश करने के बाद शिडो आखिरकार पपेट को ढूंढ ही लेता है और अचानक ओरिगामी अपना शॉवर खत्म करती है और सिर्फ एक तौलिया पहने हुए शिडो के पास आती है, जिसे देखकर शिडो पूरी तरह शर्मा जाता है। पर कोटोरी और उसकी टीम शिडो के साथ कम्युनिकेशन दोबारा एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर शिडो ओरिगामी से पूछता है कि क्या तुमने कभी स्पिरिट्स से बात की है। ओरिगामी हैरानी से पूछती है कि वो क्या कहना चाहता है, तो शिडो कहता है कि हाँ, उसने उनसे बात की है। ये सुनकर ओरिगामी के चेहरे पर शौक और यकीन न आने वाला असर होता है। ओरिगामी उसे चेतावनी देती है कि स्पिरिट्स से बात करना खतरनाक है, लेकिन शिडो पुरसुकून लहजे में कहता है कि सब स्पिरिट्स बुरे नहीं होते, जैसे टोहोका और योशिनो वो दोनों अच्छी हैं और वो योशिनो की मदद करेगा। साथ ही ये भी कहता है कि वो टोहोका को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। शिडो फिर ओरिगामी से कहता है कि वो उससे वादा करे कि वो अच्छे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शिडो उससे कहता है कि उसे पता है कि ओरिगामी भी दिल से एक अच्छी इंसान है, लेकिन ओरिगामी उसे याद दिलाती है कि चाहे वो स्पिरिट्स अच्छे भी क्यों ना हो, लेकिन स्पेस क्वैक्स का सबब तो वही है। इसी दौरान ओरिगामी का फोन बजता है और वो फौरन निकलने लगती है और जाने से पहले शिडो उससे कहता है कि अगर योशिनो की पावर्स खत्म हो जाए तो वो उस पर हमला न करे, लेकिन ओरिगामी उससे कहती है कि वो अपने ऑर्डर्स का पालन करेगी, चाहे जो भी हो जाए। शहर के किसी कोने में योशिनो पर एएसटी के लोग हमला कर रहे होते हैं और उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन रियोको उसे घेर लेती है और कुछ देर के लिए उसे गिराने में कामयाब होती है। जैसे ही रियोको उस पर फायरिंग करती है, वो योशिनो को बुला लेती है, जिससे उसके इर्द गिर्द का एरिया जम जाता है, लेकिन एएसटी फिर से उस पर गोली चला देती है। इस दफा योशिनो जवाब में 2 एएसटी मेंबर्स के प्रोटेक्ट टेरिटरी को फरीज कर देती है और अब सिर्फ ओरिगामी और रियोको उसका पीछा जारी रखते हैं। भगते हुए योशिनो को शिडो की आवाज जो सुनाई देती है, वो रुकर देखती है और उसे शिडो नजर आता है। जब शिडो उसे योशिनो वापस देने जा रहा होता है तो ओरिगामी योशिनो पर फायर करती है और जिससे उसके एंजल को लग जाता है, तो वो घबरा जाती है। रियोको शिडो को चेतावनी देती है कि वो वहां से निकल जाए क्योंकि हालात बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस दफा सीधा शिडो के सामने ब्लास्ट होने वाला होता है। और दूर से टोहोका ये सब देखती है और शिडो को खतरे में देकर उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद वो सेल फेल हो जाती है। आखिरकार वो वक्त पर अपना एंजल बुला लेती है और शिडो को उस हमले से बचा लेती है। योशिनो फिर से भाग जाती है, जबकि एएसटी अब भी उसके पीछे है। इसके बाद टोहोका शिडो के पास आती है और अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, लेकिन शिडो उसे माफी मांगता है और कहता है कि उसकी मदद करे योशिनो को बचाने में। और टोहोका ये सुनकर उदास हो जाती है, जबकि योशिनो अभी एएसटी के जाल में फंसी हुई है। शिडो फिर पूरी गलतफहमी दूर करता है और टोहोका को बताता है कि योशिनो भी एक स्पिरिट है। ओरिगामी योशिनो पे आखिरी वर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन योशिनो अपने एंजल की मदद से खुद को आजाद कर लेती है। शिडो टोहोका से कहता है कि उसने योशिनो से वादा किया था कि वो उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन वो अकेला ये नहीं कर सकता, इसलिए वो टोहोका से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी मदद करे। शिडो की बातें सुनकर टोहोका का दिल पिघल जाता है और वो फैसला करती है कि वो उसकी मदद करेगी। और इसी दौरान योशिनो के एंजल से निकली हुई बर्फानी आंधी पूरी जगह छा जाती है, जिससे एएसटी के लिए हमला करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ओरिगामी अपना रियलाइजर इस्तेमाल करके पास की एक बिल्डिंग को हवा में उठा लेती है, ताकि जैसे ही ब्लिजर्ड कम हो वो उस पर वार कर सके। लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है, क्योंकि वो बिल्डिंग एक अजीब सी ताकत से चूर चूर हो जाती है, जिसे ओरिगामी मुश्किल से बच पाती है। और फिर जल्द ही पता चलता है कि ये सब टोहोका का काम था। उसे देखते ही ओरिगामी फौरन उसके साथ एक लड़ाई शुरू कर देती है। एएसटी के बाकी मेंबर्स भी टोहोका को देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। जब टोहोका उन्हें अपनी तरफ लगाकर डिस्ट्रैक्ट करती है, तब शिडो ब्लिजर्ड के पास पहुंच जाता है। कोटोरी उससे राब्ता करती है और कहती है कि अगर वो बिना किसी प्रोटेक्शन के उस बैरियर के अंदर गया तो ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, चाहे उसके पास रीजनरेटिव पावर्स ही क्यों ना हो। शिडो हल्का सा मजाक करते हुए कहता है कि कोटोरी उसे लेकर इतनी परेशान है, लेकिन कोटोरी उसे याद दिलाती है कि ये ब्लिजर्ड एक गोली लगने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर उसका रेडियो को खत्म हो गया तो वो मर भी सकता है। फिर भी शिडो कोटोरी की सब बातें नजरअंदाज करते हुए सीधा ब्लिजर्ड के अंदर चला जाता है। ब्लिजर्ड डोम के अंदर योशिनो चीख कर योशिनोन का नाम लेती है और हैरानी से देखती है कि शिडो योशिनोन को अपनी बाहों में उठाए हुए आ रहा है। योशिनो सुकून से सांस लेती है कि शिडो उसकी मदद के लिए आया, और जब शिडो उसे योशिनोन वापस देता है तो वो खुशी के आंसुओं से रो पड़ती है। शिडो फिर उठकर बैठता है और योशिनो को तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। योशिनो उसे शुक्रिया कहती है कि उसने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया और योशिनोन को बचाया। शिडो फिर मुस्कुराकर कहता है कि अब उसकी बारी है उसे बचाने की ओर, लेकिन उसके लिए उसे किस करना होगा। ये सुनकर योशिनो थोड़ी शर्मा जाती है। ये देखकर शिडो फौरन कह देता है कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन योशिनो खामोशी से उठती है और उसे किस कर लेती है। इसके बाद योशिनो का एस्ट्रल ड्रेस और ब्लिजर्ड दोनों गायब हो जाते हैं। आसमान साफ हो जाता है और एक खूबसूरत रेनबो नजर आता है, जिसे शिडो और योशिनो दोनों मिलकर देखते हैं।
अगले दिन शिडो पूछता है कि क्या हो रहा है और उस बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है जो उनके घर के पास खड़ी होती है। कोटोरी बताती है कि वो एक खास हाउसिंग यूनिट है जो स्पिरिट्स के लिए बनाई गई है। वो कहती है कि अब टोहोका वहाँ शिफ्ट हो जाएगी और योशिनो के साथ उस घर में रहेगी। फिर इत्सुका दोनों भाई बहन मुड़कर देखते हैं तो योशिनो उनके पास दौड़ती हुई आती है और मुस्कुराते हुए उन्हें ग्रीट करती है। शिडो भी खुशी से योशिनो को ग्रीट करता है जिससे योशिनो के चेहरे पर एक खिलती हुई मुस्कुराहट आ जाती है। अगले सीन में हमें ये दिखाते हैं कि जब तीनों शिडो, टोहोका और योशिनो नए घर की तरफ देख रहे होते हैं और तभी स्क्रीन पे अचानक योशिनो आती है और कहती है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, कहानी अभी जारी रहेगी। दूसरी तरफ रियोको और उसकी एएसटी स्क्वाड पर एक ग्रुप हमला कर देता है जिससे रियोको नाराजगी से कहती है कि ये सब कैसे हो गया। उसी दिन सुबह शिडो कोटोरी से बात करता है और कहता है कि वो हॉट स्प्रिंग्स जाना चाहता है क्योंकि टोहोका और योशिनो दोनों ने कहा था कि वो जल्द से जल्द एक हॉट स्प्रिंग देखना चाहती हैं। कोटोरी इस आइडिया को पसंद करती है और तैयारी करने का फैसला करती है। जब शिडो से पूछा जाता है कि कहाँ जाना चाहिए तो वो शहर के पास ही एक हॉट स्प्रिंग सजेस्ट करता है जिसका नाम तेंगू पैराडाइज हॉट स्प्रिंग होता है और वो उस जगह से सहमत होता है और कोटोरी को मशवरा देता है कि वो थोड़ा ब्रेक ले। कोटोरी फौरन इनकार करती है लेकिन कन्नाजुकी कहने लगा है कि अगर वो इतना ओवरवर्क करेगी तो क्रू ठीक से काम नहीं कर पाएगा। कोटोरी को उसके सजेशन पर शक होता है और वो पूछती है कि उसके असली इरादे क्या हैं। कन्नाजुकी अपनी हमेशा की बेशरम हरकतों के साथ जवाब देता है जिससे कोटोरी फौरन गुस्सा हो जाती है और हुक्म देती है कि उसे वापस ले जाया जाए। सजा के तौर पर कोटोरी कन्नाजुकी को पूरा दिन एक गड्ढा खोदने का हुक्म देती है और जैसे ही वो भर दिया जाए वो उसे दोबारा खोदना होगा और ये सजा उसे पूरे एक हफ्ते तक भुगतनी पड़ेगी। फिर कैंप तेंगू के एक मिलिट्री बेस में रियोको को एक सीनियर ऑफिसर ब्रीफ करता है कि डीआईएम का एक ग्रुप उनके साथ डिप्लॉय किया जाएगा ताकि वो स्पिरिट से डील करें और उनकी टेक्निक्स को ऑब्जर्व और फॉलो करें। बाद में अपने ऑफिस में रियोको गुस्से का इजहार करती है लेकिन उसके एक सबोर्डिनेट उससे वीकेंड के ट्रिप के बारे में पूछता है। वेकेशन का नाम सुनते ही रियोको खुशी से अपना जज्बा जाहिर करती है लेकिन तुरंत ही उसे एक रिपोर्ट मिलती है कि स्पिरिट्स के बार बार नजर आने की वजह से अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है और इस कारण उनका ट्रिप कैंसिल कर दिया गया है। ये सुनकर रियोको स्पिरिट्स पर और भी ज्यादा नाराज हो जाती है। तब उसका सबोर्डिनेट सजेस्ट करता है कि वो लोग लोकल हॉट स्प्रिंग्स चले जाए ताकि वो अपनी कैप्टन के लिए शुक्रिया का इजहार कर सकें। ये सुनकर रियोको फिर से खुशी से भर जाती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। इसी दौरान ओरिगामी अपने ग्रुप के साथ होती है। रियोको का वही सबोर्डिनेट बाकी स्क्वाड को खुशी से बताता है कि उनकी कैप्टन ने उनका इन्विटेशन कबूल कर लिया है लेकिन ओरिगामी इस आइडिया से सहमत नहीं होती और कहती है कि वो अपना वक्त ट्रेनिंग में लगाए तो बेहतर है। तभी शिडो का फोन आता है तो वो ओरिगामी से पूछता है कि क्या वो परसों उसकी ली हुई किताब वापस कर सकता है। जब ओरिगामी वजह पूछती है तो उसे फोन के बैकग्राउंड में टोहोका की आवाज सुनाई देती है जिससे उसे पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। ये बात सुनते ही ओरिगामी के दिल में जलन और गुस्सा दोनों भर जाते हैं और वो फौरन अपना फैसला बदल देती है कि अब वो भी रिलैक्सेशन ट्रिप पर जाने के लिए खुशी तैयार है। योशिनो और टोहोका के विंडो से बाहर का मंजर देख रहे होते हैं जिसमें शिडो और रेने भी साथ होते हैं। तीनों खुशी से सीनरी का मजा ले रहे होते हैं और शिडो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये दोनों कार में पहली दफा सफर कर रहे हैं। जब शिडो योशिनो के सर पे हाथ फेर कर उसे प्यार करता है तो टोहोका ये देखकर फौरन बोल पड़ती है कि शिडो उसके सर पर भी हाथ फेरे लेकिन शिडो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो बैक सीट पे होता है और टोहोका फ्रंट सीट पर बैठी होती है। टोहोका थोड़ा नाराज हो जाती है तो शिडो उसे याद दिलाता है कि फ्रंट सीट तो उसने खुद चुनी थी। तब योशिनो भी शिडो से कहती है कि वो उसके सर पर भी हाथ फेरे जिससे टोहोका और ज्यादा जलन महसूस करती है। जब शिडो योशिनो को समझा रहा होता है कि बार्बर पोल क्या होता है तो टोहोका इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि गुस्से में कार के फ्लोर में ही एक छेद कर देती है और उसका पैर नीचे निकल जाता है और रोड पर घिसकने लगता है। इसी वक्त दूसरी तरफ रियोको और उसकी स्क्वाड डिप्लॉयमेंट ट्रेन में हॉट स्प्रिंग्स के लिए सफर कर रहे होते हैं। अचानक टनल के अंदर एक केव इन हो जाता है जिससे इमरजेंसी शटडाउन लग जाता है और ट्रेन रुक जाती है। इसी वजह से उन्हें बाकी रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। वापस शिडो के ग्रुप की तरफ उन्हें भी अपनी कार के इंसिडेंट के बाद पैदल ही चलना पड़ता है। टोहोका बार बार शिडो से माफी मांगती है लेकिन शिडो उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक है और वो उससे नाराज नहीं है। फिर वो टोहोका का मूड ठीक करने के लिए उसके सर पर हाथ फेरता है लेकिन उनके पीछे कहीं एक पॉड जैसा कुछ खुलता है जिसमें से एएसटी टीम निकलती है। फ्रैक्सिनस के क्रू को ये मूवमेंट स्पॉट हो जाती है और छोटी सी डिस्कशन के बाद वो फैसला करते हैं कि एएसटी उन्हें देख ले उससे पहले ही एक प्रीएम्प्टिव अटैक लॉन्च कर देते हैं। कुछ देर बाद एएसटी अपने सभी मुमकिन रास्तों को रोकती है और इसके पीछे फ्रैक्सिनस का हाथ होता है। रियोको गुस्से में ओरिगामी को हुक्म देती है कि वो ऊपर से नजर रखे और देखे कि कोई और अल्टरनेट रूट मिल सकता है या नहीं। ओरिगामी ऊपर जाकर देखती है और एक साइड रोड नोटिस करती है जो मेन रोड से जुड़ता है। ये सुनते ही रियोको फौरन अपनी टीम को वहां मार्च करने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ टोहोका और उसका ग्रुप एक सड़क पर चल रहा होता है। जब शिडो को एक स्टॉल के पीछे कोई शक्ल पहचान में आती है तो वो पास जाकर देखता है तो उसे अपनी छोटी बहन कोटोरी मिलती है। हैरान शिडो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। कोटोरी शांत टोन में कहती है कि वो बस ये देख रही थी कि शिडो अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं, लेकिन शिडो फौरन समझ जाता है कि असल में कोटोरी सिर्फ उनके साथ आउटिंग पर आना चाहती थी। कोटोरी के इनकार करने के बावजूद शिडो उसे कह देता है कि अगर वो चाहे तो उनके साथ हॉट स्प्रिंग्स आ सकती है। ये सुनकर कोटोरी खनुशी हाँ कर देती है लेकिन उसी वक्त उसे फ्रैक्सिनस से एक अर्जेंट अलर्ट मिलता है। वो फौरन सीरियस हो जाती है और शिडो को कहती है कि वो सब लोग आगे चलें, वो बाद में आएगी। इधर रियोको और उसकी स्क्वाड साइड रोड पर पहुंचकर फिर से एक डेड एंड पर रुक जाती है। रियोको एक एक्सप्लोसिव निकालकर ब्लॉकेड उड़ा देती है। इस धमाके को कोटोरी और उसकी क्रू डिटेक्ट कर लेते हैं और कोटोरी तुरंत अपनी टीम को कमांड देती है कि किसी भी कीमत पर एएसटी को रोक दिया जाए। फ्रैक्सिनस के ऑपरेटर्स फिर एक मिसाइल लॉन्च करते हैं जो एएसटी के ऊपर गिरकर फट जाती है और एक्सप्लोजन के साथ ही उनमें से कुछ मेंबर्स
मेंबर्स स्पेशली डिजाइन ट्रैप्स में फंस जाते हैं। एएसटी स्क्वाड के मेंबर्स नॉन लीथल ट्रैप्स का शिकार हो जाते हैं। ये फैरेक्सिनस की तरफ से सब डिप्लॉय किए गए होते हैं और रियो को फौरन अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर देती है कि वो सप्रेशन अटैक शुरू करे और फौरन एंगेज हो जाए। पर ये सब देखकर रियोको का सब्र टूट जाता है क्योंकि वो खुद अपना काउंटर अटैक करती है और ज्यादातर ट्रैप्स उड़ा देती है। ये सब देखकर कोटोरी जो फैरेक्सिनस से ये सब लाइव देख रही होती है बहुत इरिटेट हो जाती है। इधर शिडो और उसका ग्रुप आराम से हॉट स्प्रिंग्स की तरफ जा रहे होते हैं जब शिडो की नजर एक मिसाइल पर पड़ती है जो सीधा उनके पास गिरकर एक्सप्लोड होती है। एक्सप्लोजन की वजह से योशिनोन हवा में उछलकर दूर चली जाती है जिससे योशिनो बहुत उदास होकर रो पड़ती है। उसकी इमोशनल हालत के चलते आसपास का एरिया बारिश और बर्फ में तब्दील हो जाता है। शिडो उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन रेने उसे याद दिलाती है कि सिर्फ योशिनोन से मिलने पर ही योशिनो पूरी तरह शांत हो पाएगी। शिडो योशिनो को यकीन दिलाता है कि वो योशिनोन को वापस लाएगा और दोनों फिर से मिलेंगे। ये कहकर वो योशिनोन को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ फैरेक्सिनस के ब्रिज पर मिकीमोटो पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। कोटोरी पूछती है कि क्या एएसटी ने अपना टेरिटरी एक्टिवेट कर लिया है तो नाकात्सुकावा कहता है नहीं, अभी तक नहीं। इस पर कोटोरी अपनी क्रू को इजाजत देती है कि वो डिस्ट्रॉय मोड यूज करे। कमांड मिलते ही क्रू सब ट्रैप्स को एक साथ एक्टिवेट करके एएसटी पर गोलाबारी शुरू कर देती है। कुछ स्क्वाड मेंबर्स ट्रैप्स में कैप्चर हो जाते हैं लेकिन रियो को उन्हें तुरंत आजाद करवा लेती है। इस सब अफरा-तफरी के बीच रियो को खुद से पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है। पूरे दिन के टेंशन और परेशानी को याद करते हुए वो पूरी तरह अपना होश खो देती है। गुस्से और स्ट्रेस के साथ रियो को चीखकर अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर देती है कि अपना पूरा फायर पावर यूज करो, एक पल के लिए भी मत रुको। और इसके साथ ही वो बिल्कुल अपना होश खो बैठती है। दूर से ही शिडो पूरे मेहम को देखता है और हर तरफ धमाके, गोलाबारी और केओस मचा होता है जो रियो ने खुद पैदा किया था। इस सब के बीच भी शिडो योशिनोन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद वो फाइनली योशिनोन को देख लेता है लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखता है एक जायंट बॉम्ब उसकी तरफ नीचे गिरता नजर आता है। फैरेक्सिनस पर बैठी कोटोरी ये सब देखकर फौरन चीखती है, अटैक रोको, अभी के अभी रोको। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ओरिगामी अपनी पोजीशन से देख लेती है कि शिडो उस धमाके के बिल्कुल नीचे है और फिर एक जोर का ब्लास्ट होता है। इस एक्सप्लोजन की वजह से फैरेक्सिनस की ट्रांसमिशन भी कट हो जाती है। जमीन पर शिडो खुशकिस्मती से बच जाता है क्योंकि टोहोका ने लास्ट मोमेंट पर उन दोनों के इर्द गिर्द एक बैरियर बना दिया था। जब धूल और धुआं शांत होता है तो शील्ड के बाहर रियोको के 3 ट्रूप्स टोहोका को देख लेते हैं। ये देखकर ओरिगामी फौरन अटैक करने के लिए मूव करती है ताकि जैसे ही बैरियर खत्म हो वो उन्हें मार सके। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही शील्ड की और उसके साथ शिडो और टोहोका की दोनों उसकी नजर से गायब हो जाते हैं। ये देखकर वो 3 सोल्जर्स हैरान होकर एक दूसरे से कहते हैं ये सब आज जो हुआ क्या ये सब स्पिरिट्स की वजह से था। कुछ वक्त बाद रियोको खुशी से चिल्लाती है कि अब उसका सारा स्ट्रेस खत्म हो गया है और वो एक बड़े रैकेज के ऊपर खड़ी होती है जबकि उसके थके हुए सोल्जर्स उसके पीछे गिरा पड़ते हैं। इधर शिडो का ग्रुप फाइनली हॉट स्प्रिंग्स पहुंच जाता है लेकिन जैसे ही वो आराम करने के लिए बैठते हैं योशिनोन का सिर अलग होकर सीधा पानी में गिर जाता है। ये देखकर योशिनो चीख पड़ती है और पूरी तरह घबरा जाती है। उसी वक्त रियोको और उसकी स्क्वाड भी वहां पहुंच जाती है और जैसे ही वो रिलैक्स करने बैठते हैं हॉट स्प्रिंग का पानी बर्फ बन जाता है। सब कुछ फ्रीज हो जाता है क्योंकि योशिनो के इमोशंस फिर से कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। जब हॉट स्प्रिंग्स कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल के लायक नहीं रहता तो तभी कोटोरी को अचानक कन्नाजुकी का कॉल आता है। वो रिपोर्ट करता है कि अपनी पनिशमेंट के दौरान जब वो जमीन में टनल खोद रहा था तो उसने गलती से एक नया हॉट स्प्रिंग ढूंढ लिया। कुछ देर बाद शिडो, टोहोका, योशिनोन और कोटोरी सब मिलकर उस नई जगह पर आराम से बैठकर कन्नाजुकी के खोदे हुए हॉट स्प्रिंग का मजा ले रहे होते हैं। गर्म पानी से निकलती हल्की सी धुआं, शांत माहौल और सबके चेहरे पर सुकून होता है। और फिर कोटोरी मुस्कुराकर शिडो से कहती है थोड़ा आराम कर लो किशुमदार रे, क्योंकि जल्द ही मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम होगा। इस पर शिडो हल्की सी थकी हुई आवाज में सार्कास्टिकली जवाब देता है आह क्या कमाल का दिन है कोटोरी, बस यही बाकी था। सबके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओरिगामी एक जवान लड़की के सामने खड़ी होती है। वो लड़की नीले और सफेद सीआर यूनिट पहनी होती है। ओरिगामी के बाकी साथी पहले ही हारकर गिर चुके होते हैं इसलिए वो अकेली उस लड़की से लड़ने का फैसला करती है। लड़ाई के दौरान ओरिगामी उसके पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन उस लड़की का टेरिटरी एक्टिव हो जाता है और उसका अटैक बेकार चला जाता है। उसी वक्त एक औरत की आवाज सुनाई देती है बस वक्त खत्म हो गया है। और ये सब एक ट्रेनिंग सिमुलेशन निकलता है। रियोको हैरान होती है कि कैसे वो लड़की अकेले ही उसके 10 ट्रेन ट्रूप्स का सामना करती है। फिर वो थोड़ा मुस्कुराकर कहती है खैर मुझे हैरानी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि उसने एक स्पिरिट को मार गिराया था। कुछ देर बाद रियोको अपनी पूरी स्क्वाड के सामने उस लड़की को बुलाती है और कहती है सब लोग ध्यान दो, साइस्ता है, ये है हमारी नई मेंबर, अपना इंट्रोडक्शन कराओ। और वो लड़की आगे बढ़कर खामोशी से अपना इंट्रोडक्शन देती है मैं हूँ मना ताकामिया, 2nd लेफ्टिनेंट विजार्ड यूनिट से। उसके बोलते ही रियोको दोनों मना और ओरिगामी तथा के सर पर जोर से चटाक मार देती है और गुस्से में कहती है तुम दोनों को ट्रेनिंग के दौरान पूरा इक्विपमेंट उड़ा देने की क्या जरूरत थी। दोनों एक साथ सीधे होकर माफी मांगती है मैम सॉरी। रियोको गहरी सांस लेकर कहती है अगली बार ऐसा मत करना, समझी। फिर वो मना की तरफ देकर बोलती है चलो अब हम अपने पहले एनकाउंटर के डेटा का रिव्यू करते हैं जो स्पिरिट हर्मिट के साथ हुई। मना सिर हिलाकर कह देती है जी अंडरस्टूड। रियोको उसे बैठने का इशारा करती है और वो दोनों मिलकर वीडियो फीड देखने लगती है। जब स्क्रीन पर योशिनो के साथ उनका पुराना बैटल चल रहा होता है तो मना और ओरिगामी आपस में हल्की सी बातचीत करती है। ओरिगामी थोड़ा सा मुस्कुराकर कहती है सब लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं क्योंकि तुमने एक स्पिरिट को मार गिराया था, कैसे किया तुमने ये। मना उसे बताती है कि वो स्पिरिट सब जैसे नहीं थी, मुझे उसका सामना कई बार करना पड़ा, हर बार वो वापस आ जाती थी। ओरिगामी उसे घूर कर देखती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। इसी दौरान वीडियो फीड में शिडो नजर आता है। उसे देखकर मना कहती है भाई ये
सुनकर ओरिगामी एकदम चौंक जाती है और उसको कहती है कि शिडो तुम्हारा भाई है क्या। और कुछ देर बाद ओरिगामी मना से पूछती है कि वो शिडो की दूसरी छोटी बहन कैसे हो सकती है, और मना भी पूछती है कि क्या वो शिडो की दोस्त है, जिससे सुनकर ओरिगामी फौरन कह देती है कि वो दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। ये बात सुनकर मना हैरान हो जाती है। इसी दौरान स्कूल में तमाए ओकामी ने अपनी क्लास को बताती है कि उनके साथ एक नई स्टूडेंट शामिल होने वाली है। वो फिर उस नई स्टूडेंट को अंदर आकर अपना इंट्रोडक्शन करवाने को कहती है। नई स्टूडेंट अपना नाम बताती है कुरुमी तोकिसाकी और फौरन ये अनाउंसमेंट करती है कि वो एक स्पिरिट है, जिससे शिडो, ओरिगामी और टोहोका सब चौंक जाते हैं। फिर जब तमाए कुरुमी से कहती है कि वो अपनी सीट चुन ले, तो कुरुमी क्लास से एक गुजारिश करती है कि क्या कोई उसे स्कूल विजिट करवा सकता है, क्योंकि वो यहाँ नई है। तोनोमाची फौरन हाथ उठाता है वॉलंटियर करने के लिए, लेकिन कुरुमी उसे मना कर देती है। फिर वो सीधा शिडो की तरफ चलकर जाती है और कहती है कि क्या वो उसे क्लास के बाद स्कूल विजिट करवा सकता है, जिससे शिडो मजबूरन हाँ कह देता है। दूसरी तरफ तेंगू कैंप मिलिट्री बेस पर ryuko और उसके साथी कॉलीग्स को रिपोर्ट मिलती है कि एक स्पिरिट ने हाल ही में राइजन हाई में ट्रांसफर लिया है। मना बताती है कि ये स्पिरिट सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसने अकेले ही 10,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है और स्पेस क्वेक मौतें मिलाकर ये तादाद और भी बढ़ जाती है। जब स्पिरिट का एनालिसिस पूरा होता है तो ये मालूम पड़ता है कि इस स्पिरिट का कोड नेम है। कोटोरी शिडो को कंफर्म करती है कि कुरुमी वाकई एक स्पिरिट है और उससे कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करे ताकि कुरुमी उसके लिए फीलिंग्स डेवलप करे। और थोड़ी देर बाद कुरुमी शिडो को कॉल करती है और पूछती है कि क्या वो उसे स्कूल घुमाने के लिए तैयार है। दोनों क्लासरूम से निकल जाते हैं, जबकि टोहोका और ओरिगामी चुके से उन्हें देख रही होती है। फराक्सिनस के अंदर कोटोरी और कन्नाजुकी अपने मेन मॉनिटर पर शिडो और कुरुमी की एक्टिविटी देख रहे होते हैं। कुरुमी शिडो से पूछती है कि वो सबसे पहले कहां चलें, जिस पर फराक्सिनस की क्रू के सामने 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं: द रूफ, द नर्सेस ऑफिस, द कैफेटेरिया। और वोटिंग के बाद ऑप्शन नंबर 1 रूफ ज्यादा वोट्स लेता है, लेकिन कोटोरी पूछती है कि नंबर 3 कैफेटेरिया किसने चुना। रे ने बताती है कि ये उसका वोट था। जब कोटोरी पूछती है कि क्यों, रे ने अपना रीजन समझाती है, जिससे कोटोरी सहमत हो जाती है और शिडो को कह देती है कि वो कुरुमी को स्कूल कैफेटेरिया ले जाए। क्लासरूम से टोहोका और ओरिगामी दोनों उन्हें देख रही होती है। टोहोका सोचती है कि कुरुमी का शिडो के साथ क्या इरादा है, जबकि ओरिगामी कहती है कि कोई भी मेरे और शिडो के बीच नहीं आ सकता। स्कूल कैफेटेरिया में शिडो कुरुमी को लंच मेन्यू दिखाता है और उसे समझाता है, और कुरुमी उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लगती है, जिससे कोटोरी फौरन कह देती है कि अगर शिडो उस पर फायदा हो गया तो ये उनके लिए बुरी बात होगी। थोड़ी देर बाद शिडो और कुरुमी आगे बढ़ते हैं और फ्रैक्सिनस की क्रू के लिए एक नया डिसीजन पैनल खुल जाता है। कन्नाजुकी तीसरा ऑप्शन चुनता है, जिसमें लिखा होता है कि कुरुमी अपनी पैंटी रिवील करे, जिस पर कोटोरी फौरन कन्नाजुकी को फिर से बाहर निकालने का हुक्म देती है। कोटोरी हैरान होती है कि ऐसा परवर्टेड ऑप्शन सिस्टम में कैसे आया, लेकिन उसके बोलते ही शिडो गलती से वही बात कुरुमी के सामने बोल देता है। कोटोरी फौरन उससे कहती है कि ये उसका इंस्ट्रक्शन नहीं था। फिर शिडो टॉपिक को चेंज करते हुए कुरुमी से उसके स्पिरिट होने के बारे में पूछना था, लेकिन कुरुमी मुस्कुराते हुए शिडो से पूछती है कि क्या तुम देखना चाहोगे। शिडो हैरान हो जाता है। फिर कुरुमी उसे कहती है कि अगर तुम एग्री हो तो मुझे कोई मसला नहीं, और फिर वो सीढ़ियां चढ़ने लगती है और धीरे धीरे वो अपना स्कर्ट उठाना शुरू करती है, लेकिन शिडो फौरन उसे रोक देता है और पूछता है कि उसने पहले जो कहा अपने स्पिरिट होने के बारे में उसका क्या मतलब था। कुरुमी फिर शिडो को बताती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है और उसे दूसरी स्पिरिट्स के लिंक्स के बारे में भी मालूम है। ये बात कोटोरी और रेने दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। शिडो पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला, लेकिन कुरुमी सिर्फ इतना कहती है कि ये अभी मेरा राज है। उसके बाद वो कहती है कि जब से उसने पहली बार शिडो के बारे में सुना है, तब से ही उसकी नजर उस पर है और वो काफी अरसे से ये चाहती थी कि कभी उसे अकेला मिल सके। फिर कुरुमी शिडो के हाथ अपने हाथों में ले लेती है और कहती है कि क्या वो उसके लिए एक छोटी सी मदद कर सकता है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही टोहोका और ओरिगामी एक लॉकर से गिरते हुए सामने आ जाती हैं, जिससे शिडो चौंक जाता है और कुरुमी मुस्कुराने लगती है। जब शिडो पूछता है कि वो दोनों वहां क्या कर रही थी, तो टोहोका कहती है कि वो सिर्फ उसे ढूंढ रही थी, जबकि ओरिगामी फौरन बोल पड़ती है कि स्कूल में हाथ पकड़ना मना है और कुरुमी को हुक्म दे देती है कि वो शिडो का हाथ छोड़ दे। कुरुमी हंसकर कहती है कि मुझे तो बस थोड़ा एनीमिया हो गया था और शिडो सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। ये सुनकर ओरिगामी भी ड्रामा करती है जैसे उसे भी वही बीमारी हो गई हो, ताकि शिडो का ध्यान उस पर आए। टोहोका दोनों पर हंसकर मजाक उड़ाती है, लेकिन फिर वो भी वही करती है और कहती है कि उसे भी वही बीमारी है, लेकिन वो एनीमिया का प्रोनाउंसिएशन गलत बोल देती है। कुछ देर बाद स्कूल खत्म होने पर कुरुमी शिडो और टोहोका का शुक्रिया अदा करती है स्कूल घुमाने के लिए, लेकिन धीरे से शिडो के कान के पास आकर कहती है कि अगली बार मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हम दोनों अकेले हों। फिर वो दोनों को अलविदा कहकर चली जाती है। शिडो फिर टोहोका से पूछता है कि ओरिगामी कहाँ गई, तो टोहोका कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन शायद वो अकेले घर चली गई है। कुरुमी खुशी खुशी घर जा रही होती है और तब अचानक वो एक आदमी से टकरा जाती है और फौरन माफी मांगती है। करीब की एक गली से 2 और आदमी निकलते हैं और पहला आदमी कहता है कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, अब उसे कुछ और करना होगा, तभी वो उसे जाने देंगे। कुरुमी फौरन समझ जाती है कि ये तीनों उसके साथ कुछ गलत करने का इरादा कर रही हैं, लेकिन वो मुस्कुराते हुए अपना एक खुद का खेल शुरू करती है। वो उन्हें अपने साथ की एक गली में ले जाती है और कुछ ही देर बाद तीनों के चीखने की आवाज सुनाई देती है। फिर उसी गली में कुरुमी खून से भरी जमीन के बीच खड़ी होती है और एक सैडिस्टिक मुस्कान के साथ उन तीनों का खाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। उस वक्त अचानक माना उसके सामने आ जाती है और उसे चैलेंज करती है। इसी दौरान शिडो और टोहोका ग्रोसरी शॉपिंग खत्म करके घर जा रहे होते हैं और रास्ते में टोहोका कहती है कि कुछ टेस्टी खाते हैं और कोटोरी भी इस बात से सहमत होती है। तभी रास्ते में उन दोनों के सामने माना आ जाती है, जो उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। शिदो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या टोहोका उसे जानती है, लेकिन टोहोका मना करती है। अचानक माना शिदो की तरफ भागकर आती है और उसे गले लगाकर कहती है भैया। ये सुनकर शिदो, टोहोका और कोटोरी तीनों एक साथ चुप हो जाते हैं और
शिदो और तोहका माना को इत्सुका हाउस ले जाते जहां वो माना पहली बार कोटोरी से मिलती है। जब शिदो, कोटोरी और माना एक साथ बैठे होते हैं तो योशिनोन मजाक में कहता है कि शिदो और माना तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। माना मुस्कुराकर कहती है कि इसमें हैरानी की क्या बात है, आखिर हम रिश्तेदार जो हैं। शिदो नरमी से कहता है कि उसे माना याद नहीं, जिस पर माना जवाब देती है कि उसे भी अपना पुराना गुजरा हुआ वक्त याद नहीं, बस कुछ साल पहले की बातें याद हैं। शिदो फिर पूछता है कि क्या उसे उनकी माँ भी याद नहीं, तो माना कहती है कि नहीं। जब कोटोरी पूछती है कि उसे कैसे यकीन हुआ कि वो दोनों वकाई भाई बहन हैं, तो माना एक लॉकेट निकालती है जिसमें बचपन में शिदो और उसकी तस्वीर होती है। ये देखकर शिदो हैरान रह जाता है और कोटोरी को यकीन ही नहीं होता कि ये सब सच है। माना बताती है कि जब शिदो कहीं चला गया था तो वो बहुत उदास हो गई थी और रोज उसके लिए परेशान रहती थी। खुशी से भरकर माना शिदो को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसी वक्त कोटोरी उसे लात मारकर दूर कर देती है। शिदो और माना दोनों एक साथ पूछते हैं कि कोटोरी ने ऐसा क्यों किया, तो कोटोरी कहती है कि शिदो मेरा बड़ा भाई भी है और मैं नहीं चाहती कोई मुझे उससे अलग करे। माना शांत होकर कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर कहती है कि मैं तो शिदो की असली छोटी बहन हूँ, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कोटोरी और माना दोनों शिदो से पूछती है कि उसके हिसाब से कौन छोटी बहन है। शिदो फौरन बात टाल देता है और बदले में माना से पूछता है कि क्या वो अकेली रहती है। माना जवाब देती है कि वो उन लोगों के साथ रहती है जिनके साथ वो काम करती है, और ये कहकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह स्कूल में तामाए अटेंडेंस चेक कर रही होती है। जब वो कुरुमी का नाम लेती है तो कोई जवाब नहीं आता। तोहका कहती है कि शायद वो लेट आएगी, लेकिन अचानक ओरिगामी बोलती है कि कुरुमी अब उनके स्कूल नहीं आएगी। तामाए बात आगे बढ़ाने ही लगती है कि कुरुमी क्लास में आ जाती है और लेट आने के लिए माफी मांगती है। शिदो फौरन देखता है कि ओरिगामी कुरुमी को देख के अजीब सा रिएक्शन देती है। उस वक्त शिदो के फोन पर कोटोरी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो लंच के वक्त फिजिक्स प्रिपरेशन रूम में उससे मिले। लंच के वक्त शिदो फिजिक्स रूम में जाता है और पूछता है कि कोटोरी ने उसे क्यों बुलाया। तब रे ने उसे कल का सर्वेलेंस फुटेज दिखाती है। वीडियो में शिदो देखता है कि माना कुरुमी का सामना कर रही है और पास ही ओरिगामी और एएसटी भी मौजूद हैं। वीडियो में माना अपना सीआर यूनिट एक्टिवेट करती है और कुरुमी अपना एस्ट्रल ड्रेस पहनती है, जिसे देखकर शिदो शॉक्ड हो जाता है। ये देखने पर पता चलता है कि माना तेज धमाके के साथ कुरुमी पर अटैक करती है, जिससे कुरुमी जख्मी हो जाती है। जब वो दोबारा उठकर लड़ने की कोशिश करती है तो माना उसे फिर से गोली मार देती है। इस दफा उसे बहुत चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद माना कुरुमी के पास जाकर उसका सर अलग कर देती है। ये देखकर शिदो गुस्से में आ जाता है। रे ने शांत आवाज में कहती है कि कुरुमी को कल माना और एएसटी ने मार दिया था और कुरुमी अब जिंदा नहीं होनी चाहिए। शिदो हैरानी से कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, वो तो अभी हमारी क्लास में थी। सबके चेहरों पर सवाल और कंफ्यूजन छा जाता है कि कुरुमी अब भी जिंदा कैसे है। इसी दौरान ओरिगामी अकेली स्कूल के रूफटॉप के पास कुरुमी का सामना करती है और ठंडी आवाज में कहती है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। कुरुमी हल्का सा मुस्कुराती है और ओरिगामी को अपनी परछाइयों से बांध लेती है। फिर वो ओरिगामी से कहती है कि माना और एएसटी ने कल मुझे काफी आसानी से संभाल लिया था, लेकिन मैं अभी मारी नहीं हूँ। ओरिगामी गुस्से से पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। कुरुमी उससे कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ शिदो के लिए आई हूँ। कुरुमी ओरिगामी के पास जाकर उसे कहती है कि शिदो के पास भी मत आना, लेकिन कुरुमी हंसकर उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शिदो सिर्फ मेरा हो, सिर्फ मेरा। फिर क्लास के बाद शिदो कुरुमी के पास जाता है और उसे एक डेट पर चलने का कहता है, जिसे कुरुमी खुशी से मान जाती है। फिर जाते हुए शिदो के जहन में वो बात वापस घूम जाती है जो उसने कोटोरी और रेने के साथ कुरुमी के बारे में की थी। कुछ वक्त पहले कोटोरी और रेने ने शिदो को बताया था कि एएसटी ने कल कुरुमी को ढूंढकर मार दिया था, लेकिन शिदो ने उन्हें बताया कि कुरुमी तो आज क्लास में आई थी, जिससे तीनों सोच में पड़ गए कि वो मौत से बच कैसे गई। शिदो इस बात को सोचता है और अपने आप से कहता है कि वो कुरुमी को जाने नहीं दे सका। इसी वक्त ओरिगामी पीछे से आकर उससे पूछती है कि उसका मतलब क्या है, क्योंकि उसने उसकी बात सुन ली थी। ओरिगामी उसे सीधा जवाब मांगती है, लेकिन शिदो बिना कुछ बताए चला जाता है और ओरिगामी के जहन में उसका कुरुमी के साथ पहले का सामना याद आ जाता है। और जब कुरुमी ने उसे अपनी परछाइयों से बांध लिया था, उस वक्त कुरुमी ने सोचा था कि क्या वो ओरिगामी को खत्म कर दे, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, पहले शिदो का काम खत्म होने दो, फिर तुम्हारी बारी। फिर वो ओरिगामी को छोड़ देती है और एक पल में गायब हो जाती है। अगला सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के बाद शिदो और तोहका ग्रोसरी लेकर घर जा रहे होते हैं। शिदो तोहका से माफी मांगता है कि वो लंच के वक्त उसके साथ नहीं था और पूछता है कि क्या उसने कुछ खाया है। तोहका उदास होकर कहती है कि हाँ, खा लिया था। एक फ्लैशबैक में लंच के वक्त तोहका अपना बेंटो बॉक्स बिल्कुल भी नहीं छूती, जबकि उसे बहुत भूख लगी होती है। शिदो का इंतजार करते हुए वो सोचती रहती है कि वो कहाँ रह गया और धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी माई और मी क्लासरूम में आती हैं। उनके हाथ में 2 टिकट्स होती हैं। तीनों तोहका को देखकर पूछती हैं कि उसने अब तक लंच क्यों नहीं किया और वो समझ जाती है कि वो उदास है। वो उसके पास बैठकर पूछती है कि क्या हुआ। तोहका रोने लगती है और कहती है कि वो अभी भी शिदो का इंतजार कर रही है और ये भी कहती है कि आज दोनों ने ज्यादा बात भी नहीं की। पर माई और मी उसे तसल्ली देती हैं और तीनों मिलकर कहती हैं कि ये सब शिदो की गलती है। तोहका उनको कहती है कि नहीं, शिदो ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुस्कुराकर कहती है कि हमें पता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ देर बाद शिदो और तोहका वापस इत्सुका हाउस पहुंचते हैं। शिदो सीधा किचन की तरफ जाता है ताकि डिनर तैयार कर सके, लेकिन उसी वक्त तोहका चुपके से दरवाजा लॉक करती है और पर्दे बंद कर देती है, जैसे कुछ राज छुपा रही हो। शिदो तोहका को आवाज लगाता है और कहता है कि तोहका, क्या तुम पहले घर जाना चाहती हो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो फिर से पूछता है, लेकिन इस दफा भी तोहका चुप रहती है। अचानक तोहका अपनी यूनिफॉर्म के बटन्स खोलती है और शिदो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोफे पे गिर पड़ता है और पूछता है, तोहका ये तुम क्या कर रही हो। तब तोहका एक छोटी सी चिट्ठी निकालती है जिसमें लिखा होता है उसका नेक्स्ट स्टेप, और फिर तोहका उन टिकट्स को अपनी क्लीवेज के बीच रख लेती है और मासूमियत भरी आवाज में कहती है, शिदो, क्या तुम कल मेरे साथ डेट पर
चलोगे? शिडो अभी भी हैरानी से तोहका को देख रहा होता है और हाँ कह देता है और टिकट ले लेता है। इस पर तोहका खुशी से झूम उठती है और उससे कहती है तो फिर कल 10 बजे टेंगू स्टेशन पर मिलना। ये कह कहकर तोहका वहां से चली जाती है। शिडो तोहका की छोड़ा पेपर उठाता है और उस पर लिखे इंस्ट्रक्शंस पढ़कर सोच में चला जाता है, पर तभी उसके फोन पर ओरिगामी का कॉल आता है। ओरिगामी उसे डेट पे बुलाती है, लेकिन शिडो बोलने ही वाला होता है कि उस दिन वो बिजी है, पर ओरिगामी उसकी बात सुने बिना ही कॉल काट देती है और अब शिडो तीसरी डेट में फंस जाता है कुरुमी, तोहका और ओरिगामी के साथ एक ही दिन। अगली सुबह टेंगू स्टेशन पर शिडो तोहका का इंतजार कर रहा होता है। इसी वक्त कोटोरी उसे स्कोल्ड करती है कि तुमने 3 अलग डेट्स कैसे मैनेज कर ली। शिडो गुस्से में कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तोहका और ओरिगामी दोनों को कैंसिल मत करना। कोटोरी समझाती है कि अगर शिडो तोहका से अपना वादा तोड़ता है तो उसका हैप्पीनेस मीटर फौरन नीचे गिर जाएगा और अगर उसने ओरिगामी को कैंसिल किया तो एएसटी उस पर शक करने लगेगी। फिर कोटोरी उसे तसल्ली देती है कि फ्रैक्सिनस तुम्हारे पीछे है, हम पूरा दिन तुम्हारी मदद करेंगे। काफी देर बाद तोहका डेट पर पहुंचती है, एक बहुत प्यारा सा आउटफिट पहने हुए जो रेने ने उसके लिए सिलेक्ट किया होता है। शिडो उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तोहका शर्माते हुए कहती है चलो अब देर हो रही है और शिडो उसके पीछे चल पड़ता है और उससे पूछता है कि तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं। जब वो दोनों निकलते हैं तो फ्रैक्सिनस की क्रू देखती है कि ओरिगामी भी स्टेशन पे पहुंच गई है और रास्ते में तोहका शिडो से पूछती है एक्वेरियम क्या होता है। शिडो समझाता है कि ये एक जगह होती है जहाँ समुद्र के अलग अलग मछलियां दिखाई जाती हैं, लेकिन तोहका फौरन कहती है तो मतलब खाने के लिए मछलियां हैं। शिडो हंसकर कहता है नहीं तोहका, वो सिर्फ देखने के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। जैसे ही शिडो और तोहका एक्वेरियम पहुंचते हैं उसी वक्त कुरुमी स्टेशन पर अपीयर होती है और जिसे देखकर कोटोरी थोड़ा हैरान होती है और रिमार्क करती है। एक्वेरियम के अंदर तोहका समुद्र के अजीबोगरीब क्रीचर्स देखकर बिल्कुल हैरान और एक्साइटेड हो जाती है। वो शिडो का हाथ पकड़कर कहती है चलो शिडो आगे और भी मछलियां दिखते हैं। तभी कोटोरी का कॉल आता है जो कहती है कि शिडो अब तुम्हें कुरुमी से मिलना है, फ्रैक्सिनस तुम्हें पिक करेगा। शिडो फौरन पेट दर्द होने का बहाना करता है और तोहका से माफी मांगकर एक्सक्यूज ले लेता है। बाहर जाके वो एक सुनसान जगह ढूंढता है जहाँ से फ्रैक्सिनस उसे टेलीपोर्ट करके स्टेशन के पास भेज देता है। शिडो वहाँ जल्दी से कुरुमी से मिलता है और कहता है कि माफ करना मैं थोड़ा लेट हो गया। कुरुमी मुस्कुराकर पूछती है तो हम पहले कहाँ चलें। अब फ्रैक्सिनस की क्रू के सामने 3 ऑप्शंस होते हैं, 1 शॉपिंग मॉल घूमना, 2 रोमांटिक मूवी देखना, 3 लिंजरी शॉप जाना। क्रू वोट करती है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों को बराबर वोट्स मिलते हैं। कोटोरी कहती है कि दोनों बुरे 2 ऑप्शंस नहीं है, लेकिन कन्नाजुकी बोलता है कि ये दोनों जगह एक्वेरियम और स्टेशन के आसपास ही हैं, इसलिए तोहका या ओरिगामी से टकराने का चांस कम है, तो लिंजरी शॉप बेस्ट ऑप्शन होगी। फिर कोटोरी थोड़ा डाउटफुल होती है और कोटोरी स्मर्क करती है और फाइनल कॉल करती है लिंजरी शॉप। शिडो फोन पर शॉक में चिल्लाता है क्या लिंजरी। वो गलती से ये बात जोर से बोल देता है और कुरुमी हंसकर कहती है अगर तुम चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। फिर दोनों स्टेशन के पास एक लिंजरी शॉप ढूंढकर अंदर चले जाते हैं। कुरुमी वहाँ के फैशन ब्रांड्स देखकर बहुत खुश होती है और कुछ सेट्स चुनने लगती है। फिर वो शिडो से पूछती है बताओ ना इनमें से कौन सा मुझे सूट करेगा। फ्रैक्सिनस के लिए एक नया डिसीजन राउंड शुरू हो जाता है जब फ्रैक्सिनस क्रू अपना फाइनल चॉइस करती है और कोटोरी शिडो को इंस्ट्रक्शन देती है ऑप्शन 3 लो और वो कुरुमी को एक और लिंजरी पीस दिखाता है जो पहले 2 से ज्यादा रिवीलिंग और बोल्ड होता है। कुरुमी थोड़ा मुस्कुराकर पूछती है तुम्हें लगता है मैं इसमें ज्यादा अच्छी लगूंगी। शिडो शॉक होकर कहता है नहीं मेरा मतलब मुझे लगा तुम इसमें बहुत अच्छी लगोगी। कुरुमी उसकी तारीफ से खुश होकर वो आउटफिट उठाती है और चेंजिंग रूम के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद चेंजिंग रूम का कर्टन खुलता है और कुरुमी नई लिंजरी में सामने आती है और पूछती है माँ कैसी लग रही हूँ मैं। शिडो को जवाब देने का मौका भी नहीं मिलता कि आई माई ऑर्मी वहाँ अपीयर होती है और पूछती है शिडो तुम कुरुमी के साथ यहाँ क्या कर रहे हो। उसी वक्त कोटोरी का अर्जेंट कॉल आता है शिडो तुम्हें तुरंत वहाँ से निकलना होगा क्योंकि ओरिगामी तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन ध्यान रहे कुरुमी को बिना कॉम्प्लीमेंट किए मत जाना। शिडो फिर से पेट दर्द होने का ड्रामा करता है और जल्दी से कुरुमी की तारीफ करता है क्यों तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और तुरंत वहाँ से भाग निकलता है जबकि आई माई और मी उसके पीछे भागती है। इसी दौरान टेंगू मिलिट्री बेस पर माना को कुछ साइंटिस्ट उसके वायरिंग सूट पर काम करते हुए ट्रीट कर रहे होते हैं और वहाँ शिडो वो किसी तरह उन तीनों से छुटकारा पाता है और स्टेशन पर ओरिगामी से मिलता है, लेकिन फिर भी देर होने पर माफी मांगता है। शिडो फिर ओरिगामी से पूछता है कि हम कहाँ चलें और ओरिगामी कहती है कि वो दोनों एक मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन हम दोनों पहले एक रेस्टोरेंट पर रुककर लंच करेंगे। शिडो ओरिगामी से पूछता है कि उसने अचानक से उसे डेट पर क्यों बुलाया, तो ओरिगामी जवाब देती है कि उसने सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शिडो अकेला रहे। फिर वो कहती है कि मूवी के बाद वो उसके घर आए, तो शिडो पूछता है क्यों। ओरिगामी कहती है कि उसे कुछ वक्त के लिए उसके घर रुक जाना चाहिए। अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि कोटोरी को उसकी टीम इन्फॉर्म करती है कि तोहका अब एक्वेरियम छोड़कर शिडो को ढूंढने निकल गई है। वही शिडो और ओरिगामी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। शिडो बाहर देखता है कि तोहका शिडो को ढूंढ रही है और जिस वजह से वो अपने खाने में लगभग घुट जाता है और ओरिगामी से माफी मांगकर तुरंत बाहर निकलता है। शिडो तोहका के पास जाता है और वो उसे देकर सुकून महसूस करती है, लेकिन उसका पेट गरजता है, मतलब अब वो भूखी है। शिडो उससे कहता है कि चलो साथ में लंच कर लेते हैं और तोहका खुशी से मान जाती है। जब वो दोनों सुशी रेस्तरां में खा रहे होते हैं, कुरुमी बाहर लिंजरी स्टोर के सामने शिडो के वापस आने का इंतजार कर रही होती है। फिर शिडो और तोहका के डेट के दौरान शिडो झूठ मूठ का पेट दर्द होने का बहाना करता है और तुरंत कुरुमी के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। शिडो हैरान होता है जब कुरुमी उसे बताती है कि उसने वो लिंजरी खरीद ली जो उसने पहनी थी और कहती है कि उसने वो सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि शिडो ने उस पर तारीफ की है। जैसे ही ट्रिपल डेट आगे बढ़ती है, शिडो कोशिश करता है कि आई माई और मी उसे ना देख लें। खुशकिस्मती से योशिनो हर मोड़ पर उसकी मदद करती है, लेकिन आखिर में वो थक जाती है और फ्रैक्सिनस वापस टेलीपोर्ट कर दी जाती है जहां रेने उसे उठा लेती है। कुछ देर बाद शिडो फिर से कुरुमी से बाथरूम ब्रेक का बहाना करता है, जिसके बाद कुरुमी थोड़ा निराश होकर कहती है कि शिडो का बार बार भागना
माना उनके डेट का मूड खराब कर रहा है। पर कुरुमी खुद से कहती है कि बहुत जल्द शिदो सिर्फ उसका होगा। और जब कुरुमी एक ड्रिंक लेने जा रही होती है तो उसे पास ही एक छोटी बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। जंगल के एक कोने में कुछ बदमाश लड़के एक छोटी बिल्ली को पैलेट गन से डरा रहे होते हैं। कुरुमी उनके बीच जाकर पूछती है कि क्या वो उनके साथ शामिल हो सकती है। उन लोगों ने हाँ कर दी तो कुरुमी एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि अब हमें अपना निशाना बदलना चाहिए। और अगले सीन में हम दिखाते हैं कि फ्रैक्सिनोस पर एयरशिप का वीडियो फीड अचानक कुरुमी पर से गायब हो जाता है। इसी दौरान जब शिदो को ढूंढते हुए तोहका की मुलाकात ओरिगामी से होती है, वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगती हैं। दोनों कहती हैं कि वो शिदो को ढूंढ रही हैं, जिससे दोनों तरफ उलझन पैदा हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाती हैं क्योंकि दोनों ही दावा करती हैं कि वो शिदो के साथ डेट पर आई हैं। पर उस पल ओरिगामी को एहसास होता है कि शायद शिदो अब अकेला है और वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है, जिसके पीछे तोहका भी तुरंत निकल पड़ती है। और पार्क में शिदो वापस उस जगह आता है जहां कुरुमी बेंच पे बैठी होती है और तभी उसे कोटोरी का कॉल आता है। कोटोरी बताती है कि उन्होंने कुरुमी का ट्रेस खो दिया है, लेकिन कुछ ही देर में फ्रैक्सिनोस की टीम कंफर्म करती है कि कुरुमी अभी भी आसपास ही है और शिदो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। पार्क के अंदर शिदो इधर उधर कुरुमी को ढूंढता है, लेकिन जब वो देखते हैं कि आसपास का एरिया ताजा खून से भरा और शिदो ये सब देखकर घबरा जाता है, जबकि कोटोरी उसे चिल्लाकर कहती है कि खुद को संभाले। डर के मारे जब शिदो घुटनों पर गिरता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है और शिदो सिर उठाता है और देखता है कि कुरुमी उसके सामने खड़ी है और उसकी बाईं आंख में एक सुनहरी घड़ी का नक्शा चमक रहा होता है। कुरुमी एक बदमाश पर बंदूक तान रखती है जो उससे रहम की भीख मांग रहा होता है। कुरुमी उसे डांट कर कहती है कि एक बेचारी को मारने की हिम्मत उसने कैसे की और फिर बिना तरस के उसे मार डालती है। शिदो ये सब देखकर शौक रह जाता है, लेकिन कोटोरी उसे होश में लाती है और कहती है कि तुरंत वहां से निकल जाए। तभी कुरुमी अपनी परछाइयों से काले हाथ बुलाती है जो शिदो के पैरों को जकड़ लेते हैं और उसे भागने से रोक देते हैं। शिदो जोर से कहता है कि उसे छोड़ दो, लेकिन कुरुमी शरारत भरे आवाज में कहती है कि उसने तो चाहा था कि उनकी डेट थोड़ा और लंबा चलेगी। और फिर कुरुमी भी अपनी परछाइयों से निकलते हाथों से शिदो को नीचे दबा देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी पल एक अदृश्य ताकत उसे दूर फेंकर एक पेड़ से टकरा देती है। खुशकिस्मती से उस वक्त शिदो को माना बचा लेती है और शिदो से पूछती है कि क्या वो ठीक है। कुरुमी फिर एक हल्की हंसी के साथ कहती है कि माना ने कितनी बदतमीजी से उनके डेट में दखल दिया है और माना शिदो से कहती है कि वो थोड़ा इंतजार करे जब तक वो कुरुमी से निपट लेती है और तुरंत अपनी हीट सीकिंग लेजर बीम से कुरुमी पर हमला कर देती है। कुरुमी कुछ देर तक बचती रहती है, लेकिन आखिरकार एक बीम उससे लग जाती है और वो गहरी चोट खाकर जमीन पर गिर जाती है। माना कुरुमी के पास चलकर आती है, जबकि शिदो घबराकर उसे कहता है कि उसे मत मारो। गहरी चोट लगने के बावजूद कुरुमी कमजोर आवाज में कहती है कि शिदो वाकई एक अच्छा इंसान है और कुछ देर बाद माना उसे मार देती है। ये सब देखकर शिदो माना से पूछता है कि वो इतनी आसानी से किसी को कैसे मार सकती है और माना उसे कहती है कि उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि एक स्पिरिट को मारा है और यही उसका काम है। और फिर वो उससे कहती है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाए और ये सब मान ले, क्योंकि कुरुमी कभी भी हमेशा के लिए नहीं मरती। ये बात सुनकर शिदो हैरान हो जाता है और माना कहती है कि चाहे कुरुमी को कितनी भी बार मारा जाए या किसी भी तरीके से मारा जाए, वो स्पिरिट नाइटमेयर हमेशा वापस आएगी। माना खुद बताती है कि उसने कुरुमी को पहले भी कई बार मारा है, लेकिन वो हर दफा लौट आती है। शिदो गुस्से में चिल्लाता है कि बस करो। शिदो उससे पूछता है कि क्या उसे लोगों को मारने की आदत हो गई है और कहता है कि उसे माना के मुंह से ऐसे लफ्ज सुनना पसंद नहीं। माना कहती है कि ये एक ऐसा काम है जो सिर्फ वो कर सकती है और फिर अपना टेरिटरी इस्तेमाल करके शिदो को जंगल के बाहर निकाल देती है। और फिर कुरुमी की लाश के पास खड़ी माना को याद आता है जब शिदो ने उससे पूछा था क्यों, तो वो धीरे से कहती है मुझे नहीं पता ही, और उसके सर में हल्का दर्द महसूस होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है और जमीन पर शिदो का ईयरपीस देखती है जहां से एक आवाज आ रही होती है, शिदो अबॉर्ड द मिशन। स्टेशन पर तोहका और ओरिगामी इधर उधर शिदो को ढूंढ रही होती हैं। जब अचानक उनकी नजर शिदो पर पड़ती है तो दोनों उसके पास भागकर आती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ। तब तोहका नोटिस करती है कि शिदो के दाएं हाथ पर एक निशान और उससे चोट लगी हुई है। शिदो भी उसे देखता है और तुरंत उसे पहले वाले खौफनाक मंजर याद आ जाते हैं। घबराहट में वो अपना हाथ तोहका से झट से पीछे खींच लेता है। तोहका पूछती है कि क्या उसने चोट को और बढ़ा दिया, तो शिदो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और फिर माफी मांगकर दोनों से दूर भाग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब शिदो अकेला घर वापस जा रहा होता है तो उसे रास्ते में टोका मिल जाती है जो कि उसी का वेट कर रही होती है। फिर शिदो उसे देखकर बुलाता है और टोका पूछती है कि अब उसका हाथ ठीक है, तो शिदो मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, अब काफी बेहतर महसूस हो रहा है। फिर टोका कहती है कि अब हम जा सकते हैं और शिदो का हाथ पकड़कर उसके साथ भाग पड़ती है। शिदो हैरान होकर पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो टोका मुस्कुराकर कहती है कि हम डेट पे जा रहे हैं। और फिर शहर में शिदो और टोका एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ शिदो थोड़ा परेशान होकर कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि दोनों का खाने का बिल पे कर सके। तब टोका खुशी से बताती है कि रीने ने उसे अपना क्रेडिट कार्ड उधार दिया है, जिसे देकर शिदो सर पकड़ लेता है। जैसे जैसे उनका डेट आगे बढ़ता है टोका शिदो को बताती है कि रीने ने उसे सब कुछ बता दिया है कि माना और कुरुमी के बीच क्या हुआ। शिदो पूछता है कि तो अब तुम्हें पता चल गया कि मुझे कुरुमी को और लोगों को मारने से रोकना है। टोका कहती है हाँ। शिदो फिर कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कुरुमी के साथ क्या करे, क्योंकि वो टोका और योशिनो से बिल्कुल अलग है। टोका तुरंत कहती है कि ऐसा नहीं है, वो और कुरुमी एक जैसे ही हैं। वो शिदो को याद दिलाती है कि जब वो अकेली थी तब शिदो उसके साथ था और उसने उसे बचाया था सिर्फ एक ही डेट पे ले जाकर। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि शिदो ने उसे दिखाया था दुनिया कितनी खूबसूरत है। और फिर टोका कहती है कि अगर शिदो ना होता तो शायद वो भी आज कुरुमी जैसी हालत में होती। ये सुनकर शिदो के अंदर का हौसला वापस आ जाता है और वो टोका का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे याद दिलाया कि क्या जरूरी है। टोका फिर पूछती है कि अब क्या उसे
डर नहीं लगता, लेकिन शिदो अभी भी थोड़ा अनश्योर लगता है। तब तोका कहती है कि मैं हूं ना मितोरीपा का, मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगी। शिदो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है शुक्रिया तोका। अगली सुबह शिदो को कुरुमी मिलती है। आई, माई और मी उनके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन तोका उन्हें रोकर कहती है कि शिदो और कुरुमी को अकेला छोड़ दो। कुरुमी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि उसने सोचा था कि कल के वाकये के बाद शिदो आज स्कूल नहीं आएगा, और उसे ये देखकर सच में हैरानी होती है कि वो फिर भी आ गया। और कुरुमी से शिदो कहता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो कुरुमी को बचाएगा। ये सुनकर कुरुमी कुछ पल के लिए चौंक जाती है। शिदो फिर उससे कहता है कि वो ना तो उसे किसी और को मारने देगा और ना ही माना को उसे मारने की इजाजत देगा। शिदो के इस मजबूत इरादे पर कुरुमी के चेहरे पर थोड़ी जलन सी उभर आती है। वो कहती है कि उसका फैसला कितना बेवकूफी भरा है, और फिर मुंह फेरकर वहां से चली जाती है। दिन के आगे बढ़ने पर कुरुमी स्कूल के रूफटॉप पर नजर आती है। अचानक वो अपना एस्ट्रल ड्रेस एक्टिवेट करती है और अपनी स्पिरिट पावर्स का इस्तेमाल करके पूरे स्कूल को एक एनर्जी फील्ड से ढक लेती है। इसके दौरान माना की मुलाकात कोटोरी से होती है। वहां उसे पता चलता है कि शिदो और कोटोरी दोनों राटाटोस्कर के साथ काम कर रहे हैं। तो कोटोरी पूछती है कि माना क्या चाहती है, और माना कोटोरी पर इल्जाम लगाती है कि उसने शिदो को बिना किसी प्रोटेक्शन के स्पिरिट्स के सामने भेज दिया, और कहती है कि कोटोरी अपनी छोटी बहन होने की जिम्मेदारी में फेल हो गई है, इसलिए अब से वो सब कुछ अपने हाथ में लेगी। कोटोरी तुरंत जवाब देती है कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे डेउस एक्स माचिना को कभी भी शिदो के करीब नहीं आने देगी। ये बात सुनकर माना हैरान हो जाती है। कोटोरी फिर उसे बताती है कि उसे सब कुछ पता है और वो दुनिया के सभी मिलिट्री फोर्सेस रियलाइजर्स का इस्तेमाल करती है, और माना असल में एक शकी कंपनी से भेजी गई एम्प्लॉई है जो एएसटी के लिए काम कर रही है। और स्कूल में क्लासेस अभी खत्म होती हैं और शिदो खुद को कुरुमी का सामना करने के लिए तैयार करता है। पर रे ने बताती है कि कुरुमी अब तक स्कूल से बाहर नहीं गई। जब शिदो पूछता है कि कोटोरी कहाँ है, तो रे ने सिर्फ इतना कहती है कि फ्रैक्सिनोस की कमांडर के पास अभी कुछ जरूरी काम है और तब तक के लिए वो खुद शिदो की नेविगेटर रहेगी। जैसे ही शिदो अपना मिशन शुरू करने वाला होता है, अचानक एक काली एनर्जी वेव पूरे स्कूल को घेर लेती है। शिदो देखता है कि उसके आसपास के सारे स्टूडेंट्स बेहोश होकर गिर जाते हैं। घबराहट में वो रेने से स्टेटस रिपोर्ट मांगता है, जबकि फ्रैक्सिनोस तुरंत पूरी सिचुएशन का एनालिसिस शुरू करता है। दूसरी तरफ माना कोटोरी पर गुस्सा करती है कि उसे डीएम के बारे में कुछ भी नहीं पता। माना कहती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे जीने की वजह दी थी जब उसकी यादें चली गई थी, लेकिन कोटोरी उससे पूछती है कि क्या उसके लिए सब कुछ सच में इतना इंपॉर्टेंट है जब उन लोगों ने उसके अपने शरीर के साथ ऐसा किया। ये बात सुनकर माना कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है। एक छोटे से फ्लैशबैक में री ने कोटोरी को बताती है कि उसने माना के बारे में पता लगाया है कि माना के शरीर में बहुत ज्यादा मैजिकल पावर भर दी गई है और उसके बदले उसके पास सिर्फ 10 साल की जिंदगी बची है। कोटोरी एक बार फिर अपना सवाल दोहराती है। तभी उसके सेल फोन पर कॉल आता है। उसे रिपोर्ट मिलती है कि रेजन हाई स्कूल में एक तेज स्पिरिट वेव डिटेक्ट हुई है और उसकी जिम्मेदार है कुरुमी। ये सुनते ही माना और कोटोरी दोनों तुरंत शिदो की मदद के लिए निकल पड़ती हैं। स्कूल के अंदर रे ने शिदो को बताती है कि पूरे स्कूल के इर्द गिर्द एक बैरियर एक्टिवेट कर दिया गया है, ऐसा बैरियर जो अंदर फंसे हुए लोगों की ताकत को कमजोर कर देता है। ये सुनकर शिदो हैरान हो जाता है और पूछता है कि कुरुमी इतना आगे क्यों चली गई। तभी पीछे से एक आवाज आती है। शिदो मुड़कर देखता है तो टोका खड़ी होती है। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। टोका कहती है कि उसके शरीर में थोड़ा बोझ सा महसूस हो रहा है, जैसे ताकत निकल रही हो। शिदो रेने से पूछता है कि आखिर उस पर ये बैरियर का असर पूरी तरह से क्यों नहीं हुआ। रेने समझाती है कि क्योंकि शिदो ने टोका और योशिनो दोनों की स्पिरिट एनर्जी सील कर रखी है और उनकी बची हुई ताकत ने ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन देकर उसे बैरियर के असर से बचा लिया है। तभी स्कूल के स्पीकर से कुरुमी की आवाज गूंजती है कि वो शिदो को रूफटॉप पर आने का निमंत्रण देती है। शिदो तुरंत टोका से कहता है कि वो यहीं रुकर आराम करे, जबकि वो अकेला कुरुमी का सामना करेगा। इस दौरान ओरिगामी चोतापरे जो बैरियर के असर से कमजोर हो चुकी होती है, अपना रियलाइजर एक्टिवेट करती है ताकि उसके इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर सके और कुरुमी को ढूंढने निकल पड़ती है। और फिर शिदो रूफटॉप पर पहुंचता है और कुरुमी शिदो को देखकर मुस्कुराती हुई उसका स्वागत करती है। इसी बीच स्कूल के अंदर ओरिगामी बैकअप के लिए ryuko से कांटेक्ट करती है, लेकिन रास्ते में उसे एक और कुरुमी मिल जाती है जो पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। ओरिगामी उससे कहती है कि वो शिदो को उससे बचाएगी और वो अपनी एनर्जी ब्लेड एक्टिवेट करके उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ तोहका कमजोर हालत में उठने की कोशिश करती है ताकि शिदो के पीछे जा सके, लेकिन गिर जाती है। जमीन पर लेटी हुई वो कहती है कि वो शिदो को खतरे में नहीं छोड़ सकती और धीरे धीरे उसका एस्ट्रल ड्रेस का एक हिस्सा बनने लगता है। इस पर वो खुद हैरान होती है, लेकिन अचानक एक गोली उसकी तरफ चलती है जिससे वो बच जाती है। और टोहका गुस्से में पूछती है कि किसने गोली चलाई। तब सामने एक और कुरुमी नजर आती है जो मुस्कुराते हुए उसे हेलो कहती है। वहाँ रूफटॉप पर शिदो कुरुमी से पूछता है कि वो क्या कर रही है। कुरुमी शांत लहजे में समझाती है कि जो बैरियर पूरे स्कूल के इर्द गिर्द बना है वो अंदर फंसे हुए सब लोगों का समय चूस रहा है। शिदो उसकी सुनहरी आंख को देखकर महसूस करता है कि उसका क्लॉक उल्टी दिशा में घूम रहा है। कुरुमी बताती है कि ये उसका अपना वक्त यानी उसकी जिंदगी है। वो कहती है कि उसका एंजल जब भी इस्तेमाल होता है उसकी अपनी जिंदगी कम हो जाती है, लेकिन वो दूसरों का वक्त चूज कर अपना वक्त वापस पा लेती है। उसके लिए सब लोग सिर्फ शिकार हैं, पर शिदो उसके लिए सबसे स्पेशल है। और कुरुमी शिदो से कहती है कि शिदो ही उसके यहाँ होने की वजह है, उसका मकसद है उसके साथ एक हो जाना और उसे निगल लेना। शिदो तुरंत कहता है तो फिर सिर्फ मुझे ले लो और बाकियों को दुहक मत पहुंचाओ। कुरुमी कुछ देर के लिए सोचती है, लेकिन फिर कहती है कि वो चाहती है कि शिदो अपनी पहले वाली बात वापस ले ले, क्योंकि अब उसे बचाना मुमकिन नहीं। वो कहती है मेरे जैसे घटिया और शैतान इंसान को ना दया मिलनी चाहिए ना बचाया जाना चाहिए। फिर वह दोहराती है कि वह शिदो को जरूर मारेगी, लेकिन चाहती है कि वह पहले अपनी वो बात वापस ले ले, पर उसके बाद ही वह बैरियर हटाएगी। शिदो उससे कहता है तुम बैरियर तो हटा दो डॉक्टर कोशी, लेकिन मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर कुरुमी कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है और पूछती है तुम इतने जिद्दी क्यों हो शिदो। तभी वह एक कदम पीछे हटती है और
अचानक स्पेसक्वेक अलार्म्स बज उठते हैं। कुरुमी शरारती मुस्कान के साथ पूछती है, तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है शीदो? शीदो समझ जाता है कि वह क्या करने वाली है। इसी समय कनाजुकी और रेने को भी क्वेक का अलर्ट मिल जाता है। कनाजुकी शक से पूछता है, क्या वो सच में ये कर सकती है? तो रेने कहती है, कुरुमी जानबूझकर स्पेसक्वेक समन कर रही है। फिर कुरुमी मिस्चीवस अंदाज में मुस्कुराती है, अब बताओ शीदो, अगर ये स्पेसक्वेक सच में आ गया तो तुम क्या करोगे? शीदो सोच में पड़ जाता है। उधर रेने रिपोर्ट देती है कि कुरुमी की इमोशनल स्टेट अचानक बदल रही है। ये सुनकर शीदो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जोर से चिल्लाता है, कुरुमी स्पेसक्वेक तुरंत रोको, वरना मैं इस छत से कूदकर अपनी जान ले लूंगा। कुरुमी हंसते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन अगले ही पल शीदो सच में पीछे की ओर झुक जाता है और खुद को नीचे गिरा देता है। कुरुमी यह देखकर घबरा जाती है। वह बिजली की तरह दौड़ती है और अपनी समय शक्ति से शीदो को पकड़कर ऊपर खींच लेती है। दोनों फिर से छत पर आ जाते हैं। वह गुस्से से चीखती है, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसी बेवकूफियों भरी हरकत कौन करता है? शीदो शांत होकर कहता है, अगर मैं तुम्हारे लिए इतना जरूरी हूँ तो मेरी एक बात सुनो, स्पेसक्वेक अभी रोक दो और ये बैरियर भी, वरना मैं फिर से अपनी जान खतरे में डाल दूंगा। कुरुमी मजबूर होकर उसकी बात मानती है और दोनों चीजें रोक देती है। फिर शीदो एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है, अब एक और बात बची है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो कुरुमी, मुझे तुम्हें बचाने दो। कुरुमी धीरे से कहती है, मैं इस सब के लायक नहीं हूँ शीदो, मेरी वजह से इतनी परेशानी उठाना बेकार है। शीदो तुरंत जवाब देता है, तुम गलत हो कुरुमी, तुम अब भी बदल सकती हो। याद है ना हमारी डेट पर हमने कितना मजा किया था? कुरुमी अपनी हल्की मुस्कान दबाते हुए बोलती है, वो सब झूठ था। लेकिन शीदो दहाड़कर कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या किया, दुनिया में कोई भी वजह नहीं जो मुझे तुम्हें बचाने से रोक सके। ये कहकर शीदो अपना हाथ कुरुमी की तरफ बढ़ाता है। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। फिर कुरुमी भी धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है। लेकिन जैसे ही दोनों के हाथ मिलने वाले होते हैं, एक सफेद हाथ अचानक कुरुमी के सीने के आर पार निकल जाता है और कुरुमी खून से लथपथ नीचे गिरने लगती है। शीदो की आंखें डर से फैल जाती हैं। मरती हुई कुरुमी की कमजोर आवाज गूंजती है, हम अपने आप को शीदो से प्यार करने नहीं दे सकते। फिर हल्की टूटी सी मुस्कान के साथ वह कहती है, शुक्रिया शीदो, और जमीन पर गिर जाती है। लेकिन उसी क्षण शीदो के पीछे से एक आवाज आती है। असली कुरुमी सामने आकर खड़ी होती है। वह शांत स्वर में कहती है, वह मेरी एक क्लोन थी। मरी हुई क्लोन का जामदानी शरीर कुरुमी के शैडो हैंड्स उसे खींचकर निगल लेते हैं। इसके बाद असली कुरुमी और भी शैडो हैंड्स बुलाती है और शीदो को पूरी तरह जकड़ लेती है, जिससे वह हिल भी नहीं पाता। जैसे ही कुरुमी अपना हाथ शीदो की ओर बढ़ाती है, एक तेज रोशनी उसका हाथ काट देती है और उसी पल माना वहां पहुंच जाती है। शीदो के सामने खड़ी होकर उसकी रक्षा करती है। कुरुमी ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, इस बार मैं नहीं मरूंगी, लेकिन तुम नहीं बचोगी माना। उसके पीछे उसका एंजल प्रकट होता है और आसमान पर काला साया छा जाता है। फिर कुरुमी अपने एंजल के फोर्थ बुलेट दालेट का उपयोग करती है और अपना कटा हुआ हाथ वक्त को पीछे मोड़कर जोड़ लेती है। वह बताती है कि ये सिंपल हीलिंग नहीं है, ये एक्चुअल टाइम रिवाइंड है। माना को लड़ाई के लिए चुनौती देते हुए वह मुस्कुराती है। माना दृढ़ता से कहती है, मैं तुम्हें उसी तरह गिराऊंगी जैसे हमेशा गिराती आई हूँ। लेकिन कुरुमी अपनी रिएक्शन स्पीड अपने एंजल से कई गुना बढ़ा लेती है और झटके में माना के करीब पहुंचकर उसे गोली मार देती है। माना उठकर पलटवार करती है, लेकिन कुरुमी एक बार फिर टाइम कंट्रोल का उपयोग करके उसे हवा में रोक देती है और लगातार कई गोलियां दागती है। फिर उसे छोड़ देती है। माना गिरती है लेकिन अभी भी जिंदा है। उसी वक्त टोका और ओरिगामी वहां पहुंच जाती हैं, घोषणा करती हैं कि वे कुरुमी को रोकेंगी। कुरुमी इसे हल्के में लेते हुए अपने शैडो क्लोन्स बुला लेती है। डरे हुए शीदो पूछते हैं, ये सब क्या हो रहा है? कुरुमी शांत स्वर में बताती है, मेरे क्लोन्स मेरे अतीत के टुकड़े हैं, इसलिए मैं कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती। और फिर वह अपने क्लोन्स को आदेश देती है और वे शीदो, टोका, ओरिगामी और मन्ना को पकड़ लेते हैं। उन्हें पूरी तरह उनकी दया पर छोड़ देते हैं और ताकि शीदो को पूरी तरह समझ आ जाए कि वह कभी भी वैसी बचाए जाने लायक शख्सियत नहीं बन सकती जैसा वह सोचता है। कुरुमी एक स्पेसक्वेक समन करने की तैयारी करती है ताकि पूरे स्कूल को उड़ा दे। उसका इरादा साफ है, हर किसी को मार देना सिवाय शीदो, ताकि वह सीधे सबकी मौत का बोझ खुद ढोए। शीदो बेचैनी से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुरुमी अपनी दर्जे पर अड़ी रहती है और स्पेसक्वेक को समन कर देती है, जिसका विशाल घेरा धीरे धीरे स्कूल के ऊपर बनना शुरू हो जाता है। लेकिन उसी पल की एक अनजान शक्ति अचानक उस स्पेसक्वेक को पूरी तरह मिटा देती है। कुरुमी चौंक कर पीछे हट जाती है और एक आवाज गूंजती है, एक स्पेसक्वेक को केवल उतनी ही बराबर की शक्ति से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। शीदो, टोका, ओरिगामी और कुरुमी ऊपर देखते हैं। हवा में कोटोरी तैर रही होती है। शीदो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। कोटोरी गुस्से में कहती है, अभी शीदो, मैं वो ताकत वापस ले रही हूँ जो तुमने मुझसे उधार ली थी। फिर वह अपना एंजल समन करती है और जलते हुए आसमान के बीच मुस्कुराकर पूछती है, तो बताओ क्या तुम सब अपनी डेट शुरू करने के लिए तैयार हो? शीदो, कुरुमी, उसके सारे क्लोन्स सब कोटोरी को घूर रहे होते हैं। वह अजीब सी स्पिरिट ड्रेस पहने आग की लपटों से घिरी हुई खड़ी है। ओरिगामी उसे देखकर स्तब्ध रह जाती है, लेकिन कुरुमी का एक क्लोन उसे जकड़ लेता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। शीदो अब भी ये बात मान नहीं पा रहा कि उसकी छोटी बहन एक स्पिरिट है। उसी वक्त कुरुमी फिर अपना एंजल समन करती है और कोटोरी को सीधा लड़ाई का चैलेंज देती है। कोटोरी धीरे धीरे जमीन की ओर उतरती है। कुरुमी अपने क्लोन्स को आदेश देती है कि वे कोटोरी पर हमला करें, लेकिन कोटोरी अपने एंजल का उपयोग करके उन्हें आग की लपटों में राख कर देती है। फिर वह सीधे दो क्लोन्स के पास पहुंचकर शीदो को उनकी पकड़ से आजाद कराती है। अब कोटोरी अपने भाई की रक्षा के लिए कुरुमी का सामना करने खड़ी है। कुरुमी अपना एंजल उठाती है और फर्स्ट बुलेट अलेफ का उपयोग करती है। एक झटके में वह कोटोरी के ठीक सामने टेलीपोर्ट होकर हमला करती है, लेकिन कोटोरी अपनी जलती हुई आभा से उसके हमलों को रोक लेती है। दोनों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। कुरुमी फिर सेवेंथ बुलेट जाइन चलाती है, जिससे कोटोरी समय में जम जाती है। फिर कुरुमी अपने और क्लोन्स बुलाती है और सभी क्लोन्स मिलकर कोटोरी पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। आखिर में कुरुमी खुद आगे बढ़ती है। कोटोरी के बिल्कुल सामने खड़ी होकर उसके सिर पर अंतिम गोली चलाती है। कोटोरी जमीन पर गिर जाती है और कुरुमी मुस्कुराते हुए उसकी मौत का आनंद लेती है। लेकिन कुछ देर बाद कोटोरी के जख्म गायब होने लगते हैं। वो अपनी स्पिरिट पावर से खुद को हील कर लेती है और फिर से उठ खड़ी हो जाती है। कुरुमी ये देखकर हैरान रह जाती है और कोटोरी मुस्कुराकर उसका मजाक उड़ाती है कि लगता है मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। गुस्से में आकर कुरुमी दोबारा समन करती है। इस बार उसके सारे क्लोन्स एक साथ शीदो के
इर्द गिर्द नजर आते हैं। कोटोरी फौरन शिदो को धक्का देकर रास्ते से हटा देती है, लेकिन क्लोन्स उस पर टूट पड़ते हैं और कोटोरी अपने एंजल का इस्तेमाल करके अपनी बंदिश तोड़ देती है और एक धक्के के साथ सारे क्लोन्स को तबाह कर देती है और साथ ही असली कुरुमी को भी भारी चोट पहुंचाती है। कुरुमी गुस्से में अपना फोर्थ बुलेट डायलेट चलाकर अपने जख्म भर लेती है और कोटोरी उसकी कमजोर सांसों और थकावट को महसूस करती है और उसे ताने मारते हुए कहती है, क्या हुआ कुरुमी, थक गई हो क्या? कुरुमी उसकी बात से और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें लगता है तुम मुझ जैसे इंसान से खेल सकती हो। फिर वो अपना एंजल दोबारा बुलाती है। जैसे ही कोटोरी अपने आप को तैयार करती है, एक तेज दर्द उसके सिर में उठता है और वो कमजोर होकर झुक जाती है। ये देखकर शिदो फौरन उसके पास भागकर आता है और कुरुमी हंसकर कहती है, लगता है तुम्हारी छोटी सी आग बुझने वाली है कोटोरी। लेकिन कोटोरी उसकी तरफ गुस्से से देखती है और अपने एंजल का अगला रूप समन करती है, जो एक विशाल कैनन जो से बनता है, और वो अपनी आग से उसे पावर अप करना शुरू करती है। और कुरुमी पहली बार थोड़ी डर जाती है और अपने क्लोन्स को अपने आसपास बुला लेती है और उन्हें अपना शील्ड बनाकर खड़ी होती है। और वहीं कोटोरी अपनी आंखें बंद करती है और मेगेडो का निशाना फिक्स करके एक विनाशकारी शॉट चलाती है। एक भयंकर धमाके के साथ सारे क्लोन्स तबाह हो जाते हैं और कुरुमी के एंजल का एक हिस्सा भी नुकसान उठाता है और फिर कुरुमी घुटनों के बल गिर जाती है, जबकि कोटोरी कदम बढ़ाकर कहती है, उठो कुरुमी, तुम तो बर्बादी की भूखी थी ना, अब जब एक सच्ची टक्कर मिली है तो लड़ क्यों नहीं रही? फिर वो उसे टॉन्टिंग टोन में कहती है, यदि तुम लड़ नहीं सकती तो तुम्हें मरना होगा थी, और वो दोबारा पावर अप करने लगती है। फिर शिदो चिल्लाता है, कोटोरी ये सही रास्ता नहीं है, हमारा मकसद स्पिरिट्स को बचाना है, उन्हें मारना नहीं, तुम्हें रुकना होगा। लेकिन जब शिदो उसके चेहरे को देखता है तो वो समझ जाता है कि कोटोरी अपने गुस्से और अपने एंजल के जुनून में खो गई है। फिर शिदो कुरुमी के सामने खुद को डाल देता है और उसे बचाने के लिए अपना जिस्म धीरे से आगे करता है और कुरुमी कमजोर आवाज में कहती है, शिदो मत करो प्लीज। लेकिन उसी पल कैनन फायर होता है और कोटोरी होश में आती है, सिर्फ इतना देखने के लिए कि उसका शॉट सीधा शिदो की तरफ गया है। वो चीख पड़ती है, शिदो! पर धमाके के बाद अंधेरा हो जाता है और शिदो की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वो देखता है कि उसके आसपास आके शोलो भड़क रहे हैं और उसके सामने छोटी कोटोरी खड़ी है। वो रोते हुए उसकी तरफ देखती है, शिदो भाई कहती हुई आंसुओं से भरी आवाज में पुकारती है और फिर शिदो होश खो देता है। और जब शिदो बेहोशी की हालत में पड़ा होता है तो उसे दो आवाजें सुनाई देती हैं जो योशिनो और योशिनोन की होती हैं। शिदो होश में आता है और लगता है कि अब वो ठीक हो गया है। उसे पता चलता है कि वो फ्रैक्सिनोस के इन्फर्मरी के बिस्तर पर लेटा हुआ है। योशिनो शिदो से माफी मांगकर वहां से चली जाती है। शिदो इधर उधर देखता है और देखता है कि तोहका उसके बिस्तर के पास सोई हुई है। वो हैरान होता है कि वो यहाँ कैसे आया। तभी रैने वहां आती है और उसे बताती है कि कुरुमी से लड़ाई के दौरान वो बेहोश हो गया था और उसे फ्रैक्सिनोस पर लाया गया ताकि वो ठीक हो सके। शिदो कहता है कि उसे नहीं पता कि लड़ाई के बाद क्या हुआ और घबराए हुए अंदाज में तोहका की हालत और कोटोरी के बारे में पूछता है। रेने उसे शांत रहने का मशवरा देती है, लेकिन शिदो फिर भी चिंता करता रहता है। माना और राइजन हाई के सब लोगों के बारे में पूछता रहता है। तभी रेने उसे अचानक गले लगा लेती है और दोबारा कहती है कि शांत हो जाओ। कुछ देर बाद जब शिदो शांत हो जाता है तो रेने उसे बताती है कि सब लोग ठीक हैं और कोई नहीं मरा, लेकिन वो यह भी बताती है कि ओरिगामी और माना को लड़ाई के बाद एएसटी हॉस्पिटल ले गई थी, जबकि कुरुमी भाग निकलने में कामयाब हो गई थी। रेने यह भी बताती है कि तोहका भी लड़ाई में घायल हुई थी, लेकिन वो फिर भी शिदो के पास रहना चाहती थी ताकि उसकी देखभाल कर सके, और रेने उसे यकीन दिलाती है कि तोहका बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शिदो कोटोरी से मिलने की रिक्वेस्ट करता है और रेने उसे उसके पास ले जाती है। फ्रैक्सिनस के अंदर रेने शिदो को कोटोरी दिखाती है जो एक शीशे में सेफ कंटेनमेंट रूम के अंदर होती है। रेने शिदो से कहती है कि कोटोरी उन्हें इस प्रोटेक्टिव बैरियर के पार से नहीं देख सकती। शिदो अंदर जाता है और कोटोरी उसे देखकर खुशी से मुस्कुराती है कि उसका भाई ठीक हो गया है। फिर कोटोरी उससे पूछती है कि वो कैसा महसूस कर रहा है, तो शिदो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। शिदो कहती पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो कोटोरी उसे यकीन दिलाती है कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद शिदो उससे पूछता है कि क्या वो वाकई एक स्पिरिट है। कोटोरी उससे पूछती है कि अगर वो उससे कहे कि वो एक स्पिरिट है तो क्या शिदो उस पर यकीन करेगा। शिदो जवाब देता है कि हाँ, अगर तुम कहोगी तो मैं यकीन करूंगा, लेकिन कोटोरी फिर भी इस बात पे यकीन नहीं करती। और शिदो कहता है कि अगर वो अपनी छोटी बहन पे भरोसा नहीं कर सकता तो वो एक अच्छा भाई नहीं है, और वो कोटोरी को तसल्ली देता है कि चाहे कुछ भी हो वो उस पर यकीन करेगा। शिदो की ये बात सुनकर कोटोरी फिर कहने लगती है कि उसे पूरा यकीन है कि वो इंसान है और वो खुद को स्पिरिट नहीं मानती, लेकिन ये भी कहती है कि सबूत कुछ और दिखाते हैं। वो कहती है कि उसे याद है कि वो इत्सुका फैमिली के अंदर इंसान के रूप में पैदा हुई थी, लेकिन लगभग 5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि वो एक स्पिरिट बन गई, यानी एक ऐसी शख्सियत जिसके पास स्पिरिट की ताकत है। ये बात सुनकर शिदो हैरान रह जाता है और कहता है कि उसे भी किसी हद तक इसका एहसास हुआ था। तो कोटोरी पूछती है कि कैसे, क्योंकि उसने तो कभी इस बारे में शिदो को बताया ही नहीं था। तब शिदो उसे बताता है कि उसने एक ख्वाब देखा था जिसमें वो कोटोरी की तरफ भाग रहा था, लेकिन गलती से कोटोरी ने उसे जला दिया था और वो रोते हुए उससे माफी मांग रही थी। और कोटोरी इस बात पर यकीन नहीं कर पाती, लेकिन कहती है कि उसे भी कुछ ऐसा ही याद है। और फिर वो कहती है कि हो सकता है शिदो ने ये सब रेरियोकू के फ्लो के जरिए महसूस किया हो जो उसके पास वापस आया था। शिदो फिर कोटोरी से पूछता है कि आखिर वो स्पिरिट बनी कैसे, तो कोटोरी उसे कहती है कि उसे भी ये याद नहीं कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसे इतना यकीन है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो एक स्पिरिट बन गई। शिदो उससे पूछता है कि वो कैसे भूल गई, जिस पर कोटोरी गुस्से में जवाब देती है कि तुम भी तो भूल गए थे। लेकिन फिर वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे दोनों को कुछ भी याद नहीं। कोटोरी अंदाजा लगाती है कि शायद किसी ने या किसी चीज ने उनकी यादें मिटा दी थी, और उस वक्त से पहले जब रातातोस्कर ने उन्हें ढूंढा था, जहां कोटोरी ने फिर फैसला किया कि वो दूसरी स्पिरिट्स को बचाएगी। इसी दौरान तोहका होश में आती है और देखती है कि शिदो वहां नहीं है, तो वो उसे ढूंढने निकल जाती है। और वहां शिदो फिर कोटोरी से पूछता है कि वो आम लोगों के बीच कैसे इतनी नॉर्मल सी जिंदगी जी रही थी। तो कोटोरी उसे याद दिलाती है कि उस वक्त तक शिदो ने उसकी ताकत सील कर दी थी, इसी वजह से वो ऐसे रह पाई। तब शिदो को समझ आता है कि उसकी रिजेनरेटिव हीलिंग पावर्स असल में कोटोरी से ही आई थी। फिर कोटोरी उससे कहती है कि वो उसके सामने आए, और जैसे ही शिदो आगे बढ़ता है तो कोटोरी अचानक उसके पेट पर जोर से मुक्का मार देती है। शिदो दर्द से घुटनों के बल गिर पड़ता है। तो कोटोरी गुस्से में पूछती
है कि उसने कुरुमी के लड़ाई के दौरान उसके अटैक के रास्ते में क्यों आया था और कोटोरी उससे कहती है कि अगर उस वक्त उसका होश वापस न आता तो शिदो आज जिंदा न होता। शिदो जवाब देता है कि उसे लगा था कोटोरी अपने होश खो बैठी है और कहता है कि हाँ, उसने वाकई अपने होश खो दिए थे। फिर कोटोरी कहती है कि जब उसकी स्पिरिट पावर्स वापस उसके पास आई तो उसका अपने ऊपर कंट्रोल खत्म होने लगा था, जिससे उसके जहन में सिर्फ तबाही का ख्याल चल रहा था। ये सोचकर वो गुस्से में आ जाती है कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया हो, लेकिन शिदो उसे संभालता है और शिदो पूछता है कि क्या उसकी स्पिरिट पावर्स वापस उसके पास आ जाएंगी। तो कोटोरी कहती है कि उसे यकीन नहीं, लेकिन अंदाजा लगाती है कि शिदो को फिर से उन्हें सील करना होगा, बिल्कुल पहले की तरह, उसे एक डेट पर ले जाकर और उसे अपने प्यार में गिराकर। अचानक कोटोरी घुटनों के बल गिर जाती है तो शिदो फौरन उसके पास दौड़ता है। रेने अंदर आती है और कोटोरी को चेक करती है और शिदो से कहती है कि फिलहाल वो कोटोरी को उसके हवाले कर दे। फिर शिदो वहां से निकलता है तो बाहर टोहका उससे मिलती है और उससे पूछती है कि क्या अब वो ठीक है, लेकिन शिदो उदास होकर उससे कहता है कि क्या हम बाद में बात कर सकते हैं, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो ठीक है या नहीं। कुछ देर बाद रेने अकेले शिदो को कोटोरी और उसकी वापस आने वाली स्पिरिट पावर्स के बारे में चेतावनी देती है। वो शिदो से कहती है कि 2 दिन के अंदर उसे कोटोरी को एक डेट पर ले जाना होगा ताकि उसकी पावर्स दोबारा सील की जा सके, वरना कोटोरी शायद वैसी न रहे जैसी शिदो उसे जानता है। फिर उसी दिन शिदो टेंगु हॉस्पिटल जाता है माना से मिलने के लिए, लेकिन स्टाफ उसे रोक देता है और कहता है कि कोई भी उससे मिल नहीं सकता, चाहे वो उसका परिवार ही क्यों न हो। तब ओरिगामी वहां आकर शिदो को बुलाती है। शिदो उसे देखकर पूछता है कि वो कैसी है। ओरिगामी उसे यकीन दिलाती है कि वो ठीक है। फिर टोहका के बारे में पूछती है। जब शिदो कहता है कि टोहका बिल्कुल ठीक है तो ओरिगामी के चेहरे पर एक हल्का सा गुस्सा झलकता है और शिदो ओरिगामी से कहता है कि वो माना से मिलने आया है, लेकिन नर्स ने उसे मिलने को नहीं दिया। ओरिगामी बताती है कि स्टाफ माना की रिकवरी के लिए बहुत ही हाई लेवल क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए शायद उसे तब तक मिलने नहीं दिया जाएगा जब तक उसे किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाए। फिर वो शिदो को चेतावनी देती है कि अगर उसने जबरदस्ती उससे मिलने की कोशिश की तो बात खराब हो सकती है। फिर शिदो वहां से निकलने का फैसला करता है, लेकिन ओरिगामी अचानक गिरने का नाटक करती है और शिदो से कहती है कि वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर उसके कमरे तक ले जाए। जब शिदो नर्स और व्हीलचेयर बुलाने की कोशिश करता है तो ओरिगामी जिद करती है कि वो खुद उसे अपनी पीठ पर ले जाए और फिर शिदो उसकी बात मान लेता है और उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। और जब वो उसे ले जा रहा होता है तो ओरिगामी हल्का सा फ्लर्ट करते हुए शिदो के करीब आने लगती है, जिससे शिदो परेशान हो जाता है और उसे रुकने को कहता है और ओरिगामी को उसके कमरे तक पहुंचा देता है। जब वो दोबारा जाने लगता है तो ओरिगामी उसे रोककर कहती है कि वो उसके लिए एक सेब छीले उसे खिलाए, पर शिदो के मना करने के बावजूद शिदो मजबूरन मान जाता है और एक अजीब बेचैनी भरे लम्हे में उसे खिलाता है। अब जब शिदो फिर से जाने की कोशिश में होता है तो ओरिगामी फिर उसे रोकती है और कहती है कि वो उसका टेम्परेचर चेक करे। ओरिगामी जानबूझकर अपनी पोजीशन ऐसी कर लेती है कि शिदो शर्म से लाल हो जाता है और इसके बाद शिदो फिर जाने लगता है। तो ओरिगामी एक आखिरी बात कहती है कि वो चाहती है कि शिदो उसे कुरुमी के खिलाफ हुई लड़ाई के बारे में सब कुछ बताए और ओरिगामी शिदो को बताती है कि उसने एक नए स्पिरिट को देखा था जो आग से घिरी हुई थी और उस आग को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर रही थी और ये उसकी आखिरी याद थी। फिर जब उसने होश संभाला तो वो हॉस्पिटल में थी। वो शिदो से कहती है कि उसे लड़ाई में हुई हर चीज जाननी है, पर शिदो उसे झूठ बोलता है कि वो भी लड़ाई के दौरान बेहोश हो गया था। लेकिन फिर वो ओरिगामी से पूछता है पुरे कि क्या वो फायर स्पिरिट की पहचान जानती है। ओरिगामी कहती है कि हाँ वो जानती है। फिर वो एक पुरानी हमले की बात बताती है जो 5 साल पहले टेंगु सिटी में एक छोटी सी बस्ती में एक भयानक आग से हुआ था और वो उसे बताती है कि उसने अपनी आंखों से अपने माँ बाप को फायर स्पिरिट से जलकर मरते हुए देखा था। ये सुनकर शिदो हिल जाता है। ओरिगामी कहती है कि तब से उसने एएसटी ज्वाइन की है और उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है उस फायर स्पिरिट को ढूंढकर उससे बदला लेना। और ओरिगामी उससे कहती है कि उसने उस दिन कसम खाई थी कि वो बदला लेकर रहेगी, चाहे जो भी हो जाए वो फायर स्पिरिट को मार डालेगी। अब जब मौका उसके हाथ में आ गया है तो वो अपनी सारी ताकत लगा देगी ताकि अपना बदला पूरा कर सके। और ओरिगामी से मिलने के बाद शिदो को उसकी बातें याद आती हैं जिसमें 5 साल पहले टेंगु सिटी में ओरिगामी के माँ बाप मर गए थे। इसी के साथ उसे कोटोरी की बात भी याद आती है जब उसने कहा था कि शायद उसने उस दिन किसी को चोट पहुंचाई थी जिस दिन वो एक स्पिरिट बनी थी। शिदो चलते चलते रुक जाता है और खुद से कहता है कि जब तक वो और कोटोरी सब कुछ याद नहीं कर लेते तब तक वो कभी नहीं जान पाएगा कि उस दिन असल में हुआ क्या था। फिर टेंगु हॉस्पिटल में ryuko ओरिगामी से मिलने आती है जब उसे पता चलता है कि ओरिगामी अगले दिन डिस्चार्ज हो सकती है, लेकिन वो फिर भी ओरिगामी को मशवरा देती है कि एक दिन और आराम कर ले। जाते वक्त ryuko उसे बताती है कि उनके बेस पर कुछ नया इक्विपमेंट लाया जा रहा है, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी भी देती है कि ये क्या हो सकता है। फिर फ्रैक्सिनस पर शिदो को रेने और कानाजुकी बुलाते हैं। दोनों उसे मशवरा देते हैं कि वो कोटोरी को उनके डेट के लिए ओशन पार्क ले जाए। हमेशा की तरह कानाजुकी अपनी बदतमीजी दिखाता है और जलन महसूस करता है कि शायद शिदो कोटोरी को स्विमसूट में देखेगा, जिस पर शिदो उसे तुरंत डांट देता है कि ऐसी बातें मुंह से न निकाले। रीने फिर शिदो को बताती है कि उसने उसके लिए ट्रेनिंग अरेंज कर दी है ताकि वो अपनी डेट के लिए तैयार हो सके। शिदो फौरन इस बात को मान लेता है, बस इस शर्त पर कि वो कोटोरी को बचा सके। अगले दिन शिदो टोका और योशिनो को एक स्विमसूट स्टोर ले जाता है ताकि उनके लिए नए स्विमसूट्स खरीद सके, जो एक ऐसा काम जो शिदो को काफी परेशान कर देता है। जब टोका और योशिनो दुकान में इधर उधर देख रहे होते हैं, शिदो रेने से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि स्विमसूट खरीदना उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा कैसे हो सकता है। रेने जवाब देती है कि ये ट्रेनिंग इसलिए है ताकि शिदो लड़कियों के आसपास रहकर उनके अलग अलग स्विमवेयर्स में रहने की आदत डाल ले, ताकि जब वो कोटोरी के साथ हो तो उसका ध्यान न भटके। शिदो बार बार कहता है कि कोटोरी खतरे में है, लेकिन अनजाने में एक स्विमसूट पहने मॉडल पर उसकी नजर टिक जाती है। रेने फौरन उसे डांटती है कि उसका ध्यान इधर उधर जा रहा है। वो उसे याद दिलाती है कि उसका हार्ट रेट मॉनिटर हो रहा है, जिस पर शिदो घबराकर कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी ट्रेनिंग जारी रहता है। टोका एक स्विमसूट्स के सेट की तरफ इशारा करती है और शिदो से पूछती है कि क्या ये सब वाकई स्विमसूट्स ही कहलाते हैं, जिस पर शिदो हाँ में जवाब देता है। जब टोका पूछती है कि स्विमसूट का असल मकसद क्या होता है तो एक आवाज जवाब देती है कि ये एक नया तरह का बैटल गियर है जो स्पिरिट्स के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाया गया है, और ये आवाज ओरिगामी की होती है, जो ये बात झूठ के तौर पर टोका और
योशिनो से कहती है। तोहका सोचकर शीदो से पूछती है कि क्या उसने उसे और योशिनो को यहाँ इसलिए बुलाया था कि उन्हें ऐसी चीज पहनाए जो उन्हें मार सकती है। ओरिगामी अपना झूठ जारी रखती है और कहती है कि हाँ यही शीदो का इरादा था, लेकिन तोहका इस बात पर यकीन नहीं करती। फिर भी वो शीदो से पूछती है कि वो ऐसा काम उसके और योशिनो के साथ क्यों करेगा, जिससे ये साफ होता है कि वो थोड़ा ओरिगामी की बात में आ गई है। शीदो फौरन सब कुछ साफ करता है और कहता है कि ओरिगामी सिर्फ बातों को ऐसे मोड़ रही थी जैसे उसका यही मतलब हो। शर्म से लाल होती तोहका फौरन ओरिगामी की तरफ गुस्से से देखती है और उसे रोक देती है कि उसने उन्हें धोखा देने की कोशिश की। शीदो फिर ओरिगामी से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है और क्या उसके जख्म अब ठीक हो गए हैं। ओरिगामी जवाब देती है कि वह बस यूं ही गुजर रही थी, लेकिन कहती है कि वह टोहका से बात करने आई है। फिर वह टोहका से पूछती है उस फ्लेम स्पिरिट के बारे में जो एक दिन पहले सामने आई थी और कहती है कि उसे यकीन है टोहका ने उसे देखा था। ओरिगामी उससे उस स्पिरिट की पहचान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगती है, लेकिन टोहका ओरिगामी को कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। ओरिगामी तुरंत उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह बता दे, जिस पर शीदो, योशिनो और टोहका तीनों हैरान हो जाते हैं। टोहका घबरा कर उससे कहती है कि वह ऐसे भीख मांगने जैसी बात न करे। ओरिगामी कहती है कि वह सिर्फ इतना चाहती है कि टोहका उस स्पिरिट के बारे में जो कुछ जानती है वह कह दे, और फिर दोबारा अपना सिर झुकाकर उससे रिक्वेस्ट करती है। ओरिगामी का यह अजीब रवैया देखकर टोहका और योशिनो दोनों बेचैन हो जाते हैं। आखिरकार टोहका फैसला करती है कि वह ओरिगामी को बता देगी, लेकिन इस शर्त पर कि वह यह भीख मांगने वाली हरकतें बंद करे। टोहका फ्लेम स्पिरिट के बारे में बताना शुरू करती है, लेकिन शीदो के चेहरे पर परेशानी दिखाई देती है। उसे डर होता है कि शायद टोहका ज्यादा कुछ न बता दे। खुशकिस्मती से टोहका उस स्पिरिट का जिक्र सिर्फ धुंधली और आम बातों में करती है। ओरिगामी उन बातों को बेकार कह देती है जिससे टोहका को गुस्सा आ जाता है। टोहका नाराज होकर कहती है कि ओरिगामी क्या बात कर रही है, जबकि उसने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि ओरिगामी ने उससे इतनी रिक्वेस्ट की थी। ओरिगामी शीदो से कहती है कि उसके पास सिर्फ एक ही स्विम सूट है, वही जो उनकी स्विम टीम का था। शीदो उससे कहता है कि जब वह यहाँ है तो एक नया स्विम सूट ले ले, लेकिन ओरिगामी कहती है कि बिना किसी और की राय के ये थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए वह शीदो से पूछती है कि क्या वह उसकी मदद करेगा। तभी टोहका ओरिगामी को चैलेंज करती है एक स्विम सूट बैटल के लिए और घोषणा करती है कि जो जीतेगा उसे शीदो के साथ एक डेट का मौका मिलेगा। शीदो इस फैसले से काफी बेचैन हो जाता है, लेकिन रेने उससे कहती है कि वह बस इसके साथ चल लेने की कोशिश करे। टोहका और ओरिगामी दोनों अपनी स्विमसूट बैटल शुरू करती हैं। दोनों ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं ताकि शीदो का दिल तेज धड़कने लगे। टोहका सबसे पहले एक सफेद वन पीस स्विमसूट पहनकर आती है, जिसे देखकर कन्नाजुकी खुशी से अपनी टिप्पणी करता है। टोहका शीदो से पूछती है कि वह कैसी लग रही है और शीदो घबराकर कहता है कि उस पर यह अच्छा लग रहा है। यह सुनकर टोहका खुशी से मुस्कुराती है, लेकिन फिर ओरिगामी अपना स्विमसूट दिखाती है, जिसे देखकर शीदो बिल्कुल बोल नहीं पाता और यह देखकर टोहका नाराज हो जाती है। गुस्से और थोड़ी शर्म के साथ टोहका एक और ज्यादा रिवीलिंग स्विमसूट पहनकर आती है, लेकिन खुद ही उसे ढकने की कोशिश करती है। ओरिगामी फिर अपने आम कपड़ों में वापस आती है और सीधे शीदो के पास चलकर आती है। वह उसका हाथ अपने स्कर्ट पर रखती है और कहती है कि उसके कपड़े उतार दे। शीदो उलझन में पड़ जाता है कि वह क्या कह रही है। शीदो मना करने की कोशिश करता है, लेकिन ओरिगामी उसे मजबूरन करवाती है। जब शीदो उसके कपड़े उतारता है तो पता चलता है कि उसके नीचे पहले से ही स्विमसूट था। यह एक चाल थी जो कन्नाजुकी को भी पसंद आती है और वह इस पर टिप्पणी करता है। अचानक तीनों को योशिनो की आवाज सुनाई देती है। वह एक स्टॉल के अंदर मदद के लिए चिल्ला रही होती है। शीदो तुरंत वहां दौड़ता है और देखने के लिए पर्दा हटाता है। सबके हैरान होने पर वह देखता है कि योशिनो अपना स्विमसूट पहनने में परेशानी झेल रही होती है। यह मंजर देखकर शीदो बिल्कुल बोल नहीं पाता, लेकिन उसका दिल इतना तेज धड़कने लगता है कि वह ट्रेनिंग के थ्रेशोल्ड से ऊपर चला जाता है और इस तरह योशिनो बैटल की जीत हासिल कर लेती है। फ्रैक्सिनोस के बोर्ड पर कान्नाजुकी शीदो से पूछता है कि क्या अब वह ठीक है और क्या वह अगला हिस्सा संभाल पाएगा। शीदो पूरी मजबूती के साथ कहता है कि हाँ, वह कोतोरी के साथ अपनी डेट के लिए तैयार है और चाहे जो भी हो उसे जरूर बचाएगा। लेकिन फिर वह सोचता है कि काश उसे याद होता कि 5 साल पहले क्या हुआ था। अगर उसे याद होता कि उसने कोतोरी की पावर्स कैसे से सील की थी तो सब कुछ आसान हो जाता। इस पर कान्नाजुकी अचानक कहता है कि वह उसे उस दिन की फुटेज दिखा सकता है, जिसे सुनकर शीदो हैरान हो जाता है कि उनके पास ऐसी रिकॉर्डिंग भी है। कान्नाजुकी समझाता है कि यह फुटेज एक लोकल न्यूज नेटवर्क के पास थी, लेकिन उन्होंने कभी इसे पब्लिक नहीं किया। खुशकिस्मती से राटाटोस्कर ने इसे कवर कर लिया था। जब कान्नाजुकी वीडियो चलाता है, शीदो घूरकर देखता है उस पल को जब कोतोरी एक स्पिरिट में बदल गई थी। ध्यान से देखते हुए शीदो एक अजीब धुंधली सी शक्ल कोतोरी के पास देखता है और तुरंत कहता है कि वीडियो रोक दे। शीदो उस शक्ल की तरफ इशारा करता है, लेकिन कान्नाजुकी कुछ नहीं देख पाता। उसी वक्त शीदो के दिमाग में अचानक कुछ तेजी से फ्लैशबैक्स चलने लगते हैं। वह कोतोरी को आग से घिरी हुई और एक स्पिरिट में बदलते हुए देखता है। यह देखकर शीदो की तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब डेट का वक्त आ जाता है तो कान्नाजुकी शीदो को कॉल करता है और कल जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है कि उसका इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। शीदो कहता है कि सब ठीक है और कहता है कि वह बाद में बात करेंगे, पहले उसे कोतोरी से मिलना है। रीने तब शीदो को इन्फॉर्म करती है कि कोतोरी पास ही है वाचे के और उसकी तरफ आ रही है। कुछ देर बाद कोतोरी ओशन पार्क के एंट्रेंस पर पहुंचती है, जहां शीदो उसका मुस्कुराते हुए स्वागत करता है। लेकिन जैसे ही वे मिलते हैं, कोतोरी हल्का सा मुंह बनाकर शिकायत करती है कि शीदो ने अब तक उसके आउटफिट की तारीफ नहीं की। इस पर शीदो तुरंत अपनी गलती सुधारता है और उसे कॉम्प्लीमेंट देता है, जिससे कोतोरी थोड़ा सा खुश होती है, लेकिन फिर अपने यूजुअल अंदाज में कहती है कि अब वे अपनी डेट शुरू करें। लेकिन जैसे ही वे दोनों चलने लगते हैं, शीदो 2 आवाजें सुनता है जो कुछ खुशी से भरपूर और थोड़ी सी चीखने वाली होती हैं। जब वह मुड़कर देखता है तो उसके सरप्राइज के लिए टोहका और योशिनो दोनों वहां मौजूद होती हैं, सफर के लिए एक्साइटेड। रेने तुरंत एक्सप्लेन करती है कि उसने फ्रैक्सिनोस से डिसाइड किया था कि दोनों लड़कियां साथ चलेंगी क्योंकि उसके मुताबिक यह एनवायरमेंटल सपोर्ट होगा। कोतोरी शीदो की तरफ देखती है आंखों में शक के साथ और कहती है तो ये है तुम्हारा सरप्राइज मेरे लिए ओनीची-चान। टोहका और योशिनो खुशी से बताती हैं कि उन्होंने अपने स्विमसूट्स भी ला लिए हैं, जिससे कोतोरी और भी ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है। शीदो हिचकिचाते हुए कहने लगता है कि उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। ओशन पार्क पहुंचने के बाद टोहका तुरंत एक्साइटमेंट से भर जाती है जब वह वहां के अलग अलग पूल
पूल्स, स्लाइड्स और राइड्स देखती है। वह शिदो से पूछती है कि क्या वह और योशिनो स्विमिंग करने जा सकती हैं और शिदो उन्हें इजाजत दे देता है। दोनों बिना किसी देर के पानी की तरफ दौड़ जाती हैं और शिदो उन्हें मुस्कुराते हुए देखता है। तब कोटोरी अपने स्विम सूट में आती है, एक स्टाइलिश लाल और सफेद रंग का डिजाइन जो उसकी फायरी पर्सनैलिटी को मैच करता है। शिदो उसे देखता रह जाता है, जिसे कोटोरी तुरंत पकड़ लेती है और चीखकर कहती है, क्या तुम अपनी छोटी बहन को देखकर ही ऐसे सोच रहे हो? शिदो घबराकर इनकार करता है, लेकिन रेने फ्रैक्सिनस से कामली सजेस्ट करती है कि शिदो उसके स्विमसूट की तारीफ करे। जब शिदो उसे कॉम्प्लीमेंट देता है, कोटोरी शक भरी नजर से पूछती है, ये किसने कहा तुम्हें ये बोलने को, रेने या कन्नाजुकी? शिदो मुश्किल से कहता है कि यह उसका अपना ख्याल था। कोटोरी फिर थोड़ा टीज करते हुए पूछती है, अच्छा तो बताओ तुम्हें मेरे स्विमसूट में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? फ्रैक्सिनस के कंट्रोल रूम में पूरी क्रू तुरंत एक्साइटमेंट से भर जाती है। रेने एक पोल शुरू करती है जिसमें 3 ऑप्शंस होते हैं और अधिकांश क्रू ऑप्शन 1 के लिए वोट करता है, जो सबसे सेफ चॉइस लगती है। लेकिन उसी वक्त कन्नाजुकी अपनी यूजुअल ड्रामेटिक स्टाइल में चीखता है, ओवरराइड ऑप्शन 3, शिदोकुन चूज ऑप्शन 3। क्रू के सब लोग शॉक में उसकी तरफ देखते हैं और रेने थोड़ा सा थकर अपना माथा पकड़ लेती है, क्योंकि सबको पता है कि कन्नाजुकी का ऑप्शन 3 कभी भी सिंपल नहीं होता। शिदो हल्का सा झिझकते हुए कोटोरी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा स्विमसूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है और उसका टॉप बिल्कुल परफेक्टली फिल हो रहा है। इतना कहना ही था कि कोटोरी का चेहरा तुरंत लाल पड़ जाता है। शर्म और गुस्से का मिक्स, वह तुरंत चीख पड़ती है, क्या मतलब है तुम्हारा बका ओनी-चान? शिदो घबरा जाता है और तुरंत अपनी बात सुधारने लगता है, मेरा मतलब था कि डिजाइन का फिट अच्छा है, बस वही। लेकिन कोटोरी अपनी आंखों से उस पर तुम्हारी खैर नहीं वाली नजर डालकर मुंह मोड़ लेती है। इसी दौरान फ्रैक्सिनस के कंट्रोल रूम में कन्नाजुकी के डिसीजन पर पूरी क्रू उस पर चिल्ला रही होती है। रेने ठंडी सांस लेकर कहती है, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ऑप्शन 3 ऐसा ही होगा। कन्नाजुकी मुस्कुराते हुए डिफेंड करने की कोशिश करता है, ये तो सिर्फ एक एस्थेटिक ऑब्जर्वेशन था। लेकिन पूरा क्रू उसे और ज्यादा डांटने लगता है। वापस ओशन पार्क में तोहका एक्साइटमेंट से शिदो के पास दौड़कर कहती है, शिदो चलो ना, वो बड़ा सा वाटर स्लाइड ट्राई करते हैं, सब मिलकर जाएंगे। योशिनो हल्की सी घबराहट के साथ कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर है कि योशिनो बह जाएगी। कोटोरी भी मना कर देती है, लेकिन जैसे ही तोहका शिदो को साथ चलने के लिए कहती है, कोटोरी तुरंत अपना फैसला बदल देती है, नहीं मैं भी चलूंगी। स्लाइड के टॉप पर शिदो घबराकर कहता है, क्या हम पोजीशन थोड़ा बदल सकते हैं, क्योंकि कोटोरी मेरे आगे है और तोहका मेरे। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही तोहका जोर से धक्का देती है, योश चलते हैं। तीनों स्लाइड से तेज रफ्तार में नीचे गिरते हैं, चीखते हुए और पूल के पानी में स्प्लैश के साथ सेफली लैंड करते हैं। तोहका खुशी से चीखती है, ये बहुत मजा आया। जबकि कोटोरी चेहरे पर शॉक और हल्की सी शर्म के साथ शिदो को जोर से हकर लेती है। शिदो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या हुआ कोटोरी? तब वह तुरंत खुद को संभाल कर कहती है, कुछ नहीं, बस मेरी ब्लैक रिबन स्लाइड में गिर गई हैं, उन्हें ला दो। जब तोहका योशिनो को स्लाइड के मजे के बारे में बता रही होती है, कोटोरी पानी से निकलते हुए अपनी इरिटेशन छुपा नहीं पाती। शिदो हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछता है, वैसे तुम्हारी रिबन्स हमेशा ब्लैक क्यों होती हैं? क्या उनका कोई खास मतलब है? कोटोरी थोड़ा सीरियस होकर कहती है, हाँ मेरी व्हाइट रिबन्स मेरी कोमलता को दिखाती हैं, लेकिन ब्लैक रिबन्स मेरी ताकत का प्रतीक है। आज के दिन मुझे स्ट्रॉन्ग बनना था तुम्हारे साथ। बाद में जब सब लंच कर रहे होते हैं, शिदो देखता है कि कोटोरी थोड़ी उदास लग रही है। वह रेने से कांटेक्ट करता है और रेने कहती है उसकी इमोशनल लेवल अभी भी हाई है, शायद वह एंजॉय नहीं कर रही। ये सुनकर शिदो चिंता में आ जाता है। तभी कोटोरी अपनी सीट से उठती है और कहती है, मैं बस रेस्टरूम जा रही हूँ, लेकिन उसकी आवाजें थोड़ी कड़वी होती है। शिदो थोड़ा साई करता है और देखता है कि तोका और योशिनो उसकी तरफ चिंता भरी नजर से देख रहे हैं। तोका कहती है, मुझे लगा तुम दोनों फिर से अच्छे से मिल रहे हो। योशिनो सॉफ्टली कहती है, कोटोरी-सान गुस्सा लग रही थी। और योशिनो मजाक में बोलता है, और शिडो तो उसके जाते ही रिलैक्स हो गया, कितना ईजी है तुम्हें पढ़ना। शिडो हैरान होकर पूछता है, मैं इतना ऑब्वियस हूँ क्या? तोहका, योशिनो और योशिनो तीनों एक साथ सिर हिलाकर हाँ कह देते हैं। थोड़ा सोचकर शिडो भी रेस्टरूम की तरफ जाने लगता है। रास्ते में वह रैने से कांटेक्ट करता है और पूछता है, रैने-सान क्या मैं वाकई इतना आसान हूँ पढ़ने में? लेकिन कॉल रिसीव करता है कानाजुकी, जो कहता है कि रैने अभी अवेलेबल नहीं है, शिडो-कुन। और जैसे ही शिडो उससे पूछने लगता है पता है कि रैने कहाँ गई है, उसकी नजर पड़ती है रैने पर, जो 2 वेंडिंग मशीनों के पास कोटोरी का मेडिकल चेकअप कर रही होती है, ध्यान से उसकी हार्ट बीट और रीडिंग्स मॉनिटर करते हुए। चेक खत्म होने के बाद कोटोरी हल्की सी सांस लेकर कहती है, रैने क्या तुम मेरी डोज थोड़ी बढ़ा सकती हो? ये वाली दवा कम लग रही है। रैने तुरंत सिर हिलाकर मना कर देती है, नहीं कोटोरी, अगर डोज बढ़ाई गई तो तुम्हारा बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाएगा और शायद तुम मर भी सकती हो। कोटोरी फिर भी जिद से कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर यही एक तरीका है शिडो के साथ डेट पूरी करने का तो मैं सह लूंगी, बस इतना कर दो कि मैं थोड़ी देर तक खुद रह सकूं अपनी असली सेल्फ में। उसकी आवाज थोड़ी हिलती है, आंखों में दर्द और हिम्मत दोनों साथ साथ दिखते हैं। रैने थोड़ी देर तक उसे देखती है, फिर चुपचाप अपना क्लिपबोर्ड बंद करती है और कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जितना मुमकिन हो सके, लेकिन ओवरडोज नहीं। जब रैने रूम से बाहर निकलती है, उससे बाहर खड़ा शिडो दिखता है, जो पूरा वक्त सुन रहा था। दोनों की आंखें मिलती हैं और शिडो बिना कुछ कहे वहां से मुड़कर चलने लगता है। रैने उसके पीछे चली जाती है। बाहर कॉरिडोर में शिडो थोड़ा रुकर पूछता है, ये सब कब से चल रहा है रैने-सान? कोटोरी के साथ यह प्रॉब्लम कब शुरू हुई? रैने शांत लहजे में जवाब देती है, जब से उसके स्पिरिट पावर्स वापस आई हैं, तब से उसके अंदर फिजिकल और इमोशनल दोनों स्ट्रेन चल रहा है। शिडो अपनी मुट्ठी बंद करके कहता है, मुझे बताया क्यों नहीं गया? मैं उसका भाई हूँ, मुझे तो पता होना चाहिए था। रैने हल्का सा सांस छोड़कर कहती है, यह उसकी अपनी मर्जी थी। कोटोरी ने खुद मना किया था कि तुम्हें न बताया जाए। उसने कहा था कि वह तुम्हारे साथ वह डेट पूरी करना चाहती है, बिना इसके कि तुम उसके लिए गिल्टी फील करो। कुछ पल चुप रहकर रैने उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अगर तुम वाकई उसकी मदद करना चाहते हो तो ऐसा दिखाना कि तुमने कुछ सुना ही नहीं। उसे यह यकीन रहने दो कि तुम उसके साथ नॉर्मल फील कर रहे हो। थोड़ा सोचने के बाद शिडो सिर हिलाकर चुपचाप आगे बढ़ता है और फिर वापस फूड कोर्ट में कोटोरी लौटकर आती है और देखती है कि शिडो अकेला बैठा है। वह पूछती है, तोहका और योशिनो कहाँ गई? शिडो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, शायद कहीं खेल रही होंगी। फिर वह उठकर कहता है, कोटोरी क्यों ना हम दोनों अम्यूजमेंट पार्क देखने चलें? कोटोरी थोड़ा शक से उसकी तरफ देखती है, क्या तुम्हें फ्रैक्सिनस से कोई गाइड कर रहा है? शिडो तुरंत अपना ईयरपीस निकालकर जमीन पर फेंकता है और कहता है, अब कोई गाइड नहीं करेगा, बस मैं और तुम, चलो
अम्यूजमेंट पार्क घूमते हैं, सिर्फ हम दोनों। कोटोरी एक पल के लिए चुप रहती है, फिर थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन अगर कोई अजीब हरकत की तो मैं मार दूंगी। शिडो हंसकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है डील, और दोनों साथ साथ चल पड़ते हैं। इसी वक्त JSDF बेस में रियोको ओरिगामी को नया कॉम्बैट इक्विपमेंट दिखाती है, एक साफ सफेद छाता जो कि एक आर्मर सिस्टम होता है जिसका नाम है व्हाइट लिकोरिस। ओरिगामी ध्यान से उसे देखकर पूछती है, क्या इससे हम इफ्रिट को हरा सकते हैं? रियोको हाँ में सिर हिलाकर कहती है, इसमें इतनी फायर पावर है कि एक स्पिरिट को नष्ट किया जा सके। फिर वह थोड़ा सीरियस होकर जोड़ती है, लेकिन तुम्हें अभी इसे इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं मिली है ओरिगामी, ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। ओशन पार्क से निकलने के बाद शिडो कोटोरी का हाथ पकड़कर उसे साथ लेकर अम्यूजमेंट पार्क के राइड्स एरिया में जाता है। दोनों के चेहरे पर हल्का सा एक्साइटमेंट और थोड़ा सा टेंशन दिखता है। उनका पहला स्टॉप होता है ड्रॉप टावर राइड, जहाँ से पूरा पार्क छोटी सी मक्खी जैसा लगता है। जैसे ही उन्हें सीट बेल्ट लगाई जा रही होती है, कोटोरी अपनी चेयर को कसकर पकड़ लेती है और थोड़ी सी घबराहट के साथ कहती है, ओनी-चान अभी भी उतरने का टाइम है क्या? शिडो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब बहुत देर हो गई कोटोरी। और अगले ही पल राइड अचानक नीचे की तरफ बिजली की गति से गिरती है। कोटोरी जोर से चीखती है, क्या? शिडो उसके चीखने पर हंसी नहीं रोक पाता। हवा उनके चेहरों पर तेज चलती है जब वे नीचे लैंड करते हैं। राइड खत्म होने के बाद कोटोरी हिले हुए चेहरे के साथ कहती है, ये किस तरह का मजा है, ये लोग पागल हैं। शिडो हंसकर कहता है, देखा, तुमने तो सोचा भी नहीं था कि इतना थ्रिलिंग होगा। फिर दोनों अगली राइड चुनते हैं, रोलर कोस्टर। ट्रैक्स के ट्विस्ट और टर्न देखकर कोटोरी फिर डरी हुई आवाज में कहती है, मुझे लगता है ये सब राइड्स पागलपन है। शिडो मुस्कुराकर कहता है, बस रिलैक्स करो, एंजॉय करो। और जैसे ही कोस्टर ऊंची चढ़ाई से नीचे गिरता है, कोटोरी फिर जोर से चिल्लाती है। शिडो एक्साइटमेंट से हंसता है जबकि कोटोरी आंखें बंद किए सीट पकड़े बैठी होती है। उसका रिबन हवा में उड़ रहा होता है और उसकी चीखने की आवाज पूरे राइड में गूंज रही होती है। फ्रैक्सिनस के कंट्रोल रूम में कानाजुकी और रैने बड़े ध्यान से मॉनिटर्स पर शिडो और कोटोरी की डेट देख रहे होते हैं। रोलर कोस्टर राइड खत्म होने के बाद कोटोरी शिडो पर गुस्से से चिल्ला रही होती है, तुम मुझे ये सब करवा रहे हो ओनी-चान, मैं तुम्हें मार दूंगी। जबकि शिडो चिल रहता है और बस हल्का सा हंसकर कहता है, अरे इतना भी बुरा नहीं था कोटोरी। कानाजुकी हंसी रोककर कहता है, लगता है शिडो-कुन अपनी बहन के साथ काफी अच्छा कर रहा है। मुझे तो लगता है डेट का एटमॉस्फेयर परफेक्टली सेट हो गया है। रैने शांत लहजे में बोलती है, हाँ, शायद कोटोरी को इसी नेचुरल इंटरेक्शन की जरूरत थी। हमें पहले से ही उन्हें खुद पर छोड़ देना चाहिए था बिना इंटरफेयर किए। इसी बीच शिडो और कोटोरी अपनी अगली आकर्षण की तरफ जा रहे होते हैं, हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड हाउस में बहुत अंधेरा होता है और हर कोने से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। शिडो के चेहरे पर अब भी मजाक भरी मुस्कान होती है, जबकि कोटोरी साफ तौर पर थकी हुई और डरी हुई लगती है। शिडो उसके चेहरे की तरफ देखता है और प्यार भरे अंदाज में पूछता है, कोटोरी चाहो तो मेरा हाथ पकड़ लो। कोटोरी थोड़ा झिझक कर कहती है, हम क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी डर गई हूँ, या तुम्हें डर लग रहा है ओनी-चान और तुम चाहते हो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं? शिडो थोड़ा ड्रामा करके मजाक में कहता है, अरे हाँ, शायद मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूँ, पर ये काफी स्कैरी है ना। कोटोरी आंखें घुमाती है और कहती है, तुमसे एक्टिंग नहीं होती। फिर चुके से उसका हाथ पकड़ लेती है हल्की सी लालिमा के साथ। फ्रैक्सिनस में कानाजुकी चीखता है, शिडो-कुन ने एक गोल्डन चांस मिस कर दिया। अगर वो थोड़ा और क्लोजर हो जाता तो उसे कोटोरी का लेजेंडरी किक मिलता। क्रू के सभी लोग उसे घूर कर देखते हैं जबकि रैने माथा पकड़कर कहती है, कानाजुकी तुम बिल्कुल ही लाइलाज हो। गोकार्ट कोर्स गोकार्ट ट्रैक पर शिडो और कोटोरी अपने हेलमेट पहने तैयार खड़े होते हैं। दोनों के कार्टोरा से इंजन गरजा रहे होते हैं और जैसे ही सिग्नल मिलता है दोनों तेजी से आगे निकल पड़ते हैं। कोटोरी के चेहरे पर पूरी कॉम्पिटिटिव स्माइल होती है जबकि शिडो मजाक में कहता है, कोटोरी ध्यान से चलाना, ये बम्पर कार नहीं है। फ्रैक्सिनस कंट्रोल रूम में कानाजुकी फिर अपनी बकवास शुरू करता है, ये क्या कर रहा है शिडो-कुन, उसे कोटोरी चान को स्टीयरिंग देनी चाहिए थी। सोचो अगर वो एक्सीडेंटली उसे हिट कर देती, क्या सीन होता। पूरा क्रू एक साथ कर रहा था। शिजाकी नफरत से बोलती है, सर आपको मेडिकल इवैल्यूएशन की जरूरत है। कानाजुकी ड्रीमी टोन में कहता है, कोटोरी चान का क्रोध भी एक डिवाइन ब्लेसिंग है। शिजाकी सांस छोड़कर कहती है, अच्छी बात है शिडो ने अपना ईयरपीस हटा दिया, कम से कम उसे ये नॉनसेंस नहीं सुनना पड़ रहा। इस बीच ओशन पार्क के छोटे रिवर एरिया में तोहका और योशिनो एक शांत बोट राइड एंजॉय कर रहे होते हैं। पानी बिल्कुल शांत, सूरज ढल रहा होता है। तोहका उत्सुकता से कहती है, हे ये बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अगर शिडो और कोटोरी भी साथ होते तो और मजा आता। योशिनो हल्की झिझक के साथ कहती है, तोहका सान हम उन्हें बुलाने नहीं जा सकते। तोहका सिर झुकाकर पूछती है, क्यों, ऐसा क्या है? योशिनो अपनी पपेट योशिनन को उठाती है और योशिनन की आवाज में जवाब आता है, हमने कल शिडो और रैनेसान की बात सुनी थी। कोटोरी वो भी हमारी तरह एक स्पिरिट है। तोहका की आंखें फैल जाती है, क्या कोटोरी वो भी स्पिरिट? योशिनो धीरे से कहती है, हाँ, और शिडो उसकी शक्तियां सील करने की कोशिश कर रहा है जैसे उसने हमारे साथ किया था। अगर हमने बीच में दखल दिया तो शायद सब कुछ और मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए तोहका चुप रहती है, उसका चेहरा नरम हो जाता है। शिडो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ना? योशिनो सिर हिलाती है, हाँ, और अगर वो असफल हुआ चुमे तो कोटोरी के साथ बुरा हो सकता है। तोहका हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, मैं समझ गई, फिर हम सिर्फ यही कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना। योशिनो भी सिर हिलाकर कहती है, हाँ, शिडो-कुन पर भरोसा करते हैं, अभी के लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है। कैमरा आसमान की ओर पैन होता है, ढलते सूरज की नरम नारंगी रोशनी में किसी खामोश वादे की तरह कि शिडो और कोटोरी के रिश्ते की अगली परीक्षा शुरू होने वाली है। JSDF बेस में अचानक अलार्म भयानक सायरन की तरह गूंजने लगता है। लाल चेतावनी लाइटें फ्लैश होने लगती हैं और सभी सैनिक अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। रियोको जल्दी जल्दी कंट्रोल रूम में दौड़कर आती है। एक सिपाही घबराते हुए रिपोर्ट रख देता है, मैडम सब गायब हो गया, कोई उसे ले गया है और पूरा गोला बारूद भी चोरी हो गया है। रियोको के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा एक साथ उभर आता है, क्या? लेकिन CR यूनिट अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं थी। दूसरा सैनिक जोड़ता है, जी मैडम, लगता है किसी ने जानबूझकर सिस्टम बाईपास करके उसे सक्रिय किया है। रियोको की आंखें 100% खुल जाती हैं, फैल जाती है। उसके चेहरे पर अचानक समझ का असर दिखता है, ओरिगामी में उसने ही किया होगा ये सब। अम्यूजमेंट पार्क, शाम का नरम आसमान दृश्य वापस पार्क में आता है। शाम की हल्की नारंगी रोशनी के नीचे शिडो और कोटोरी एक बेंच पर बैठकर थके हुए सांस ले रहे होते हैं। कोटोरी हल्के गुस्से में कहती है, तुम पूरे दिन एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे थे शिडो। शिडो हंसते हुए जवाब देता है,
और तुमने भी कम नहीं किया। वाटर स्लाइड पर चिल्लाने वाली कौन थी? कोटोरी का चेहरा तुरंत लाल पड़ जाता है। वह मुंह फुलाकर कहती है, वो तो स्थिति ही ऐसी थी। फिर धीरे से नरम आवाज में जोड़ती है, फिर भी डेट मजेदार थी, बहुत समय बाद इतना हंसे हैं हम दोनों। शिडो सोचते हुए पूछता है, सच में? कितने साल हो गए थीम पार्क आए हुए? कोटोरी नॉस्टैल्जिक टोन में कहती है, ठीक याद नहीं, लेकिन शायद 5 साल हो गए। यह सुनते ही शिडो का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसके दिमाग में 2 बातें टकराती हैं। ओरिगामी से एक स्पिरिट ने मेरे माता पिता को 5 साल पहले मार दिया था। शिडो धीमे से कहता है, कोटोरी करीता। कोटोरी उसकी तरफ देखती है, थोड़ा शर्माते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, तो क्या तुम अब मेरी शक्तियां सील करने वाले हो? थोड़ी सी शर्माते हुए वो कहती है, क्या हम थोड़ा प्राइवेट जगह चल के बात कर सकते हैं? इतने लोगों के बीच में बात नहीं कर सकती। लेकिन शिडो उसे रोक देता है, नहीं यही ठीक है। वो उसकी आंखों में देखता है और कहता है, बस एक सवाल पूछना है, अगर तुम इजाजत दो। कोटोरी ऑकवर्डली मुस्कुराती है। ये थोड़ा अजीब तरीके से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ठीक है। फिर वो सीधी बैठ जाती है और सॉफ्टली कहती है, पूछो शिडो, मैं सुन रही हूँ। जब शिडो बोलना शुरू करता है, एक शील्ड टेरिटरी अचानक उसके इर्द गिर्द फैल जाती है और एक एक्सप्लोजन कोटोरी के लोकेशन के बिल्कुल पास फट जाता है। जैसे ही धुआं छोड़ता है, शिडो को उस ब्लास्ट के बाद कोटोरी कहीं नजर नहीं आती। जब वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, टेरिटरी उसे रोक दे देती है। वो ऊपर देखता है तो ओरिगामी को देखता है, इक्विप्ड होती है। ओरिगामी उससे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस है। शिडो उस पर चिल्लाकर कहता है, उसने क्या किया? लेकिन ओरिगामी जवाब देती है कि उसने इफ्रीट को मारा है। इसी दौरान कोटोरी ओरिगामी के दावे को झुठलाती है और अपने जिंदा होने का अनाउंस करती है। फिर वो ओरिगामी को उसके मर्डर अटेम्प्ट के लिए डांटती है, ये बताते हुए कि उसकी बेवकूफी और लापरवाही से कितने मासूम लोग बेवक्त मुसीबत में पड़ सकते थे। ओरिगामी, जो अब विजिबली इरिटेट हो चुकी होती है, वापस अटैक करती है, लेकिन कोटोरी अपनी फ्लेम पावर से उस अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेती है। फिर कोटोरी अपना एस्ट्रल ड्रेस पहनती है और कामाइल को समोन करती है। ओरिगामी, जिसे अब वो स्पिरिट मिल गई होती है जिसे वो इतने अरसे से ढूंढ रही थी, गुस्से और बदले में कोटोरी पर हमला कर देती है। शिडो को जोर से पीछे धकेल दिया जाता है। जब दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है, वाटर पार्क के अंदर से टोका और योशिनो बाहर से आती आवाज और हंगामा सुनते हैं। जब लोग इवैक्यूएशन शुरू कर देते हैं, टोका डिसाइड करती है कि वो शिडो और कोटोरी की मदद करेगी, लेकिन योशिनोन उसे रोकती है, उसे याद दिलाते हुए कि उसकी स्पिरिट पावर्स अभी शिडो के अंदर सील्ड है। मतलब अब वो खुद को ठीक से डिफेंड नहीं कर पाएगी अगर कोई उन पर अटैक करे। टोका उसकी फैक्टर को अप्रिशिएट करती है, लेकिन अपने फैसले पर रहती है और कहती है कि वो शिडो को अकेला सामना नहीं करने देगी। फिर वो अपना पार्शियल एस्ट्रल ड्रेस मैनिफेस्ट करना शुरू करती है और बाहर निकल जाती है। योशिनो, जो अभी भी अनश्योर होती है कि क्या करे, योशिनोन से पूछती है कि क्या वो भी मदद करने जाए। योशिनोन कहती है कि अगर योशिनो समझती है कि ये सही है तो वो उसे नहीं रोकेगी। इस जवाब से खुश होकर योशिनो भी अपना पार्शियल एस्ट्रल ड्रेस मैनिफेस्ट करती है और खुद को तैयार करती है। बाहर ओरिगामी और कोटोरी की लड़ाई जारी रहती है। ओरिगामी कोटोरी को एक टेरिटरी में लॉक कर लेती है और उस पर फायरिंग शुरू कर देती है। जब धुआं छोड़ता है, कोटोरी उसके सीआर यूनिट की फायर पावर से थोड़ी हैरान होती है क्योंकि उसने उसके एस्ट्रल ड्रेस को हल्का सा डैमेज पहुंचाया होता है। लेकिन जैसे ही वो अपना काउंटर अटैक शुरू करने लगती है, उसके सिर में वही पुराना दर्द वापस उठा है और वो खुद को याद दिलाती है कि उसे अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी पल का फायदा उठाते हुए ओरिगामी कोटोरी को पकड़ लेती है और एक टेरिटरी में ट्रैप करके उस पर एक एनर्जी बीम फायर करती है, लेकिन वो ब्लास्ट आखिरी पल में रीडायरेक्ट हो जाता है। कोटोरी अचानक ओरिगामी के ऊपर नजर आती है और उसके टॉप पर एक जबरदस्त अटैक करती है। ओरिगामी अपने बचाव के लिए एक प्रोटेक्ट टेरिटरी डिप्लॉय करती है, लेकिन कोटोरी रुकी नहीं। वो लगातार अटैक करती रहती है और ओरिगामी को धमकाती है कि वो पूरी ताकत से लड़े। वो उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाई तो वो उसे तुरंत मार देगी। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं, ये दिखाते हुए कि कोटोरी फिर से अपना नियंत्रण खो रही है। कोटोरी के भयंकर हमलों से ओरिगामी और दोनों जमीन पर क्रैश हो जाते हैं। कोटोरी ओरिगामी के पास आकर उसे पकड़ लेती है और उसे टारगेट करती है, लेकिन एक बार फिर उसे उठकर लड़ने का हुक्म देती है। जब ओरिगामी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, कोटोरी उसे कमजोर कहकर हटा देती है और फायर करने के लिए रेडी होती है। ये देखकर शिडो उन दोनों की तरफ भागता है और कोटोरी को चिल्लाकर कहता है कि रुक जाओ। कोटोरी पूछती है कि ओरिगामी उसका कोडनेम कैसे जानती है, लेकिन ओरिगामी गुस्से से जवाब देती है, क्या ऐसे ही तुमने मेरे माँ बाप को 5 साल पहले मारा था? ये सुनकर कोटोरी हिल जाती है। ओरिगामी बताती है कि उसके पेरेंट्स को 5 साल पहले एक फ्लेम स्पिरिट ने मार दिया था। यही उसने खुद देखा था जब वो आग में जलकर मरे थे और उसने तभी कसम खाई थी कि वो उस फ्लेम स्पिरिट को ढूंढकर खुद मारेगी। और अब जब उसके सामने कोटोरी यानी फ्लेम स्पिरिट खड़ी होती है, वो जोर से चिल्लाती है कि वो उसे मार देगी। कोटोरी धीरे धीरे पीछे हटी है, उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ती है। वो उस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही होती कि शायद उसने किसी के माँ बाप को मारा हो। ओरिगामी फिर से पावर अप करती है और कोटोरी को एक बार फिर टेरिटरी में कैप्चर कर लेती है। जब ओरिगामी उस पर फायर करने के लिए तैयार होती है, कोटोरी कुछ नहीं करती भाई, वो रेजिस्ट नहीं करती। तब शिडो बीच में आ जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है कोटोरी को बचाने की कोशिश में। ओरिगामी उसे दूर हटने का हुक्म देती है, उसे याद दिलाते हुए कि उसका जीने का मकसद ही उस फ्लेम स्पिरिट से बदला लेना है जिसके हाथों उसके पेरेंट्स मरे थे। शिडो घोषित करता है कि वो अपनी छोटी बहन को मरने नहीं देगा और ओरिगामी को चेतावनी देता है कि अगर उसने अब फायर किया तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो नहीं चाहता कि ओरिगामी भी माना जैसे बन जाए, लेकिन ओरिगामी जो अपने बदले की आग में अंधी हो चुकी होती है, कह देती है कि उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, उसे अपने हाथों से मार देना। फिर शिडो ओरिगामी से कहता है कि वो उससे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे। वो आगे कहता है कि ओरिगामी उस स्पिरिट के पीछे है जिसने उसके माँ बाप को मारा था, लेकिन शिडो कहता है कि असल में वो उसकी छोटी बहन के पीछे नहीं है। इस बात पर ओरिगामी कुछ समझ नहीं पाती और हैरान हो जाती है। शिडो बोलता रहता है कि ओरिगामी उस स्पिरिट को ढूंढ रही है जिसने उसके माँ बाप को मारा था और कोटोरी का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। ओरिगामी अब भी उलझन में पूछती है कि शिडो क्या कहना चाहता है। वो दोबारा कहती है कि वो सिर्फ उस स्पिरिट के पीछे है जिसने उसके माँ बाप को मारा था और कोटोरी भी एक स्पिरिट है। तो शिडो कुछ भी कहे, उसे अपने पेरेंट्स के बदले से नहीं रोका जा सका। ओरिगामी फिर शिडो से कहती है कि वो उसके रास्ते से हट जाए, लेकिन शिडो अपनी जगह से हिलता नहीं और उसे थोड़ा वक्त देने की बात करता है। ओरिगामी उसे
इग्नोर करती है और कहती है कि ये उसका मौका है वो चीज पाने का जिसे वो इतने अरसे से चाहती थी और वो इसे हाथ से जाने नहीं देगी। शिडो अपने फैसले पर कायम रहता है, कहता है कि वो चुपचाप खड़ा होकर अपनी छोटी बहन का कत्ल नहीं देख सकता और ना ही वो ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी एक दोस्त यानी ओरिगामी दुख में जले। फिर वो शिडो के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्ट टेरिटरी समन करती है और कोटोरी पर अपना हमला जारी रखती है। लेकिन जैसे ही वो फायर करने जा रही होती है, टोका और योशिनो बिल्कुल वक्त पर वहां पहुंच जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। टोका और योशिनो शिडो को ठीक देकर खुश होती है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। ओरिगामी तुरंत उन पर हमला कर देती है। खुशकिस्मती से दोनों उसके अटैक से बच जाते हैं बिना चोट खाए। तब तोहका शिडो से कहती है कि वो कोटोरी को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाए जब तक वो और योशिनो ओरिगामी का ध्यान भटकाकर उन्हें थोड़ा वक्त देते हैं। शिडो कोटोरी के पास जाता है और उसे उठा लेता है। ओरिगामी परेशान होकर तोहका से कहती है कि उसके पास उन दोनों के लिए वक्त नहीं है। तोहका उसे कहती है कि वो कोटोरी को मारने की कोशिश बंद करे, लेकिन ओरिगामी फिर से मना कर देती है और कहती है कि तोहका को अंदाजा भी नहीं है कि वो ये सब क्यों कर रही है। तोहका उसे याद दिलाती है जब उसने गलती से शिडो पर गोली छोड़ी थी और दोनों को लगा था कि शिडो मर गया है। वो पल उसके लिए जिंदगी का सबसे अकेला और टूटने वाला पल था। वो ओरिगामी से पूछती है कि क्या यही एहसास उसने महसूस किया था जब उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। तोहका उसे डांटती है कि वो अब शिडो के साथ भी वही कर रही है, उसकी बहन को मारकर उसके दिल को तोड़ने की कोशिश। वो कहती है कि ये शिडो के साथ इंसाफ नहीं है और ओरिगामी खुदगर्जा हो रही है अच्छे लोगों को दुख पहुंचाकर। ये सुनकर ओरिगामी को याद आता है कि शिडो ने उससे वादा लिया था कि वो कभी किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन ये सब याद करके वो गुस्से से चीख उठती है और तोहका पर मिसाइलों की एक तेज बारिश कर देती है। हर एक मिसाइल सीधा तोहका को लगती है और वो दर्द से चीख उठती है। शिडो एक कमजोर और टूटी हुई कोटोरी को एक बिल्डिंग के कोने में ले जाता है। कोटोरी रोने के अंदाज में शिडो से माफी मांगती है जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए, लेकिन शिडो उसे तसल्ली देता है, कहता है कि वो फिक्र ना करे, वो जरूर इस सब का कोई हल ढूंढ लेगा। शिडो आसपास देखता है और नोटिस करता है और शिडो लड़ाई से हो रही तबाही को देखता है और आसपास हर जगह धुआं, तोड़फोड़ और एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं। उसके बाद वो कोटोरी को अपनी बाहों में संभालता है और फैसला करता है कि वो इसी वक्त उसकी पावर को सील करेगा। लेकिन रेने की मदद के बिना शिडो कोटोरी के अफेक्शन लेवल का अंदाजा नहीं लगा पाता। इसी दौरान वो देखता है कि ओरिगामी जिसके ऊपर तोहका को पकड़ा हुआ है उनकी तरफ चार्ज कर रही होती है। शिडो के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा होता। वो कोटोरी की तरफ देखता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरी सबसे अच्छी छोटी बहन रहोगी। फिर वो अपनी कन्फेशन करता है और पूछता है कि कोटोरी उसके बारे में क्या महसूस करती है। कोटोरी कुछ पल के लिए हिचकिचाती है, तभी ओरिगामी मिसाइलें फायर करती है जो उनके आसपास पास फटने लगती हैं। शिडो उसका नाम लेकर चिल्लाता है और तब कोटोरी अपनी फीलिंग्स बता देती है। जैसे ही वो बोलती रहती है शिडो उसके पास झुकता है और उसे किस करता है। इसी पल एक फ्लैशबैक शुरू होता है 5 साल पहले का, जब कोटोरी पहली बार स्पिरिट बनी थी। फ्लैशबैक में नई स्पिरिट बनी कोटोरी उदास सी शिडो के पास जाती है जो जमीन पर बेहोश पड़ा होता है और उसे किस करती है। शिडो के जख्म धड़कने लगते हैं, फिर धीरे धीरे जलकर मिट जाते हैं और हील हो जाते हैं। कोटोरी का एस्ट्रल ड्रेस गायब हो जाता है और शिडो होश में आता है। वो कोटोरी को काले रिबन्स का जोड़ा देता है, वही जो वो आज तक अपने कमांडर मोड में पहनती है। वापस वर्तमान में शिडो और कोटोरी दोनों शॉक में आ जाते हैं। अब सब कुछ याद आ चुका होता है जो तब हुआ था। जब दोनों इस बात पर बात कर रहे होते हैं, एक और मिसाइल उनके बिल्कुल पास जाकर फट जाती है। शिडो कोटोरी को उठाता है और भागना शुरू करता है, लेकिन एक मिसाइल उसके पीछे फट जाती है और सीधा नहीं लगती पर एक्सप्लोजन से उसकी पीठ जख्मी हो जाती है। ओरिगामी देखती है कि शिडो के जो जख्म जलकर खत्म हो जाते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कोटोरी के हील करते थे। शिडो कोटोरी को जो अब बेहोश होती है नीचे रखकर ओरिगामी की तरफ मुड़ता है। वो कहता है अगर तुम फलेम स्पिरिट के पीछे हो तो तुम अब कोटोरी के पीछे नहीं हो। मेरी छोटी बहन अब स्पिरिट नहीं रही, अब मैं ही हूँ और अब तुम मुझे ढूंढ रही हो। ओरिगामी कांपते हुए पूछती है कि वो क्या कह रहा है। शिडो कहता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है 5 साल पहले क्या हुआ था और कि कोटोरी ने उसके पेरेंट्स को नहीं मारा था। ओरिगामी मना करती है, लेकिन शिडो मानता है कि कोटोरी ने आग जरूर लगाई थी लेकिन उसने उन्हें नहीं मारा। ओरिगामी यकीन नहीं करती पर शिडो बताता है कि उस दिन एक और स्पिरिट भी वहां मौजूद थी, वही जिसने कोटोरी को स्पिरिट में बदला था। ओरिगामी शक में पड़ जाती है। वो नीचे जमीन पे उतरती है, एक एनर्जी ब्लेड निकालती है और कहती है कि वो शिडो पे भरोसा करना चाहती है लेकिन कर नहीं सकती। शिडो कहता है वो समझता है और कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं। वो ओरिगामी से कहता है अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो मुझे मार दो। तुमने खुद कहा था कोई भी इंसान कभी वो दर्द महसूस न करे जो तुमने उस दिन झेला था। ओरिगामी के हाथ कांपते हैं, वो हिचकिचाती है पर फिर अचानक उसके अंदर की ताकत खत्म होने लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसका टाइम लिमिट पूरा हो चुका होता है, लेकिन वो अब भी एक गन निकालती है और कहती है कि वो अपना बदला हाथ से नहीं जाने देगी। शिडो उसे कहता है कि बंदूक नीचे कर दो। वो कहता है कि उस दिन जब कोटोरी स्पिरिट बनी थी उसने उसकी जान बचाई थी, अगर वो न होती तो आज वो जिंदा नहीं होता। फिर वो ओरिगामी से कहता है कि वो उस पर यकीन करे। ओरिगामी अब भी अपने आप को मना नहीं पाती, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है और शिडो दौड़कर उसके पास पहुंचता है उसे संभालने के लिए। कुछ देर बाद कुरुमी एक बिल्डिंग के छत पर खड़ी होती है अपना टाइम रिप्लेनिश करने के बाद। वो अपनी शैडोज को वापस अपने अंदर मिला लेती है, लेकिन वर्स्ट स्पिरिट आसमान की तरफ देखकर कहती है कि जितना टाइम वापस मिला है वो अभी भी काफी नहीं है। फैरेक्सिनस के अंदर रे ने शिडो से माफी मांगती है कि वो उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाई और इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। शिडो सोचता है कि वो अपनी गलती तोहका और योशिनो को मिशन पर लाने की वजह से कह रही है, लेकिन रे ने बताती है कि उसका मतलब था उसे शिडो और कोटोरी को डेट पर भेजना। शिडो पूछता है क्या मतलब। रे ने समझाती है कि उसे पहले ही शिडो से कोटोरी की स्पिरिट पावर सील करवा लेनी चाहिए थी, पर जब उसने कोटोरी को डेट के लिए एक्साइटेड देखा तो वो उसे रोक नहीं पाई, वो उसकी खुशी छीना नहीं चाहती थी। शिडो उसे समझता है, लेकिन हैरान होकर पूछता है कि अगर ऐसा था तो वो कोटोरी की रेरियो को कैसे सील कर सकता था जब उसे उसकी हैप्पीनेस मीटर का मैक्स्ड आउट होना जरूरी था। तब रे ने एक मेजरमेंट चार्ट दिखाती है जो कोटोरी के डेट के दौरान लिया गया था और खुलासा करती है कि कोटोरी का हैप्पीनेस मीटर पूरी डेट के दौरान मैक्स्ड आउट था। ये सुनकर शिडो बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है। रे ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है कि कोटोरी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है अपने बड़े भाई के तौर पर। शिडो कुछ कह पाए उससे पहले ही अचानक उसकी पीठ पे एक जबरदस्त किक पड़ती है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो कोटोरी होती है।
है। गुस्से में कोटोरी चिल्लाती है कि सिस्टम जरूर खराब है, ये रिजल्ट्स गलत हैं। रे ने फौरन पहला कमांड फॉलो करती है और कहती है रीडिंग्स गलत हैं। फ्रैक्सिनस के क्रू के सब मेंबर्स विजिबली खुश होते हैं अपनी छोटी कमांडर को वापस उसके पुराने रूम में देकर। शिडो उठता है और कोटोरी से पूछता है कि वो अब कैसी महसूस कर रही है। कोटोरी कहती है कि वो ठीक है। फिर वो बताती है कि उसे अब सब कुछ याद है। वो स्पिरिट 5 साल पहले का है जिसने उसे भी स्पिरिट में बदला था, लेकिन अब वो ये इन्फॉर्मेशन फ्रैक्सिनस के डेटाबेस में सुरक्षित रख रही है ताकि अगर कभी उनकी मेमोरी फिर से इरेज हो जाए तो वो सब कुछ याद रखें। शिडो उसे कहता है कि वो खुद को ज्यादा ओवरवर्क न करे और कोटोरी वादा करती है कि वो नहीं करेगी। फिर कोटोरी शिडो से पूछती है तुमने मुझे सील करने से पहले जो कहा था क्या वो सच था? शिडो मुस्कुराकर कहता है कि हाँ वो सच था, जिसे सुनकर कोटोरी का चेहरा लाल पड़ जाता है। शर्म से पानी पानी होती कोटोरी कुछ कहने लगी है। तभी शिडो कैजुअली बोलता है मेरा मतलब था गुचू एक बड़े भाई की तरह का प्यार। ये सुनकर कोटोरी का चेहरा तुरंत बदल जाता है और वो पूरी ताकत से शिडो को किक मार देती है। जब कोटोरी गुस्से में चलती हुई दूर जाने लगी है, शिडो उसे आवाज दे देता है। कोटोरी गुस्से में मुड़े बिना पूछती है अब क्या है? शिडो मुस्कुराकर कहता है वो काले रिबन्स तुम पर सबसे ज्यादा सूट करते हैं। कोटोरी पीछे देखे बिना हल्का सा रुकर कहती है शुक्रिया भाई। टेंगू मिलिट्री बेस पर अब व्हाइट लिक्रिश को वापस लाया जा चुका होता है और उसे अपनी जगह पर दोबारा फिट किया जा रहा होता है। स्कूल में टोनोमची अपनी गर्लफ्रेंड को एआई माई और मी को दिखाता हुआ फख्र से बातें कर रहा होता है, जबकि उनकी टीचर तामाए खुशी से उन्हें देखती है। एक रिकवरी रूम में ओरिगामी अपने बेड पर बंधी होती है। उसके इनसबऑर्डिनेशन और बिना इजाजत यूज करने के लिए उसे ये सजा दी गई होती है। रेजन हाई के छत पर शिडो तोहका का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे और कोटोरी को ओरिगामी से बचाया। वो कहता है कि अगर तोहका और योशिनो न होती तो शायद वो अपनी बहन को बचा नहीं पाता। तोहका मुस्कुराकर कहती है कि उसे इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, उसने बस वो किया जो उसके दिल ने उसे करने को कहा और वो यकीन करती है कि योशिनो ने भी वही महसूस किया था। फिर तोहका शिडो से कहती है अगर मेरी तरह और स्पिरिट्स भी कभी सामने आए तो उन्हें भी बचाना, बिल्कुल जैसे तुमने मुझे योशिनो और कोटोरी को बचाया। शिडो वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा, पर तोहका तुरंत कहती है लेकिन उन्हें बचाते हुए उन्हें किस मत करना। वो शर्माते हुए बताती है कि जब भी वो उसे किसी और लड़की को किस करते देखती है उसके दिल में एक अजीब सा एहसास होता है। शिडो कुछ समझाने की कोशिश करता है लेकिन तोहका उसकी बात काट कर कहती है अभी मुझे किस करो। शिडो हैरान होकर पूछता है क्यों? तोहका सिर्फ एक ही जवाब देती है बस करो, मुझे चाहिए कि तुम ऐसा करो। जब शिडो तोहका के करीब जाकर उसे किस करने ही वाला होता है उसके ईयरपीस से अचानक कोटोरी की आवाज आती है। शिडो हैरानी से ऊपर देखता है और समझता है कि ऊपर सब लोग उन दोनों को देख रहे हैं। शिडो शर्मिंदगी से पूछता है तुम सब क्या देख रहे हो? कोटोरी मुस्कुराते हुए कहती है चिंता मत करो हमसे, बस जारी रखो। पूरी फ्रैक्सिनस क्रू जोर जोर से चिल्लाती है किस करो किस करो। शिडो शर्माते हुए दोबारा तोहका के करीब झुकता है लेकिन उसी वक्त योशिनोन बीच में आ जाती है, दोनों के बीच रुकावट बनकर। तो अगर आपको इसके आगे क्या होता है स्टोरी में वो जाने तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट बताओ ये वीडियो को कैसा लगा। आज के वीडियो से बस इतना ही। मेरा नाम है साजपेट और मैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।